एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे पूरी तरीके से एकदम घमासान युद्ध दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो कई सारे लोगों की बॉडीज के ऊपर बैठा हुआ था। उन सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने के बाद में इनमें से ज्यादातर मॉन्स्टर ही थे। वहीं पे उसकी छोटी बहन हमें इन सभी चीजों के बारे में बता रही थी कि वो यहाँ पे कई सौ सारे मॉन्स्टर के साथ भिड़ा है और साथ ही में उसके ऊपर यहाँ पे 100 गुना एजिंग इफेक्ट भी लगा हुआ था, यानी कि उसकी यहाँ पे जो उम्र बढ़ने की रफ्तार थी वो 100 गुना हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे एशियन गॉड रिवन को आसानी के साथ ही क्लियर कर दिया बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद हमें यहाँ पे मेन कैरेक्टर का नाम भी पता चलता है, जिसका नाम किनफेंग था। और उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि तुम सच में कुछ और ही हो। और हमारे मेन कैरेक्टर यानी किनफेंग को धोखा देने वाली उसकी छोटी बहनी थी, वो उसे कहती है कि देखो भाई, ये जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है, आई ऑफ जजमेंट, इसको मैं लेने वाली हूँ। किनफेंग आगे से बहुत ही बुरी तरीके से घायल था। वो आगे से पूछता है कि तुम इस टाइम पे मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वहीं पे हमें छोटी भाई का नाम भी पता चलता है, जिसका नाम साओयू था। इस पे साओयू आगे से कहती है, भैया कैसा भैया भाई, तुम बस मेरे पेरेंट्स के द्वारा अडॉप्टेड चाइल्ड थे और कुछ भी नहीं, हमारा खून एक भी नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे में मुझे अपना भाई बुलाने की। अब उसी टाइम यहाँ पे साइड को आती है, क्योंकि ये मेन विलन बिल्कुल भी नहीं है, बट ये हरामी जरूर है, जो कि यहाँ पे किनसाओ से कहता है कि तुम उसे ऐसे थोड़ी ना बोलो यार, ऐसे बात नहीं करते अपने बड़े भाई के साथ, तुम्हारा सो कॉल्ड बड़ा भाई हमारे काम तो आया है। वहीं पे इसका नाम सोंगफी था। ये फेंग से कहता है कि तुम्हारे बिना हम दोनों यहाँ पे कभी भी इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को पा ना पाते, और तुम्हारे लाइफ स्पैन को एक बार में पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। हम लोगों ने यहाँ पे सोल स्टीलिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया है, जो अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर है। इसे तुम मेरी तरफ से एक तोहफा ही समझो, जो हमारी तुमने इतनी ज्यादा मदद की थी लेवल अप कराने में, हमारे सर्वाइव कराने में। वहीं पे किनफेंग आगे से खून के आंसू रोते हुए कहता है, सायो तुम्हारे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद में मैंने तुम्हें हर पल सपोर्ट किया। कहता कि ये गेम जब दुनिया के ऊपर आ चुका तब मैंने अपनी जिंदगी कई बार खतरे में डाली सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी ही गलती थी कि मैं अपनी बहन के असली रंगों को कभी जान नहीं पाया। लेकिन सायो आगे से कहती है कि हमारे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद में तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रोड़े के तरीके थे, तुम मुझे कुछ भी करने नहीं देते थे, हमेशा मेरे ऊपर कंट्रोल करके रखते थे। पहले जब हमें और सोंगफी को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम किसी काम तो आते ही थे, क्योंकि तुम हमें प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास डिवाइन आर्टिफैक्ट आ चुका है। इसके बाद सोंगफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है यहाँ पे किनफेंग का खेल खत्म करने के लिए, और वो उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं सायो का अच्छा ध्यान रखूंगा। फिर आगे से यहाँ पे मरते मरते भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो बहुत ज्यादा थक चुका था और एकदम खत्म हो चुका था भाई, लाइफ स्पैन एकदम जीरो पे था। इसलिए सॉन्ग भी इसी बात का फायदा उठाते हुए उसकी मुंडी उड़ा देता है एक झटके के अंदर। और ये थी किनफेंग की कहानी, जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि 2025 में द गॉड फॉरसेकन गेम दुनिया के अंदर आया। फॉरसेकन का मतलब भगवान के खातिर, यानी किसी के खातिर। हमें बताया जाता है कि जब तक कोई इंसान सो जाता है तो वो डायरेक्टली और फोर्सफुली यहाँ पे गेम के अंदर खींच लिया जाता है, यानी कि अगर तुम सोगे तो सीधा गेम के अंदर ही लॉगिन होगे। गेम के अंदर सिर्फ एक ही करेंसी चलती है, जो कि है लाइफ स्पैम, यानी कि जिंदगी। अगर तुम गेम के अंदर हारते हो या फिर बॉस तुम्हें हरा देता है तो फिर यहाँ पे तुम्हारा लाइफ स्पैम कम होगा, लेकिन अगर तुम बॉस को हरा देते हो और उसे खत्म कर देते हो तो फिर तुम्हारा लाइफ स्पैम इंक्रीज होगा। सिंपल सा गेम लॉजिक है, बस सिक्कों की जगह यहाँ पे लाइफ स्पैम को पील दिया गया है। हम लोगों को ये भी बताता है कि प्लेयर्स यहाँ पे अपने लाइफ स्पैम को स्पेंड कर सकते हैं गेम की जो एबिलिटीज है उन्हें रियल वर्ल्ड के अंदर लाने के लिए। अगर तुम अपने लाइफ स्पैम को खर्चा करो तो गेम के अंदर जो तुम उड़ सकते थे वो तुम रियल लाइफ के अंदर भी उड़ सकते हो। मैं तो साइज छोटा बड़ा करने वाली एबिलिटी यूज करता, दैट्स व्हाट शी सेड। ये एबिलिटीज काफी ज्यादा पावरफुल थे। एग्जांपल के लिए तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि तुम अपने खाली हाथों से यहाँ पे टैंक को चीर दोगे, एक शॉट से प्लेन के 2 टुकड़े कर दोगे, या कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि तुम यहाँ पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी झेल जाओगे। जिसके बाद ये दुनिया पूरी तरीके से बदल गई और हर तरफ केओस मच गया। वहीं पे किनफेंग इस केओस के बीच में यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा था कि वो खुद और अपनी बहन दोनों का सर्वाइवल यहाँ पे पक्का कर सके, और इन सभी चीजों को झेलते झेलते वो यहाँ पे लगातार कोशिश करते हुए टॉप 100 ग्लोबल पावर हाउस की कैटेगरी में आ ही गया। अनगिनत खतरों का सामना करने के बाद और कई सारी मौत को टक्कर से छू के आने वाली सिचुएशन को बचने के बाद में यहाँ पे किनफेंग ने सक्सेसफुली एशियन गॉड रियोन को कब्जा कर ही लिया, उसे क्लियर कर लिया, और उसे यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट भी मिल गया, जिससे वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक पीक रियलम पे पहुंच गया था। लेकिन किसे पता था कि उसकी पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला और कोई नहीं, उसकी खुद की फैमिली ही निकलेगी। किनफेंग आगे से कहता है कि उसकी जिंदगी की जितनी भी कोशिशें थे, जितने भी एफर्ट्स थे, वो यहाँ पे बस कुछ नहीं इंटरफेरेंस बन के ही रहेगा, यानी कि दूसरों की कोशिश में मदद करना। उसके यहाँ पे जितने भी हार्डशिप थे, स्ट्रगल्स थे, वो यहाँ पे किसी दूसरे की सक्सेस के लिए सीढ़ियां बन के रह गए बस। इसके बाद वन ऑफ द फेवरेट लाइन जो हम लोगों ने अक्सर सुनी है कि वो ये सब कुछ अस्वीकार करता है, अगर उसे यहाँ पे जीने का दोबारा मौका मिले तो वो सब कुछ बदल देगा, वो सिर्फ खुद के लिए फाइट करेगा, सिर्फ खुद के लिए। जिसके बाद चमत्कार, हम लोग फैंग को यहाँ पे टाइम के पीछे पाते हैं, जहाँ पे वो अपने कमरे के अंदर मस्त चैन की नींद सो रहा था, और ऑफ कोर्स हमेशा की तरह इसे सब कुछ याद था। ये खुद को छूते हुए कहता है कि मैं भी जिंदा हूँ, अमर तो नहीं हूँ मैं। इसके बाद वो फोन की डेट चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि गेम बस आज के दिन से ही शुरू होने वाला है। वो दोबारा यहाँ पे पैदा हुआ है 9 साल पहले, जब यहाँ पे गॉड फॉरसेकन गेम शुरू होने वाला था। और ये स्टोरी की कहानी अभी तक जो हम लोगों को जानने की जरूरत थी, अब यहाँ से शुरू होगी नई कहानी। अगर तुम्हें यहाँ पे सायो से नफरत होने लगी है तो माय फ्रेंड यू विल तरस खाओगे तुम उसके ऊपर। तुम बस यही कहोगे या तो इसे हमेशा के लिए साफ करो या फिर माफ करो। और मुझे लगता है कि ऑथर जेंजी है, उसने जो वाइल्ड सिटीज के अंदर की है ना, आज तक किसी ने भी नहीं की होगी। बस तुम देखते जाओ। इसके बाद हम लोग किनसाओ को देखते हैं, जो कि दरवाजे के ऊपर लात मार के एकदम गुस्से लड़की की तरह अंदर घुसती है और अपने भाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, किनफेंग तुम घर पे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जितनी बार फोन करा करो मेरा जवाब दिया करो। इसके बाद वो कचड़े के डिब्बे के ऊपर लात मार के सारा कचड़ा बिखेर देती है। और किनफेंग आगे से कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जिस दिन यहाँ पे गॉड फॉरसेकन गेम नीचे गिरने वाला होगा रियलिटी के ऊपर, उस दिन मैं और मेरी बहन बहुत ज्यादा बड़ी फाइट करेंगे, सिर्फ उस कमी ने जंगल भर के सॉन्ग फी की वजह से। कैसा यहाँ पे फैंग के ऊपर इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि वो यहाँ पे सॉन्ग फी को सपोर्ट करने के लिए नहीं जा पाए थे। सॉन्ग फी रियल वर्ल्ड के अंदर एक आइडल है, बेसिकली गाना नाचने वाला, मुजरा करने वाला, तो यहाँ पे उसके कॉन्सर्ट के अंदर जाके उसे सपोर्ट करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे फैंग ने उसे मना कर दिया था, ये कहते हुए कि पढ़ाई करो पहले, इसके बाद जाना जहाँ पे है जाना। फैंग हम लोगों को यहाँ पे सॉन्ग फी के बारे में बताता है कि गेम के डिसेंट होने से पहले सॉन्ग फी एक बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड फेमस आइडल हुआ करता था, और सायो उसे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड यानी कि जज्बाती थी। और ऑफ कोर्स लौंडा चिकना होने की वजह से कई सारी लौंडियां उसके ऊपर फिदा थी, मरने को राजी थी। यार मुझे पता है तुम्हारे मन के अंदर भी कुछ आ रहा है, किसी आइडल से तुम इसे कंपेयर करना चाहते हो, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। फैंग हम लोगों को बताता है कि सॉन्ग फी ऊपर ऊपर से भले ही बहुत ज्यादा अच्छा बंदा दिखे, लेकिन अंदर अंदर से वो उतना ही ज्यादा कमीना है। उसने अपनी कई सारी फीमेल फैंस को फंसा लिया है, जहाँ पे उसने उनके पैसों और बॉडी का फुल इस्तेमाल किया है। और कि सायो के साथ ऐसा कुछ भी ना हो, वो इस तरीके से स्कैम ना हो, इसलिए वो यहाँ पे सायो के ऊपर पाबंदी लगा देता है कि अगर तुम इस बंदे के कॉन्सर्ट के अंदर गए तो फिर खाना बोले जाओ, मोमोज खा के काम चलाना पड़ेगा, कब्ज हो जाएगा, हक नहीं पाओगे। और अपनी बहन को बचाने के चक्कर में वो यहाँ पे अपनी बहन की नजरों में एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बन गया कि वो
यहाँ पे उसकी लाइफ को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे कुछ भी करने नहीं देता। ऐसा होता है जब अगर तुम बड़े भाई बन जाओ तो। मेरे कजिन ब्रदर से वो उल्टा सीधा हरकत करते ही रहते हैं, मैं मना करता हूँ ना छू, लग जाएगा झटका, नहीं मानते हैं। मना किया था लेकिन फिर भी ऊपर रहा था, जो झटका दिया उसे मजा आ गया था मुझे देख के। इसके बाद सोयो यहाँ पे फंग के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे सॉन्ग की रैंकिंग गिर गई है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे उसकी रैंकिंग अप करने के लिए तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तभी फंग उसके ऊपर एकदम खींच के थप्पड़ मारता है, मतलब इतनी जोर से मारता है कि आवाज मेरे कानों तक आई है। थप्पड़ देने तो भयानक था कि वो पीछे जाके गिरती है और एकदम कांप से जाती है, और वो किनफंग से कहती है कि तुमने मुझे मारा। इस पे फंग उसे घूरते हुए कहता है कि ध्यान से सुन लो मेरी बात और दिमाग के अंदर घुसा लो, आज से और अभी से हम दोनों भाई बहन नहीं है। अगर तुम फिर भी मेरे ऊपर मुंह चिल्लाती रही तो फिर मैं एक और थप्पड़ मारूंगा और तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए पैसे छोड़ के गए थे, तुम्हें पता भी है कि मैंने इतने सालों में कितनी मेहनत की है, मैंने उनमें से एक फूटी कौड़ी नहीं छुई उन पैसों में से। इसके बाद वो यहाँ पे उनके पेरेंट्स के जितने भी पैसे थे वो यहाँ पे सोयो को देते हुए कहता है ये रहे तुम्हारे पैसे हमारे पेरेंट्स के खातिर, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन ये बात अपने दिमाग के अंदर घुसा लो कि अब से मेरी कोई बहन नहीं है तुम्हारी जैसी, दफा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर लेता है और वहाँ से चला जाता है और ये बस रोती ही रहती है। वहाँ पे फैंग हम लोगों को बताता है कि उसने भी पास्ट लाइफ में यहाँ पे सोयो को बचाने के चक्कर में कई सारी अपॉर्चुनिटीज को खो दिया था, कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स, कई सारी डंजन्स जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा हाई रिस्क में थी, लेकिन सोयो की वजह से वो उन्हें कभी एक्सप्लोर करने के लिए ही नहीं गया और उन्हें हमेशा गिव अप कर दिया। इसलिए फैंग अपने मन के अंदर इसी बारे में सोच रहा था कि बिना यहाँ पे इस बोझ के, यानी कि बिना अपनी बहन के वो कितना आगे तक जा सकता है। इसके बाद वो थोड़ी सी स्लीपिंग पिल लेता है और उन्हें खा लेता है, क्योंकि सोना भी तो है, गहरी नींद में सोओगे तभी यहाँ पे गेम के अंदर जाओगे, सिंपल सी बात है ये। इसके बाद फैंग वही कहता है कि वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा सभी लोगों से आगे निकलने के लिए, और ये सॉन्ग फी के बारे में बिल्कुल नहीं बोला था। ये आगे से कहता है कि तू बेटा तू तो दिखियो भी ना, तेरे साथ तो मेरी पर्सनल दुश्मनी है, तू मुझसे बच के रही हो। इसके बाद फैंग जैसे ही सोता है तो वो डायरेक्ट गेम के अंदर आ जाता है, लॉक सिस्टम के अंदर, जहाँ पे उसे अपना कैरेक्टर चूज करना पड़ेगा, प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा। फैंग हम लोगों को ये भी बताता है कि जब वो यहाँ पे पहली बार आया था तब वो काफी ज्यादा नर्वस था, उसे जल्दी से अपना कैरियर चूज करके यहाँ से जल्दी से बाहर जाना था, इसलिए वो काफी ज्यादा गड़बड़ी कर दिया था। उसने अपनी पास्ट लाइफ में वॉरियर प्रोफेशन को चूज किया था ताकि वो यहाँ पे सोयो को प्रोटेक्ट कर सके। वॉरियर प्रोफेशन वीक नहीं है, लेकिन फैंग के लिए अब ये और ज्यादा फिट नहीं करता है, और बिना सोयो के बोझ के वो यहाँ पे आगे आगे जल्दी बढ़ना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे किसी ऐसे प्रोफेशन को चूज करना चाहता है जिसके अंदर मोबिलिटी हो, रिएक्शन स्पीड ज्यादा हो, और सबसे जरूरी वो यहाँ पे अकेला रह सके। इसके लिए वो यहाँ पे असैसिन प्रोफेशन को चूज कर लेता है। तब यहाँ पे फैंग के लिए एक और अचानक से चीज होती है जो कि यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है और बाउंड भी हो जाता है फैंग के साथ में। इसके बाद आई ऑफ जजमेंट यहाँ पे फैंग के ऊपर एक्टिवेट होती है तो फिर उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पे एक यूनिक एट्रीब्यूट मिला है जिसका नाम है अथॉरिटी ऑफ जजमेंट, जिससे फैंग को यहाँ पे पैसिव अथॉरिटी मिल जाती है, यानी कि फैंग जब भी यहाँ पे 4 सेकंड गेम के अंदर एंटर होगा तो फिर ऑटोमेटिकली ही उसे यहाँ पे हाईएस्ट रैंक का प्रोफेशन और टैलेंट मिल जाएगा अपने आप ही, जिससे फैंग को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पे आई ऑफ जजमेंट की वजह से हो रहा है, जो उसके रिबर्थ के बाद में उसके साथ जुड़ चुका है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक एक डिवाइन आर्टिफैक्ट तुम्हें मास्टर मानता है तब तक अगर उसे कोई चुरा ले या फिर तोड़ भी दे तो वो तुम्हें मास्टर मानता ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आर्टिफैक्ट किसके पास रहता है। और साथ से आर्टिफैक्ट की वजह से यहाँ पे फैंग रिबॉर्न हो पाया है, जैसा कि आई ऑफ जजमेंट ने बताया था कि यहाँ पे फैंग के पास ऑटोमेटिकली हाईएस्ट रैंक का टैलेंट और प्रोफेशन आ जाएगा। तो फिर अगले सीन में यहाँ पे फैंग सक्सेसफुली हिडन प्रोफेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसका सारा स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिससे फैंग अब यहाँ पे एक शैडो की तरीके मूव करेगा, यानी कि वो एक परछाई बन चुका है। फैंग हम लोगों को बताता है कि शैडो असैसिन्स के लिए हाईएस्ट हिडन प्रोफेशन होता है, जो कि यहाँ पे वॉरियर प्रोफेशन से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। फैंग हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे हर एक प्रोफेशन को जब भी कोई अनलॉक करता है तो फिर बहुत ही कम मात्रा में चांसेस रहते हैं कि वो यहाँ पे उसके हिडन हाईएस्ट टायर के प्रोफेशन को अवेकन कर सके, लेकिन अथॉरिटी ऑफ जजमेंट की वजह से यहाँ पे फैंग ने ये सक्सेसफुली काफी इजीली कर लिया बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद फैंग को यहाँ पे आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है कि उसके पास यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ जजमेंट है, जो कि यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर सबसे जेन्युइन और एशियन प्रीमिनल अथॉरिटी है पूरे यूनिवर्स के अंदर। ये एक ऐसी पावर है जो कि यहाँ पे रूल्स और ऑर्डर्स को भी सरपास कर सकती है, उन्हें बाईपास करके आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी वो यहाँ पे टेम्परेरी इसको एक्टिव करके इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन वो इसको पैसिव तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इस पे फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे इस आर्टिफैक्ट के बारे में बताया नहीं था कि ऐसी प्रीमिनल अथॉरिटी होती है जो कि यहाँ पे रूल्स और ऑर्डर को भी बाईपास कर सकती है। दरअसल फैंग की पिछली लाइफ के दौरान में 7 सालों तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे रूल्स और ऑर्डर की भी पावर होती है, जब तक एक पावरफुल प्लेयर ने यहाँ पे गॉड्स अबंडेंट रियलम को छोड़ के रियलम ऑफ ऑर्डर को रीच नहीं कर लिया। इसके बाद जाके ह्यूमैनिटी को पता चला कि यहाँ पे ऑर्डर भी है और ऑर्डर्स की ताकत है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कई सारे साल बीत गए, लेकिन आज तक किसी को भी यहाँ पे पावर ऑफ ऑर्डर नहीं मिला। अब अगर तुम्हें यहाँ पे पावर ऑफ ऑर्डर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरीके से तुम यहाँ पे पावर ऑफ ऑर्डर को जज के तरीके समझो। अगर उसने अपना फैसला सुना दिया तो फिर कोई भी उसे बदल नहीं सकता है सिवाय दूसरे जज के, जो उससे भी ऊपर पोस्ट पे होना चाहिए, जैसे कि कोर्ट, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फैंग के पास यहाँ पे प्रीमिनल अथॉरिटी है जिसकी वजह से अब वो यहाँ पे ऑर्डर और रूल्स को भी बाईपास कर सकता है। इसलिए फैंग अगर यहाँ पे गॉड्स अबंडेंट रियलम को छोड़ के रियलम ऑफ ऑर्डर को रीच कर ले तो फिर वो यहाँ पे डिविनिटी को भी हासिल कर सकता है और अपनी अथॉरिटी को एक्टिवेट कर सकता है। इससे फैंग के पास अब इस जिंदगी के अंदर भी एक गोल आ जाता है, जैसे कि पिछले लाइफ में उसके अंदर बस एक ही गोल था कि उसे यहाँ पे अपनी छोटी बहन को बचा के रखना है किसी भी कीमत पे। अब यहाँ पे उसके पास ये गोल है कि उसे यहाँ पे डिविनिटी हासिल करके अथॉरिटी को एक्टिवेट करना है। इसके बाद सिस्टम फैंग से पूछता है कि भैया आपका प्रोफेशन यहाँ पे चूज कर लिया गया है, अब अपना गेम का नाम चुनो, जिस पे फैंग काफी ज्यादा बुद्धि लगाता है और आगे से कहता है कि उसका प्रोफेशन यहाँ पे साइडो से जन्मा है तो फिर वो अपना नाम साइडो ही रखेगा और वो अपना नाम साइडो ही रख लेता है और ऐसे ही लॉगिन हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ पे गॉड्स अबंडेंट रियलम के अंदर लॉगिन कर लेता है। इसके बाद हम लोगों को गेम के रूल्स के बारे में बताया जाता है कि ये पूरी तरीके से बिछड़ा और एकदम खराब लैंड है जहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, इसलिए सावधान रहना, वो तुम्हें यहाँ पे चीर फाड़ने तक को रेडी है और तुम्हारी लाइफ स्पैम को चोरी करने के लिए। अगर तुम टाउन को छोड़ के जाते हो तो फिर तुम्हें मास्टर को मारना पड़ेगा और तुम मास्टर को खत्म करके यहाँ पे लाइफ स्पैम को ट्रीट कर सकते हो, यानी कि मास्टर को मारने के बदले में इन लोगों को कुछ आर्टिफैक्ट और रिवॉर्ड्स के साथ साथ लाइफ स्पैम भी मिलेगा। लेकिन अगर ये लोग मास्टर के हाथों मारे जाते हैं तो फिर गेम के जरिए इन लोगों का लाइफ स्पैम यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे लाइफ स्पैम ट्रेडेबल भी है और नॉन ट्रेडेबल भी। ट्रेडेबल लाइफ स्पैम का अलग से यूज किया जाता है और नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम का अलग से यूज किया जाता है। ट्रेडेबल का मतलब खरीदना बेचना। इसके बाद फैंग को डायरेक्ट यहाँ पे सेल टाउन के अंदर ही भेजा जाता है, जो कि एक सेफ जोन है। यहाँ पे कोई भी मास्टर नहीं आ सकता और कोई भी प्लेयर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है और यहाँ पे ना ही किसी का लाइफ स्पैम खत्म होगा, मतलब वो खत्म होगा लेकिन नॉर्मल स्पीड से, जैसे कि हम लोगों के लिए हर एक साल बीतता है, 1 सेकंड 1 घंटा 1 मिनट, इस तरीके से। बेसिकली ये लोग लाइफ स्पैम को कमा सकते हैं, यानी कि ये 1 साल जिएंगे तो उसे 2 साल भी कर सकते हैं, 3 साल भी कर सकते हैं, 1.5 लाख साल भी कर सकते हैं। इन लोगों के लिए जिंदगी इनका धर्म है, सब कुछ है इन लोगों के लिए, पैसा धर्म सब कुछ। तो जैसा कि फैंग ने बताया था अगर तुम सो जाते हो तो ये गेम तुम्हें ऑटोमेटिकली अपने अंदर खींच लेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे कई सारे
लोग थे जो कि बिना बताए ही अंदर आ चुके थे। उन लोगों ने प्रोफेशन ऐसे चूज कर लिया जैसे कि सपने में रहे थे। वो कह रहे थे यार मैं तो सपना देख रहा था कि यार कि मुझे कुछ प्रोफेशन चूज करना था, मैंने यार भिखारी का चूज कर लिया, मैं यहाँ पे आ गया, अभी भीख मांगू क्या मैं यहाँ पे। एक बंदा आगे से कहता है कि यार मैं तो बस हिला के सोया ही था कि आंखें खुली सीधा यहाँ पे आ गया। वहीं पे इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग जाग भी पाएंगे कि हमेशा के लिए यहीं पे ही फंसे रह जाएंगे। वहीं पे फैंक इन सभी फीलिंग्स एकदम परिचित था क्योंकि वो इन सभी चीजों के अंदर पहले भी फंस चुका है। उसे एहसास था कि पहली बार घसीटे जाने पे यही लगता है कि कहाँ पे आ गया मैं। फैंक हम लोगों को ये भी बताता है कि धीरे धीरे करके अलग अलग कंट्रीज के लोग भी यहाँ पे आते रहेंगे। बेसिकली ये पूरी दुनिया के अंदर ये गेम फैलता जाएगा और सभी लोग यहाँ पे आते रहेंगे, अमेरिका से, ब्राजील से, हर एक जगह से, इंडिया से नहीं आएंगे। और फैंक को अच्छे से पता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हो जाएंगे कि यहाँ पे सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टाउन में धीरे धीरे करके श्रिंक होता जाएगा और मास्टर कभी भी यहाँ पे हमला बोल सकते हैं। इसलिए जो भी लोग तुरंत लॉगिन हो वो तुरंत यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दे और अपने लेवल को बढ़ा लें। अब उसी टाइम यहाँ पे फैंक के सामने ही कुछ लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बेसिकली इन्हें घसीट दिया जाता है रियल वर्ल्ड से गेम के अंदर। और फिर कुछ लोग किसी मॉन्स्टर से फाइट करके आ रहे थे तो फिर उन्हें पता चलता है उनका लाइफ स्पैम यहाँ पे काफी ज्यादा खींच लिया गया है। बेसिकली इन लोगों का आधा लाइफ स्पैम खींच लिया गया था। गेम के दौरान में इन्हें सिर्फ 1 साल मिलता है और 1 साल में इन लोगों के यहाँ पे 6 महीने छीन लिए गए सिर्फ मॉन्स्टर से मरने के बदले में। इसलिए ये सभी लोग एकदम बौखला ही जाते हैं कि अभी क्या हुआ। फिर इसके बाद इस पीली बाल वाली लड़की को तुम याद रख लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी कैरेक्टर है। ये ना सोचना कि ये हीरोइन है एक नंबर की चंड है। ये मैं तुम्हें बता दूं अब तक मैंने 50 चैप्टर पढ़ लिया और मुझे एक में भी यहाँ पे कोई भी लव इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया और ना ही ये बंदा किसी के ऊपर लाइन मारता है। और फैंक की नजर जैसे इस लड़की के ऊपर पड़ती है तो वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये आर्चर है, इसके यहाँ पे बो छोटा है यानी कि धनुष, इसके पास भी यहाँ पे हिडन क्लास है। उस लड़की को भी यहाँ पे पता चल जाता है कि फैंक के पास में हिडन क्लास है। इसलिए वो फैंक से कहती है कि हमारे साथ टीम अप करना चाहोगे, बाहर जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उन्हें अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग एक टीम में रहेंगे तो फिर हमारे वाइप आउट हो जाने पे हमारा जो माइनस होगा वो बढ़ जाएगा और हमें एक्सपीरियंस पॉइंट एक साथ बराबर ही मिलेंगे। और ऊपर से हम लोगों ने एक बार मॉन्स्टर के साथ फाइट भी की है तो फिर हमारे पास एक्सपीरियंस भी है कि मॉन्स्टर कौन सी अटैक पैटर्न का इस्तेमाल करता है। और फैंक के पास पहले दुनिया भर का एक्सपीरियंस था तो फिर उसे कोई भी जरूरत नहीं थी और वो उन्हें मना कर देता है। इस पे वो लोग उसे यहाँ पे गाते सुनाने लगते हैं कि ज्यादा हीरो न बन साले, मुंह के बल गिरेगा तो मुंह टूट जाएंगे, दांत सिलने के लिए कोई भी नहीं आएगा, बड़ा आया हमें यहाँ पे नीचा दिखाने वाला, कहे तो वैसे रहा है जैसे कि दुनिया ही जीत लेगा। चल अभी देखते हैं कि जब तू भी मुंह के बल गिरेगा तो फिर हमें पता चलेगा तू है कौन। और फिर वो लड़की फैंक के नाम को हमेशा के लिए याद रख लेती है क्योंकि फैंक हरकतें ही कुछ ऐसी कर रहा था। बाय द वे इस पूरी कहानी के अंदर कुछ लोगों को छोड़ के एक नंबर के हरामी भरे पड़े हैं। फैंक के आगे बढ़ते हैं, ये लड़की अपने असली रंग दिखाते हुए कहती है कि चलो इसका पीछा करते हैं, किस्मत रही तो फिर हम इसे निपटते हुए भी देख लेंगे, जब ये मरेगा तो फिर हमें चैन आएगा। इसके बाद ये लड़की फैंक का पीछा करते रहती है और हमें बताती है कि उसे इस गेम के बारे में घंटा नहीं पता है और उसे अच्छे से पता है कि ये जगह बिल्कुल भी मासूम जगह नहीं है, यहाँ पे मासूम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। और पर से उसने यहाँ पे ऑनलाइन गेम का एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीख लिया है तो फिर उसने जल्दी से यहाँ पे एक पार्टी बना ली क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो एक नंबर के दरिंदे हैं। दरिंदे ये बिल्कुल भी एनपीसी की तरह एक्ट नहीं करते हैं। अगर तुम एक नंबर के प्लेयर हो यानी कि लेवल तुम्हारा 1 है तो इनके सामने भूल के भी ना चले जाना, ये तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। वहीं ये लोग फैंक के पूरे अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे थे कि इसके वेपन हमारे लोगों से बिल्कुल अलग है। तुम एक असैसिन हो लेकिन तुम्हारे पास डैगर्स है और उसके पास यहाँ पे शॉर्ट ब्लेड्स हैं। डैगर्स में सिर्फ एक तरफ धार रहती है लेकिन शॉर्ट ब्लेड्स में दोनों तरफ धार रहती है। ऊपर से ये मुझसे ज्यादा स्पीड भी है जबकि मैं एक असैसिन हूं, मेरी एजिलिटी यहाँ पे हाईएस्ट होनी चाहिए थी। कि इसका आउटफिट भी हम लोगों से पूरी तरीके से अलग है। वहीं वो लड़की भी अपने मन के अंदर यही सोच रही थी कि यहाँ पे जो शैडो है, मैं यहाँ पे फैंक को कभी फैंक भी कह सकता हूँ, शैडो भी, तो याद रखना। वो लड़की कहती है कि ये जो शैडो है ये बहुत ज्यादा अजीब प्लेयर है, इसलिए वो लड़की यहाँ पे फैंक का पीछा कर रही है ताकि उसे कुछ यहाँ पे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिल सके जो जरूरी हो। वहीं फैंक को पता था कि ये लोग उसका पीछा कर रहे थे इसलिए वो पलक झपकते हैं यहाँ पे शैडो के अंदर बदलता है। शैडो स्नीक जिस स्किल का नाम है वो यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। इसको देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि फैंक इस तरीके से एकदम गायब भी हो सकता है। हालांकि इन लोगों के पास यहाँ पे स्टेल्थ स्किल है जिसके जरिए वो लोग यहाँ पे किसी भी ऐसे बंदे का पता लगा सकते हैं जो हवा में छुपा हुआ हो। लेकिन फैंक ने यहाँ पे जो स्किल इस्तेमाल की वो इतने ज्यादा हाई लेवल की है कि इन लोगों को महसूस नहीं हो रहा है कि वो बंदा यहाँ पे था ही, जैसे कि वो हवा में ही गायब हो गया हो। हालांकि ये लोग फैंक का ज्यादा पीछा नहीं करते हैं क्योंकि फैंक जंगल की तरफ जा रहा था और ये लोग एक बार में पहले ही निपट चुके हैं तो फिर ये और ज्यादा लाइफ स्पैन को यहाँ पे खत्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुरंत वो टाउन की तरफ वापस लौट जाते हैं ताकि कुछ एनपीसीज के साथ निपट के उनके साथ कुछ बात करके कुछ नई टीम बना सके। हम लोगों को यहाँ पे फैंक की शैडो स्नेक स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पे फैंक को हमेशा के लिए गायब कर देगी, लेकिन वो जब भी यहाँ पे हमला करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी ड्यूरेशन तुरंत खत्म हो जाएगी, यानी कि वो उसका स्टेल्थ खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टेल्थ खत्म होने के साथ में जब वो किसी एनिमी के ऊपर अटैक करेगा तो फिर उसका डैमेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और फैंक को पहले से ही पता था कि ऑर्डिनरी असैसिन उसे देख ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी क्लास यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। साथ ही में उसकी स्किल यहाँ पे अपग्रेड होकर स्टेल्थ मास्टरी के अंदर बदल जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। यहाँ तक कि टॉप लेवल के मॉन्स्टर भी उसे मुश्किल से ही नोटिस कर पाएंगे, जब तक वो अटैक नहीं करता तब तक उसे महसूस नहीं कर सकते। वो फैंक हम लोगों को बताते हुए जंगल की तरफ बढ़ता रहता है कि यहाँ पे जो टाउन है वो यहाँ पे प्लेयर्स के लिए किसी काम का नहीं है, वो बस उनके लिए यहाँ पे सेल्टर के तरीके काम करता है। इस 2 कौड़ी गेम के खातिर यहाँ पे वीक प्लेयर्स कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मॉन्स्टर्स का यहाँ पे शिकार बनेंगे और कुछ भी नहीं। इसके बाद फैंक हम लोगों को यहाँ पे अपनी स्किल के बारे में बता रहा था कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो कुछ ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन इसका जो कूल डाउन है वो भी काफी ज्यादा लंबा नहीं है, यानी कि वो ब्रेक ले लेके इस स्किल का बराबर इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद हमें फैंक का यहाँ पे स्टेटस भी दिखाया जाता है और साथ उसे अधिकार है कि हम एक बार स्टेटस बताते ही हैं तो फिर जान लो। क्लास भाई की अपनी शैडो है, लेवल इसका 1 है, नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन यहाँ पे 75 साल है और ट्रेडेबल लाइफ स्पैन यहाँ पे 0 है, स्ट्रेंथ 13 है, कॉन्स्टिट्यूशन 13 है, एजिलिटी 18 है, वहीं पे स्पिरिट 15 है। फैंक हम लोगों को ये भी बताता है कि जो भी प्लेयर यहाँ पे गेम को शुरू करते हैं वो यहाँ पे अलग अलग क्लासेस के साथ में शुरू करते हैं और जो वो जिस हिसाब से क्लास चूज करते हैं उस हिसाब से उन्हें एडिशनल बोनस भी मिल जाते हैं, जिससे उनके स्ट्रेंथ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। फैंक की पिछली लाइफ में जब वो वॉरियर हुआ करता था तो फिर उसके यहाँ पे स्ट्रेंथ यानी कि वॉरियर होने की वजह से उसके क्लास की वजह से उसे यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट मिले थे स्ट्रेंथ के अंदर, लेकिन इस बार वो एक असैसिन है तो फिर यहाँ पे एजिलिटी और स्पिरिट के अंदर उसके यहाँ पे पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं जो कि 8-8 है। साथ में यहाँ पे हर एक प्लेयर को यहाँ पे कुछ फ्री एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, बेसिकली पॉइंट्स, जिनका इस्तेमाल करके वो किसी एक चीज को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, फिर वो चाहे स्ट्रेंथ हो, एजिलिटी हो या फिर डिफेंस हो। और यहीं पे ही कई सारे प्लेयर्स गलती कर देते हैं। ज्यादातर प्लेयर्स यहाँ पे या तो स्ट्रेंथ के अंदर पॉइंट को ऐड कर देते हैं या तो स्पिरिट के अंदर या फिर मैजिक अटैक को पावर बढ़ाने के लिए जो मेज टाइप के रहते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। शुरू में तुम्हें यहाँ पे जो जितने भी बोनस पॉइंट मिलते हैं तुम्हें यहाँ पे उन सभी को एजिलिटी के अंदर ऐड कर देना चाहिए। वो इस गेम की चाबी है जिससे तुम यहाँ पे इसे जीत सकते हो। गेम की शुरुआत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे तुम्हारे स्टैट्स कितने हैं, वो हमेशा लो ही रहेंगे। यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो जब भी यहाँ पे डैमेज करते हैं तो वो एकदम हाई लेवल का डैमेज करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, बेसिकली 1 शॉट किल। अगर तुम्हें इस गेम को जीतना है तो फिर इसकी चाबी इतनी है कि तुम्हें यहाँ पे मॉन्स्टर के साथ लगातार फाइट करते रहनी है बिना डैमेज लिए हुए, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे अपनी फुर्ती को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी पॉइंट है उन सभी को एजिलिटी के अंदर डाल
डाल दो, इससे तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और तुम हर एक अटैक को इजीली डॉज कर पाओगे, जस्ट लाइक सोल्स गेम, डॉज एंड डॉज, इफ यू चांस देन अटैक। उस टाइम पे फैंग की नजर यहाँ पे एक मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है जिसका नाम क्लॉरर था और इसका लेवल 1 है जो कि अभी यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो भी यहाँ पे लाइफ स्पैम को एब्जॉर्ब करके खुद को इवॉल्व कर पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गेम के अंदर एक ही करेंसी चलती है जो कि है लाइफ स्पैम। और फैंग को समझ में आ जाता है कि किस क्लॉरर ने यहाँ पे 4 लोगों की पार्टी को निपटाया होगा और बस इसके जो चोटें हैं इससे पता चलता है कि इसके एचपी भी काफी ज्यादा कम है। जब यहाँ पे मॉन्स्टर किसी प्लेयर को मारते हैं तो फिर उसे यहाँ पे प्लेयर्स की लाइफ स्पैम मिल जाती है जिसको वो एब्जॉर्ब करके यहाँ पे अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। वो मॉन्स्टर यहाँ पे फैंग के ऊपर हमला करता है तो फैंग उसे इजीली डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर तो एकदम गजब का फुर्तीला था लेकिन फैंग ने भी यहाँ पे सारी पॉइंट्स एबिलिटी के अंदर डाल दिए थे तो उसके लिए भी यहाँ पे डॉज करना काफी ज्यादा इजी था। इसके बाद वो क्लॉरर दोबारा यहाँ पे फैंग के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है लेकिन तभी फैंग यहाँ पे स्टेल्थ मास्टरी का इस्तेमाल करते हुए वहां से गायब हो जाता है जिसको वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रहा था। वो देखकर तो देखता है कि कहां गया बे। उसी टाइम पे फैंग उसके ऊपर से निकलता है और एकदम खतरनाक स्लैश मारता है जिसका नाम था स्टेल्थ ब्रेकिंग स्ट्राइक। यहाँ पे फैंग को 174 का डैमेज दिलवाता है और इसी के साथ वो क्लॉरर का गेम यहीं पे ही बजा देता है और उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। अब ये वन शॉट के लिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे फैंग ने क्लॉरर के गर्दन के ऊपर निशाना लगाया था जहाँ पे क्रिटिकल हिट मिल जाता है। इसी वजह से अटैक पावर काफी ज्यादा बढ़ गया और डैमेज भी बढ़ गया। साथ ही में फैंग की यहाँ पे जो क्लास है वो भी काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। फैंग जब भी यहाँ पे बैक स्टैब यानी कि पीछे से हमला करेगा तो फिर उसके जो अटैक पावर है वो यहाँ पे डबल हो जाएगी, जो डैमेज है वो भी डबल हो जाएगा। फैंग हम लोगों को यहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि जब वो वॉरियर के तौर पे यहाँ पे खेला करता था तब अगर वो मुश्किल से क्रिटिकल हिट भी मार दे तो फिर उसे यहाँ पे सिर्फ 40 का ही डैमेज मिलता था। उसे यहाँ पे पता नहीं कितने टाइम तक फाइट करनी पड़ी थी इस कॉलर को निपटाने के लिए, लेकिन आखिरकार वो जाके यहाँ पे उस कॉलर को खत्म ही कर दिया था। लेकिन उस एक्सपीरियंस पॉइंट को खुद गेन करने की जगह पे वो अपनी बहन को दे देता है। तड़पे ला मोरे चला ले जवानी कवले लगने लगी। वाओ। खैर फैंग इस लैब के अंदर खुद ही उस एक्सपीरियंस पॉइंट को यहाँ पे गेन करता है जिससे उसे यहाँ पे 3 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलता है। साथ ही में उसको यहाँ पे 54 साल मिलते हैं और साथ ही में 155 डेज ऑफ नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम जिसको वो यहाँ पे बेच नहीं सकता है। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो यहाँ पे ये 54 साल कैसे मिल गए तो फिर इस कॉलर ने पहले भी यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स को खत्म किया था तो फिर उसको यहाँ पे कम से कम 30 या फिर 20-40 साल का लाइफ स्पैम मिला होगा जो कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो तो 100 के आसपास हो जाएगा। लेकिन क्रॉलर ने उसे पहले आधा एब्जॉर्ब कर लिया था इसलिए यहाँ पे फैंग को सिर्फ 54 साल ही मिले। इसके बाद फैंग यहाँ पे आई ऑफ जजमेंट अथॉरिटी एक्टिवेट हो जाती है और उसे बताया जाता है कि उसे यहाँ पे एक नई चीज मिलती है जिसका नाम था इन्फिनिट एवोल्यूशन टैलेंट। इन्फिनिट एवोल्यूशन टैलेंट यहाँ पे क्रिमिनल टैलेंट था और जब भी यहाँ पे अकेले एक मॉन्स्टर को खत्म करेगा तो फिर उसे एवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे जिनकी मदद से वो यहाँ पे अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। हर 24 घंटे में उसे यहाँ पे 5 अपनी तरफ से एवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे जो मिलने ही मिलने हैं। लेकिन अगर उसी बॉस क्लास के मॉन्स्टर को अकेले हराता है तो फिर उसे और भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। उसे यहाँ पे 5 एवोल्यूशन पॉइंट में दे दिए जाते हैं जो कि हर दिन देने ही देने होते हैं। कोई फैंग ने आज तक इस चीज के बारे में नहीं सुना था। पास्ट लाइफ के अंदर तुम अगर मॉन्स्टर का जो ड्रॉप आइटम होता है वो यहाँ पे फिक्स्ड लेवल के साथ में आता है, उसे कभी भी इंप्रूव नहीं किया जा सकता है। हालांकि फैंग को ये समझने में दूर नहीं लगती है कि यहाँ पे ऑर्डर और रूल्स के बाईपास करने की ताकत है। इसके बाद वो यहाँ पे तुरंत सबसे पहले एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल शैडो स्नेक और बैक स्टैब स्किल को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए करता है। इससे यहाँ पे उसकी जितनी भी स्किल थी वो सभी यहाँ पे नॉर्मल से ब्रॉन्ज लेवल पे चली जाती हैं। साथ ही में उनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है और साथ ही में कूल डाउन यहाँ पे कम हो जाता है। बैक स्टैब की यहाँ पे जो अटैक पावर बढ़ती थी वो भी यहाँ पे दुगनी तिगुनी हो जाती है। इसको जान के यहाँ पे फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बकला जाता है। बस अब मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि इस मनवा के अंदर भर भर के डिटेल में भाई समझाया गया है। मैं बता रहा इसका जो भी आधार है वो एकदम चंड आदमी वो किताब को पी जाता होगा, एकदम डिटेल में समझाया है, एकदम डिटेल में। इसके बाद फैंग जब यहाँ पे इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच के उड़ी रहा था तब इनके पीछे यहाँ पे एक कपल आ जाता है। पता नहीं भाई ये कपल एक साथ कैसे, बता रहा हूँ ये साथ सोते होंगे तभी एक साथ गेम के अंदर आए हैं। यहाँ पे जो बॉयफ्रेंड था वो आगे से कहता है देखा बेबी मैंने तुमसे कहा था ना कि ये गेम कोई बहुत चीज नहीं है। इस बंदे ने अकेले उस मॉन्स्टर को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया तो फिर हम लोग तो आसानी के साथ 10-15 तो टेक डाउन कर ही सकते हैं। हम यहाँ पे 2 हैं, चिंता न करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो लड़की भी आगे से कहती है वाओ सो ग्रेट बेबी। उस टाइम पे फैंग को महसूस होता है कि इस कपल के ऊपर यहाँ पे इनकी अग्नि परीक्षा इनके ऊपर नजर बनाई हुई है जो कि एक स्पाइडर मॉन्स्टर के रूप में आई हुई है। कर वो बॉयफ्रेंड यहाँ पे फैंग से कहता है कि यार तुम अकेले हमारे साथ टीम अप करना चाहोगे तो फैंग आगे से कहता है ठीक है करता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे स्टेल्थ का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है जिसपे वो कपल हैरान हो रहे थे कि ये अचानक से गायब कैसे हो गया। इस पे बॉयफ्रेंड आगे से कहता है कि चिकनी छाती देख के घबरा गया होगा कि मेरे पास 12 बिस्किट हैं। तब इनकी अग्नि परीक्षा इनके ऊपर कूद पड़ती है और उनकी अग्नि परीक्षा कुछ ज्यादा ही अग्नि भरी थी। वो स्पाइडर मॉन्स्टर 1 सेकंड का टाइम नहीं लेती और झटके के अंदर इस पूरे कपल को यहाँ पे निपटा देती है। कुछ नहीं बचता यहाँ पे, दोनों कपल गायब। वहीं पे ऑथर पता नहीं अपने को क्या समझता है, इस मकड़ी का यहाँ पे नाम जानते हैं उसने क्या किया है, न्यू टेरर। फिर हम लोगों को बताता है कि न्यू टेरर यहाँ पे बिगिनर बॉस होता है जिसकी एचपी यहाँ पे कम से कम 1600 के आसपास होती है जो एक नॉर्मल लुकी तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता है। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि ये यहाँ पे छोटे मोटे स्पाइडर्स को कमांड भी दे सकती है। लेकिन फैंग यहाँ पे ये चेक करना चाहता था कि उसकी स्किल कितने ज्यादा अपग्रेड हुई है। इसके बाद वो स्टेल्थ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे न्यू टेरर के ऊपर हमला करता है और बैक स्टैब का इस्तेमाल करके उसकी मुंडी के अंदर अपना यहाँ पे डैगर घुसा देता है। जिसके साथ न्यू टेरर को यहाँ पे 338 का डैमेज लगता है एकदम वीक पॉइंट के ऊपर। तो उसका ब्लड भी धीरे धीरे करके बहता जा रहा था। तो फिर न्यू टेरर ने भी पलट जवाब किया था तो फिर पलट जवाब के चक्कर में यहाँ पे फैंग को 9 का डैमेज लगा था। लेकिन उसकी एजिलिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि वो पलक झपकते ही डॉज कर लिया था, इसलिए डैमेज उसे कम लगा था। लेकिन अगर उसकी एजिलिटी हाई ना होती तो इसका राम राम सत्य हो जाता। फिर इसके बाद न्यू टेरर स्पाइडर क्योंकि यहाँ पे फैंग को देख नहीं पा रही थी इसलिए वो अंधा दुनिया पे हमला करना शुरू कर देती है। वो आसपास के पेड़ों पत्थरों जो भी दिख रहा था वो उसके ऊपर हाथ पैरी चलाए जा रहे थे। वहीं फैंग को पहले से ही पता था कि ये सभी मॉन्स्टर यहाँ पे बुद्धि के साथ पैदा हुए हैं, इनमें से कोई भी बेवकूफ नहीं है। ये चुपचाप खड़े रह के यहाँ पे मार नहीं खाएंगे। हालांकि फैंग के लिए सबसे बढ़िया चीज थी कि वो चुपचाप एक जगह पे बैठा रहेगा और स्पाइडर मॉन्स्टर को उसके बारे में पता भी नहीं लगेगा। और जैसे उसका स्टेल्थ का कूल डाउन यहाँ पे खत्म होगा जो करीब 30 से 40 सेकंड के आसपास है, वो तो ऐसे यहाँ पे दोबारा क्रिटिकल हिट का इस्तेमाल कर सकता है। और फैंग बिल्कुल यही चीज करता है। जैसे उसका कूल डाउन खत्म होता है वो दोबारा यहाँ पे न्यू टेरर के ऊपर बैक स्टैब का इस्तेमाल करता है और उसकी गर्दन के ऊपर यहाँ पे क्रिटिकल हिट मारता है। जिससे न्यू टेरर को यहाँ पे दोबारा 300 का डैमेज लगता है। अपना हिट मारने के बाद वो दोबारा पेड़ के पीछे छुप जाता है ताकि यहाँ पे न्यू टेरर को उसके बारे में पता न लगे। मैं इसे बिल्कुल बेईमानी नहीं कहूंगा क्योंकि असैसिन्स का काम ही होता है छुपना। साथ ही में अगर तुम लोगों को यहाँ हो तो फिर यहाँ पे बैक स्टैब एक एम्बुश अटैक के तरीके काम करती है, इसलिए फैंग यहाँ पे एक ईंट उठा लेता है। ये चेक करने के लिए जब वो यहाँ पे एम्बुश स्टेल्थ स्ट्राइक का इस्तेमाल करेगा तो फिर अटैक बोनस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि अटैक पावर कितनी बढ़ जाएगी। इसके बाद उसका यहाँ पे कूल डाउन जैसे ही खत्म होता है तो वो शैडो स्नेक के साथ साथ बैक स्टैब का भी इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ पे अटैक पावर दोबारा आगे बढ़ती है और वो ईंट से ही यहाँ पे न्यू टेरर के मुंह के ऊपर उसे दे मारता है। इससे न्यू टेरर को दोबारा यहाँ पे 280 का डैमेज पड़ता है जो काफी था। इसके बाद क्या था, फैंग बन जाता है अपना कश्मीरी ईंट का जवाब पत्थर से देता है। वो खटाखट पत्थर ही मारता रहता है। इसके बाद सिंसिप्ट होकर यहाँ पे लीडर बोर्ड के ऊपर आ जाता है टाउन के अंदर, जहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे
शैडो ही था, क्योंकि उसने यहाँ पे सबसे पहले सेकंड लेवल को यहाँ पे अचीव किया था। इसको देख के वो सभी प्लेयर हैरान हो जाते हैं कि गेम को शुरू हुए सिर्फ 2 ही 3 घंटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बंदे ने यहाँ पे सोलो एक बॉस को हरा दिया। क्या कोई मुझे इस प्रो से मिलवा सकता है? शायद से ये मेरी यहाँ पे ऊंचाई की सीढ़ी बन जाए। वह पे ये जो लड़की थी तुम्हें याद ही होगी, इसने यहाँ पे फैंग का नाम देख लिया था, तो फिर इसे एक झटके के अंदर समझ में आ जाता है कि यहाँ पे फैंगी है, इसने यहाँ पे बॉस को हराया है और उसने यहाँ पे सेकंड लेवल को अचीव कर लिया। हालांकि कुछ लोगों को कहा था कि ये कोई गड़बड़ी वड़बड़ी हो सकती है। साथ ही में हम लोग कपल को भी देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि उस मकड़ी को हराया किसने। पक्का वो असैसिन ही होगा जो हमारे आंखों के सामने से गायब हो चुका होगा। फैंग के पास नोटिफिकेशन आता है क्योंकि उसने यहाँ पे न्यूट्रल को हरा दिया है। उसे 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं 2 एवोल्यूशन पॉइंट में, और साथ ही में उसके लेवल को यहाँ पे सभी लोगों के सामने दिखा दिया जाता है। साथ ही में फैंग को यहाँ पे 46 दिन का लाइफ स्पैन मिलता है जो कि ट्रेडेबल है, और एक स्किल बुक भी मिलती है जिसका नाम ग्रीडी हैंड था और ये ब्रोंज लेवल की थी, और साथ ही में कॉर्सिव ड्रैगर भी जिसकी अटैक पावर 35 थी और एजिलिटी 4, जिससे यहाँ पे उसके इतने पॉइंट बढ़ जाएंगे। फैंग हम लोगों को यहाँ पे ग्रीडी हैंड के बारे में बताता है, ये स्किल जरूरी है तो फिर जान लो। ग्रीडी हैंड एक असैसिन बुक स्किल है। इसको पढ़ने के बाद में फैंग यहाँ पे इसका इस्तेमाल मॉन्स्टर्स का जो ड्रॉप आइटम होता है उसे 20% से बढ़ा सकता है, जिससे उसको यहाँ पे 20% एडिशनल लूट मिलेगी, यानी कि ज्यादा लूट मिलेगी। फैंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे एक ब्रोंज लेवल का बॉस उसे यहाँ पे गॉड अटायर की असैसिन स्किल दी जाएगा। फैंग हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे जो 20% की एडिशनल लूट मिलती है ये कोई मजाक नहीं है। वो हम लोगों को पास्ट लाइफ का एग्जांपल देते हुए बताता है कि उसके पास्ट लाइफ में एक बंदा था जिसका नाम गॉड स्लेयर था। उसका यहाँ पे कॉम्बैट लेवल को ज्यादा अच्छा नहीं था, एवरेज सही था, लेकिन उसके पास यहाँ पे ग्रीडी हैंड की स्किल आ चुकी थी। इसके बाद वो यहाँ पे कुछ गिने चुने प्लेयर्स में से एक बन चुका था, क्योंकि वो यहाँ पे जब भी किसी बॉस को टेक डाउन करता तो फिर उसे यहाँ पे एडिशनल लूट मिलती और उस एडिशनल लूट के अंदर कई सारे स्पेशल आइटम मिलते, जिससे यहाँ पे उसका कॉम्बैट और एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था। फिर हम लोगों को बताता है कि भले इसका एक्टिवेशन रेट यहाँ पे 20% है, लेकिन अगर उसको यहाँ पे अल्टीमेट एवोल्यूशन टैलेंट के साथ में मिला दे तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ सकती है और उसके पास यहाँ पे इनफिनाइट लूट हो सकती है। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होगे कि भाई लगातार बातें ही करता जा रहा है, तो मैं क्या करूँ यार। मन भाई ऐसे है, लेकिन जब एक बार रफ्तार पकड़ लेगी तो तुम भी खुश हो जाओगे कि वाह मजा ही आ गया। खैर इसके बाद सिंसेटो के रियल लाइफ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे हम लोग सायो को देखते हैं और उसके एक फ्रेंड जो कि उसे कह रही थी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारा है, तुम माफी मांग लो यार। वो सच में काफी ज्यादा गुस्सा होगा। गलती हमारी थी कि हम लोगों ने बिना बताए स्कूल में बंक मार दिया और सॉन्गफी के कॉन्सर्ट में चले गए उसे सपोर्ट करने के लिए। हालांकि सायो साफ मना कर देती है कि वो बिल्कुल भी माफी नहीं मांगने वाली है। गलती यहाँ पे फैंक है, उसने उसे मारा है तो फिर यहाँ पे फैंक को आके उससे माफी मांगनी चाहिए। इस पे सायो की फ्रेंड आगे से नाराज होते हुए कहती है कि वो तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करता है और मुझे कभी कभी जलन होती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई कैसे है। लेकिन सायो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो आगे से कहती है कि सॉन्गफी उसके लिए काफी है, उसे कोई भाई नहीं चाहिए। फिर इसके बाद जब ये लोग कॉरिडोर के अंदर पहुंचते हैं तो फिर सामने की तरफ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। जब ये लोग अंदर जाके देखते हैं तो फिर एक बंदा भाई सो गया था क्लास के अंदर ही। ये हैरानी की बात नहीं थी, वो बंदा ट्रांसपेरेंट हो गया था। टीचर चश्मा सेट करते हुए कहता है कि साला मेरी आंखें खराब है कि ये साला ट्रांसपेरेंट हो रहा है, आर पार दिख रहा है मुझे इसके। खैर वो लड़की वहां पे उन सभी लोगों से पूछती है कि इसे क्या हुआ, ये ट्रांसपेरेंट कैसे बन गया भाई। ट्रांसपेरेंट का मतलब एक तरीके से आर पार देखना। इस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है ये तो कहा था कि सोने के लिए जा रहा हूं, पता नहीं ये क्रिस कैसे बन गया यार, साला ट्रांसपेरेंट हो गया, पूरा गायब होता यार, आधा अधूरा क्यों हुआ ये। खैर यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट वाला केस अकेला नहीं था, पूरी दुनिया के अंदर भी इसी तरीके से कई सारे लोग गायब हो रहे थे। ये अजीबोगरीब चीज को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फिनोमेनन नाम दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि अगर तुम सो गए तो फिर तुम सेमी ट्रांसपेरेंट फैंटम स्टेट में चले जाओगे और किसी को नहीं पता कि ये चीज क्यों हो रही थी, तो पता लगाओ ना, इसी चीज को तो पैसे लेते हो। खैर इसके बाद सायो की दोस्त आगे से कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताना पड़ेगा कि वो लोग सोए नहीं तो ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे। साथ ही में वो यहाँ पे सायो से कहती है कि तुम भी अपने भाई को बता दो, लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो आगे से कहती है बाहर में जाए, वो अगर उसके जैसा बंदा इस दुनिया के अंदर ना रहे यानी कि निपट ही जाए तो ही बढ़िया रहेगा। इसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए ग्रेडी हैंड को इवॉल्व कर देता है। इससे वो यहाँ पे ब्रोंज से सीधा गोल्ड लेवल पे फिर से हो जाता है। इसकी मदद से यहाँ पे फैंग को जो एडिशनल लूट 20% मिलनी थी अब वो 70% मिलेगी। इसके बाद फैंग यहाँ पे ग्रेडी हैंड का इस्तेमाल करता है और जब वो लूट करता है तो फिर उसे यहाँ पे 70% लूट मिलती है। इसकी वजह से उसे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और साथ में जो ट्रेडेबल लाइफ स्पैम होता है वो भी बढ़ जाता है। फैंग को अच्छे से पता था कि अब तक यहाँ पे सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि जो भी लोग यहाँ पे सो जाएंगे वो यहाँ पे गेम के अंदर खींच लिए जाएंगे। इसलिए फैंग को यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ानी थी, क्योंकि जैसे ही लोग यहाँ पे आएंगे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे तो फिर ये पता चलने में उन्हें देर नहीं लगेगी कि वो लोग गेम की स्किल्स को यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर एक्सट्रैक्ट यानी कि लेके जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रियल वर्ल्ड के अंदर जो chaos मचेगा उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब अगर तुम लोगों को यहाँ पे गेम की स्किल्स को रियल वर्ल्ड के अंदर लेके जाना है तो फिर तुम्हारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला तुम्हारे पास यहाँ पे लेवल 10 होना चाहिए और दूसरा कि तुम्हारे पास इनफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैम होना चाहिए, जिनकी मदद से ही तुम यहाँ पे स्किल्स को खरीद पाओगे रियल वर्ल्ड के अंदर और तब तुमका रियल वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल कर पाओगे। फिर इसी तरीके से बात करते हुए किनारे पे आ जाता है और उसे नीचे दिखाई देता है कि कुछ लोग यहाँ पे स्प्रिंट प्रेडेटर के साथ में फाइट कर रहे थे जो कि यहाँ पे लेवल 2 पे था। और उस टाइम पे फैंग की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जिसका नाम वैंग फेंग था, जो स्प्रिंट प्रेडेटर के साथ में फाइट कर रहा था। फैंग आगे से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे इसके साथ मिल जाऊंगा। यहाँ पे मैंग के पास भी हिडन क्लास था जिसका नाम होली शील्ड वॉरियर था। मैंग आगे से यहाँ पे अपनी होली शील्ड का इस्तेमाल करता है और वो इजीली प्रेडेटर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद इनकी टीम के अंदर जो मैजिशियन थी वो यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए प्रेडेटर के ऊपर अटैक करती है और इसके एक हाथ को बुरी तरीके से घायल कर देती है। यहाँ पे जो मैजिशियन थी वो भी यहाँ पे हिडन क्लास प्रोफेसर थे जिसका नाम प्रोफेट था, एक तरह से पुजारी या फिर कुछ भी हो। अब इस हिडन क्लास की मदद से यहाँ पे ये लड़की जो भी स्पेल डैमेज करेगी वो दुगुना पड़ेगा किसी रेगुलर मेज के मुकाबले में। साथ ही में फैंग को पता चलता है कि वैंग टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पे हिडन प्रोफेशन वाले हैं, जैसे कि हिडन क्लास का आर्चर, दी शार्प आइड शूटर जो कि एक बार में यहाँ पे 2 एरो शूट कर सकता है जिनकी रैपिड स्पीड नॉर्मल से ज्यादा होगी। साथ ही में प्रीस्ट क्लास का हिडन प्रोफेशन, दी ऑर्कल प्रीस्ट, जिसकी हीलिंग पावर यहाँ पे रेगुलर प्रीस्ट के मुकाबले में दुगुनी है और ये एक बार में पूरे ग्रुप को ही हील कर सकता है। इनका जो आर्चर था वो यहाँ पे अपने एरो से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेडेटर की स्पीड काफी ज्यादा थी इसलिए वो यहाँ पे अटैक को इजीली डॉज कर पा रहा था। इसके बाद वो यहाँ पे वैंग के ऊपर एक स्लैश मारता है तो वैंग शील्ड की मदद से ब्लॉक तो करता है लेकिन दूर जाके गिरता है। इसके बाद प्रीस्ट अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वैंग को हील करने लगता है, लेकिन ये लोग हारते जा रहे थे। इनके लॉन्ग रेंज अटैक बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे प्रेडेटर की स्पीड की वजह से और शॉर्ट रेंज में इन्हें घाटा हो रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा हैवी ब्लोज मार रहा था इन लोगों के ऊपर। खैर वो सभी लोग यहाँ पे अटैक करते रहते हैं वैंग के ऑर्डर पे, लेकिन फैंग हम लोगों को बताता है कि ये काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, काफी अच्छा लीडर है, लेकिन ये एक चीज बोल रहा है कि जंगलों के अंदर बैटल जितना लंबा चलता है उतने ही ज्यादा मॉन्स्टर खींचे चले आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दलदल के बने हुए मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन मॉन्स्टर्स का नाम यहाँ पे करप्टर है जिनका लेवल 2 है। ये दिखने में तुम्हें दलदल के तरीके लगेंगे लेकिन इनके पास यहाँ पे रेंज अटैक रहता है, यानी कि लंबे वार करते हैं। ये एक हिडन क्लास का वॉरियर यहाँ पे उन रेत वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इनका डिफेंस काफी ज्यादा हाई था। उस बेचारे की शॉट यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स के अंदर फंस जाती है, जिसके बाद वो अपने मुंह से यहाँ पे एक उल्टी तरीके का अटैक करते हैं और उन्हें अपने दलदल
जंगल के अंदर फंसाने लगते हैं। एक मॉन्स्टर यहाँ पे मैजिशियन के पीछे पड़ जाता है तो वो जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगती है कि भागो रे। उसी टाइम पे फैंग इन लोगों की मदद करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश मारता है और इजीली उसे यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वन शॉट के अंदर ये मॉन्स्टर को कैसे टेक डाउन कर सकता है। हिडन क्लास का जो वॉरियर था उसे यकीन नहीं हो रहा था और तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ रहा था तो फैंग उसके ऊपर भी अटैक करता है और उसे इजीली यहाँ पे टेक डाउन कर देता है। इसको देख के अब यहाँ पे उस वॉरियर को यकीन हो जाता है कि हाँ कोई यहाँ पे वन शॉट का इस्तेमाल कर सकता है। और फिर वो सभी लोग वैंग से पूछ रहे थे कि तुमने किसी असैसिन को भी हायर किया था क्या भाई। इस पे वैंग आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो भी ये साला हमारी साइड पे है तो बढ़िया है। अब इसके बाद यहाँ पे सिर्फ प्रेडेटर बच चुका था इसलिए वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फैंग ने भी जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पे टेक डाउन किए थे तो फिर उसे यहाँ पे उनकी लूट मिलती है, लेकिन ग्रीडी हैंड की मदद से वो लूट यहाँ पे 70% से बढ़ जाती है। अब इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस पैसे वैसे ही मिलते हैं। बस उसे यहाँ पे एक नई स्किल बुक मिलती है जिसके अंदर वेनम डार्ट था। ये उसकी एक नई स्किल है। वेनम डार्ट भले एक कॉमन स्किल है लेकिन काफी ज्यादा ओपी है। सिल्वर जो है वेनम डार्ट के ऊपर जो तीरे रहेंगे उनके ऊपर यहाँ पे वेनम लगा रहेगा और अगर फैंग इनका इस्तेमाल 14 मीटर के अंदर में करता है तो फिर 120 का डैमेज होगा, लेकिन ये जो डैमेज है वो 5 सेकंड के लिए लगातार लगता ही रहेगा, यानी कि टोटल 600 का डैमेज लगेगा एक डार्ट के अंदर। और कूलडाउन इसका काफी ज्यादा कम है 5 सेकंड के बाद वो दोबारा इनका इस्तेमाल कर पाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रेडेटर को देखते हैं जो कि यहाँ पे वैंग के ऊपर भारी पड़ने लगता है और वो वैंग के अंदर अपने हाथ घुसा के उसे ऊपर उठा लेता है। ये सभी लोग उसे लगातार हील करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हीलिंग इफेक्ट किसी काम का नहीं था और उसी टाइम पे फैंग यहाँ पे वेनम डार्ट का इस्तेमाल करता है और वो उसको डायरेक्ट यहाँ पे प्रेडेटर के माथे के अंदर ही घुसा देता है। इससे यहाँ पे प्रेडेटर की जो हेल्थ थी वो यहाँ पे एक झटके के अंदर आधी हो जाती है। इसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा अटैक था भाई, आधी एचपी ही बॉस की निकल गया ये तो। और जैसा कि हमें पता है कि डार्ट यहाँ पे 5 सेकंड के लिए लगातार डैमेज मारते ही रहता है तो फिर देखते ही देखते प्रेडेटर यहाँ पे पॉइजन की वजह से कमजोर हो जाता है और अपने आप में ही हार आ जाता है। फैंग ने यहाँ पे प्रेडेटर के ऊपर 90% का डैमेज दिया है तो फिर उसे 90% लूट मिलती है, बाकी जो 10% की है वो यहाँ पे वैंग को मिल जाएगी उसकी टीम को। वहाँ पे फैंग इस वेनम डार्ट स्किल से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि ये उसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल वेपन हो सकता है। वहाँ पे उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके टाइम पे यहाँ पे कोई ऐसा भी प्लेयर है जो कि यहाँ पे वन शॉट के अंदर किसी प्रेडेटर जैसे मॉन्स्टर को इजीली यहाँ पे डिफीट कर सकता है। फैंग यहाँ पे खड़ा होता है और वो यहाँ पे फैंग को शुक्रिया कहता है उन सभी लोगों की मदद करने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। फैंग इन लोगों को जवाब भी देता है ये कहते हुए कि मुझे शुक्रिया, जंगल के अंदर किसी के ऊपर भी भरोसा न किया करो, खासकर इंसानों के ऊपर। तो फिर वैंग इस बात को तुरंत समझता है और वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि उसका नाम वैंग मैंग है। अगर फैंग को किसी भी चीज की जरूरत है तो फिर वो यहाँ पे उसे मिल सकता है, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ से टाउन के लिए निकल जाते हैं। फैंग हम लोगों को बताता है कि वैंग यहाँ पे एक काफी ज्यादा समझदार इंसान है और ऊपर से वो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल बंदा भी है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काम करता है और उसके पास यहाँ पे कई सारे रिसोर्स भरे पड़े हैं, यानी कि पैसे की कमी नहीं है बंदे के पास में। इसलिए फैंग यहाँ पे उसके पास कुछ अपनी अनयूज्ड लूट को बेच सकता है जो चीजें उसके काम की नहीं है। जिसके बाद फैंग यहाँ पे ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है तो फिर उसकी लूट यहाँ पे बढ़ जाती है। इसी के साथ फैंग यहाँ पे जो लूट थी वो पूरी तरीके से भर जाती है, यानी कि उसकी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है। अब उसे टाउन में जाके अपने सभी इक्विपमेंट को बेचना पड़ेगा जिनका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बेसिकली रैंडम लूट मिलती है, किसी भी क्लास की कोई भी चीज मिल सकती है लूट के अंदर। इसके बाद हम लोग वैंग की टीम को दोबारा देखते हैं और ये लोग दोबारा एक मॉन्स्टर के ग्रुप के साथ भिड़ गए थे। ये लोग दोबारा यहाँ पे प्रेडेटर का शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे निपटने वाला था तो फिर यहाँ पे दोबारा से करप्ट मॉन्स्टर आ चुके थे जो कि एक साथ मिलकर इन लोगों की फील्डिंग सेट कर देते हैं और ये लोग दोबारा हारे जाते हैं। लेकिन उस हार पे यहाँ पे मोहर लगाने के लिए एक दूसरा मॉन्स्टर आया था जिसका लेवल यहाँ पे 3 था और वो इजीली यहाँ पे इन लोगों के ऊपर अपने एनर्जी वेव से अटैक करता है जिसको ये लोग रोक नहीं पाते और एक झटके के अंदर ही एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद लोग दोबारा टाउन के अंदर अपनी आंखें खोलते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हमेशा जब भी कुछ मॉन्स्टर बच जाते हैं तो फिर हमेशा नए नए मॉन्स्टर आ जाते हैं। वहीं पे इन लोगों को पता चला था कि अगर इन लोगों को इस गेम को छोड़ के जाना है, यानी कि रियल लाइफ में उठना है, तो फिर इन्हें लेवल 3 को अचीव करना पड़ेगा, तभी ये लोग यहाँ पे गेम को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन वही चीज इन लोगों के लिए काफी ज्यादा टफ हो रही थी। ये लोग एक मॉन्स्टर तो मार नहीं पा रहे हैं, लेवल 3 तो दूर की बात है। इसलिए ये लोग आपस में ये बात करने लगते हैं कि इन लोगों को और भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, 6 या फिर 4 की टीम भी काफी नहीं होगी। जिस पे बंदा आगे से बताता है कि उसने यहाँ पे 10 लोगों की टीम देखी थी, लेकिन वो लोग भी यहाँ पे एक मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पके, वो लोग पूरी तरीके से यहाँ पे हार गए। इसके बाद हम लोग इस बो वाली लड़की को दोबारा देखते हैं और ये लोग यहाँ पे दोबारा हार चुके थे। ये इनका तीसरी बार था। इन लोगों को भी पता था कि यहाँ पे लेवल 3 को अचीव करना पड़ेगा गेम को छोड़ के जाने के लिए। तो ये लोग कहते हैं कि इन लोगों को यहाँ पे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। इसी तरीके से लेवल 3 को पहुंचने में और ये लोग जितनी भी बार हारे थे इन लोगों को आधे साल का ट्रेडेबल लाइफ खत्म होती जा रही थी। तभी वो लड़की यहाँ पे रैंकिंग लिस्ट की तरफ देखती है तो फिर यहाँ पे शैडो लेवल 3 पे पहुंच चुका था। वैंग दूसरे नंबर पे था, हालांकि उसका लेवल 1 ही था। जिसके बाद यहाँ पे कोई बालाला करके एक और वॉरियर था जिसका लेवल यहाँ पे 1 था। इस लड़के की बुद्धि काफी ज्यादा तेज चलती है, इसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे फैंग को गेम के बारे में कुछ ना कुछ सीक्रेट पता है, तभी वो यहाँ पे लेवल 3 के ऊपर इतनी जल्दी पहुंच चुका है। इसके बाद अपने चेले से कहती है कि जाओ जाके ये बात हर जगह पे फैला दो कि अगर शैडो इन लोगों की मदद करता है इन्हें लेवल 3 में पहुंचाने में, तो फिर जब ये लोग रियलिटी के अंदर रियल लाइफ में मिलेंगे तो फिर ये लड़की यहाँ पे शैडो को 10 मिलियन कैश देगी। हालांकि ये मन के अंदर कहती है कि उसे तुम अपनी जुत्ती भी ना दो, 10 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है। मीनवाइल हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि इजीली यहाँ पे छोटे मोटे मॉन्स्टर को सिर्फ वेनम डार्ट की मदद से ही निपटा दे रहा था और साथ ही साथ लूट और एक्सपीरियंस को यहाँ पे बटोरे जा रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके बाद वो यहाँ पे ग्रीडी हैंड के स्किल को और भी ज्यादा अपग्रेड कर लेता है और वो यहाँ पे प्लेटिनम जेट लेवल पे ले आता है। इससे यहाँ पे उसका जो लूट एक्सपीरियंस था, सॉरी परसेंटेज था, वो यहाँ पे 160 से ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर धीरे धीरे करके उसे यहाँ पे 200% तक लेके जा सकता है। अब उसी टाइम पे फैंग की नजर यहाँ पे उस बॉस के ऊपर पड़ती है जिसने यहाँ पे वैंग की टीम को दोबारा वाइप आउट कर दिया था। हमें इस बॉस के नाम के बारे में बताया जाता है तो इसका नाम डायमंड था और ये ब्रोंज लेवल का बॉस था और इसने यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स को वाइप आउट कर दिया था। तो फिर उनका जो लाइफ एसेंस था ये उन्हें एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था और बहुत जल्दी यहाँ पे सिल्वर लेवल के बॉस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वहाँ पे फैंग अभी इसके साथ फाइट नहीं कर सकता है क्योंकि इसका बैकपैक पूरी तरीके से फुल है। अगर उसे लूट मिलेगी तो वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी, इसलिए वो इस जगह को यहाँ पे मार कर देता है। अभी के लिए वो टाउन में वापस लौट जाता है ताकि वो अनयूज्ड सामान को बेच के अपने बैग को खाली कर सके। वहाँ पे उस लड़की ने ये बात पूरी जगह पे फैला दी थी कि अगर वो यहाँ पे सॉरी अगर शैडो यहाँ पे उसकी मदद करता है तो रियलिटी में लौटने के बाद वो उसे 10 मिलियन कैश देगी। इस पे सभी लोग इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं क्योंकि रियलिटी में लौटने के बाद किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। और तुम भी ना करना, ऑनलाइन कितना भी अच्छा दोस्तों ऑफलाइन बोले जाना ही नहीं। फिर भी लगता है कि ये जिगरी है, इसके अंदर से मुझे जिगरी वाली बू आती है, तो फिर किसी जगह पे जाना जो भीड़ भाड़ की जगह हो और तुम्हारे घर से ज्यादा दूर ना हो, ना ही उसके। और इसको सेफ्टी कहते हैं। कई सारे मर्डर केस हुए इसी तरीके से रिलेटेड, निपट जाओगे किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर वाले तुम्हें सी कहेंगे कि फालतू से गेम के चक्कर में निपट गए। फिर इसके बाद यहाँ पे फैंग आता है जिसके बाद वो यहाँ पे सेल ऑप्शन चूज करता है और वहीं पे अपना बोरिया बिस्तर डाल के बैठ जाता है और आओ सामान ले जाओ कहते हुए। वहीं पे सभी लोग फैंग के सामानों को देख के हैरान हो चुके थे क्योंकि वो अचानक से आया था और वो यहाँ पे ब्रोंज लेवल के गियर को बेच रहा था जो कि फुल सेट था। साथ ही में वो हाई लेवल की बुक्स को भी बेच रहा था और धीरे धीरे करके यहाँ पे सभी लोगों को फैंग के नाम के बारे में पता चल जाता है जो कि शैडो ही था। अब इसके बाद शैडो के पास यहाँ पे एक मैजिशियन आती है जो कि उसे कहती है कि उसके पास यहाँ पे आइस कैन स्पेल है। फैंग उसे कहता है कि हाँ, लेकिन उसके लिए
लिए तुम्हें यहाँ पे 100 दिनों का ट्रेडेबल लाइफ देना पड़ेगा। वो मैजिशियन फ्रैंक से कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही हाई नहीं है, थोड़ा सा सस्ता करो। लेकिन फ्रैंक उल्टा उसको समझा देता है कि यहाँ पे जो आइस कॉन स्पेल स्किल है वो यहाँ पे नॉर्मल मैजिशियंस की जो स्पेल कास्ट करने की स्पीड होती है उसे बढ़ा देता है, जिससे यहाँ पे मॉन्स्टर की एलिमिनेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी, यानी कि खत्म करने की, जिससे यहाँ पे उसे लाइफ स्पैम जल्दी जल्दी मिलेगा। इसलिए 100 दिनों का लाइफ स्पैम पहले ही काफी ज्यादा सस्ता है। तो फिर वो मैजिशियन यहाँ पे फ्रैंक से कहती है कि मैं तुम्हें रियलिटी में पैसा दे सकती हूँ। तो फ्रैंक उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है तो फिर तुम यहाँ पे दूसरे प्लेयर से ये ट्रेडेबल वाला बिजनेस करो, मुझसे नहीं। मुझे यहाँ पे तुम्हारा नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ही चाहिए, वो भी गेम वाला। तो वो लड़की सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है और अपनी टीम से पूछती है कि वो लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, जिनमें से टीम को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो लोग तुरंत ही यहाँ पे जो लाइफ स्पैम ट्रेडेबल वाला था उसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे ये स्किल की जरूरत थी ताकि वो लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे इस गेम को छोड़ के रियलिटी के अंदर वापस लौट सके। इसलिए वो मैजिशियन आगे बढ़ती है और फ्रैंक के साथ ये डील कर लेती है 100 डेज के लिए अपने ट्रेडेबल लाइफ को सेल करके वो यहाँ पे आइस कॉन स्पेल स्किल को खरीद लेती है। इसके बाद यहाँ पे वो भूरे बाल वाली लड़की आती है जो कि फ्रैंक से कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसके बाद वो फ्रैंक से एक तरीके से रिक्वेस्ट नहीं उसे ऑर्डर दे रही थी, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक मौका दे रही हूँ, मुझे यहाँ पे लेवल 3 तक अचीव करो, रियलिटी में लौटने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे 10 मिलियन कैश दूंगी। जिस पे अब सभी लोगों को यकीन होने लगता है कि उन लोगों ने ये जो सुना था 10 मिलियन वाली बात ये सच में है शैडो के लिए। फ्रैंक हम लोगों को यहाँ पे इस लड़की के बारे में बताता है, इसका नाम जियांगली है। फ्रैंक के पास लैब में ये एक तरीके से क्रिमिनल गैंग की लीडर हुआ करती थी, जिसको यहाँ पे बाद में अथॉरिटीज ने यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया, यानी कि इनके गैंग के साथ इसका भी नामो निशान मिटा दिया। जियांगली यहाँ पे फ्रैंक से कहती है कि उसके फादर यहाँ पे जियांग इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे किसी से भी पूछ सकता है, रियलिटी में लौटने के बाद में उसे पक्का यहाँ पे पैसे दे देगी। फ्रैंक यहाँ पे इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ी हुई थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे रियल कैश का बहाना बना के लोगों को फंसा लेती है ट्रेडेबल लाइफ खरीदवा के। इसके बाद वो उन सभी लोगों को यहाँ पे किडनैप कर लेती है रियलिटी के अंदर और उन्हें स्लेव की तरीके अपने लिए काम करवाती है, और जो लोग भी इसका कहना नहीं मानते हैं वो लोग यहाँ पे गायब हो जाते हैं। इसलिए फ्रैंक ऑफ कोर्स यहाँ पे उसे मुंह पे मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे ऑफर अच्छा लगा लेकिन मुझे नहीं चाहिए। जियांगली शैडो से कहती है कि तुम भले यहाँ पे गेम के अंदर स्ट्रॉन्ग हो लेकिन रियल लाइफ में किसी को भी नहीं पता कि वहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे राजा बना दूंगी, राजा, घर, गाड़ियाँ, औरतें, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। फिर आगे से कहता है आई एम दी गुनर, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। वो मन के अंदर सोचता है कि कैश जल्द यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा, ट्रेडेबल लाइफ यहाँ पे यूनिवर्सल करेंसी के अंदर बदल जाएगी थोड़ी देर में। जियांगली अब यहाँ पे थोड़ा सा चिढ़ जाती है तो वो फ्रैंक को यहाँ पे गद्दार, कुत्ता ये सब कहने लगती है, ये कहते हुए कि तू मुझे रियलिटी में मिल, तेरे को बताती है मैं। फ्रैंक उसे घूरते हुए कहता है कि मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तेरी जो लाइफ होगी वो 0 पे चली जाएगी, फिर तू रियलिटी के बारे में भूली जा, तू गेम के अंदर ही नहीं सर्वाइव कर पाएगी। वो फ्रैंक के अंदर से निकलता हुआ ऑरा को देख के ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, इसलिए जियांगली और उसकी टीम यहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक यहाँ पे इसी तरीके से अपना बिजनेस करते रहता है और बहुत जल्दी वो यहाँ पे 527 के आसपास ट्रेडेबल लाइफ खरीद लेता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कुछ देर बाद में वो लोग यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ का इस्तेमाल रियलिटी के अंदर स्किल एक्सट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, और अभी तक किसी को इस बारे में भी नहीं पता है कि यही चीज यहाँ पे रियलिटी के अंदर बहुत बड़े कोलैप्स को जन्म देगी। क्योंकि फ्रैंक ने यहाँ पे सारा धंधा वंदा कर लिया था, इसलिए वो तुरंत यहाँ पे शैडो के अंदर गायब होता है और इन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है उस बीस्ट को मारने के लिए। इसके बाद हम लोग जियांगली को देखते हैं जो कि भागते हुए थोड़ा सा दूर पे आ जाती है और इसने यहाँ पे शैडो के ऊपर एकदम रखा ली थी। ये कहती है कि हरामी ने नहीं मुझे रिजेक्ट किया बल्कि मुझे धमकाया भी, एक बार ये रियलिटी के अंदर मुझे मिल जाए इसको ऐसा मारूंगी कि इसे पता ही नहीं चलेगा कि रियलिटी क्या है गेम क्या है। तब यहाँ पे जियांगली के पास में एक बंदा आता है जिसका नाम माओ था, जो कि यहाँ पे जियांगली से कहता है मैं यहाँ पे सेकंड लेवल पे हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ ट्रिक्स के बारे में पता है जिससे तुम जल्दी जल्दी लेवल अप कर पाओगे, मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। जियांगली आगे से पूछती है कौन से ट्रिक्स भाई, मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं है। जिसपे माओ आगे से कहता है कि ये मैं किसी को नहीं बताता लेकिन तुम मेरे सीनियर सिस्टर हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। माओ यहाँ पे जियांगली को वही बात बताती है कि यहाँ पे जो तुम्हें फ्री एटीट्यूड पॉइंट्स मिलते हैं तुम्हें यहाँ पे उन्हें सब एजिलिटी के अंदर ऐड कर देने चाहिए, जिससे तुम्हारी स्पीड मैक्स हो जाएगी और तुम मॉन्स्टर के हर एक अटैक को यहाँ पे डॉज कर पाओगे और लगातार उसके ऊपर अटैक करके उसे हरा दोगे। और जियांगली को भी इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि मॉन्स्टर के यहाँ पे अटैक ब्लोज काफी ज्यादा पावरफुल हैं, वो एक बार में ही आधा से ज्यादा डैमेज ले जाते हैं। इसलिए जियांगली यहाँ पे माओ के साथ हाथ मिलाने को राजी हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पे पोटेंशियल दिखाई देता है और वो माओ से कहती है कि तुम शैडो जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो लेकिन इस एडवाइस के लिए मैं यहाँ पे तुम्हें 5 मिलियन दे सकती हूँ, तुम्हें ये चीज पसंद आई? इसके लिए माओ तुरंत मान जाता है। ये कहते हुए कि शैडो को पक्का कोई मेंटल इशू होगा तभी वो यहाँ पे इतने ज्यादा पैसों को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग शैडो को देखते हैं जो कि यहाँ पे डैमेज का पीछा कर रहा था। जब तक शैडो उसके पास पहुंचता तब तक ये पहले यहाँ पे ब्रोंज से सिल्वर लेवल का बॉस बन चुका था। हालांकि वो भी यहाँ पे प्लेयर्स का जो लाइफ स्पैम था उसे एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था, वो खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा था सिल्वर से गोल्ड लेवल पे ले जाने के लिए, और कुछ ही घंटों के अंदर ये यहाँ पे गोल्ड लेवल पे पहुंच जाएगा। इसलिए फ्रैंक बिल्कुल भी वेट नहीं करता है। जिसके बाद वो वेनम डार्ट्स को बाहर निकालते हुए डायमंड के ऊपर सर के ऊपर धड़ से दे मारता है और उसे यहाँ पे 650 का डैमेज लगता है। जिसके बाद वो इसी तरीके से यहाँ पे 5 सेकंड के लिए डैमेज लगते ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद डायमंड को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो एक सिल्वर लेवल का बॉस है, उसकी एचपी यहाँ पे किसी भी नॉर्मल बॉस से दुगनी होनी चाहिए थी। इसके बाद डायमंड यहाँ पे अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए हाथों के अंदर एक प्लाज्मा बनाता है और उसे यहाँ पे पानी की बरसात के तरीके हर एक तरफ फैलाने लगता है। हम लोग फ्रैंक को देखते हैं जो कि यहाँ पे हर एक अटैक को डॉज करते हुए जा रहा था पेड़ करके छुपते हुए, और उसे यहाँ पे सिर्फ कुछ ही मिनट चाहिए थे क्योंकि 3 से 4 डॉट के अंदर ही वो यहाँ पे डायमंड का खेल खत्म कर सकता था क्योंकि वेनम डार्ट्स इतने ज्यादा पावरफुल है। लेकिन समस्या यहाँ पे फ्रैंक के लिए ये थी कि यहाँ पे डायमंड प्लाज्मा रेन का इस्तेमाल कर सकता है जो कि एक एरिया टाइप अटैक है, यानी कि एक एरिया फील्ड के अंदर वो अटैक लगना ही लगना है, फिर तुम चाहे कैसे भी डॉज कर लो। वह अटैक का डैमेज रेंज काफी ज्यादा हाई है, अगर उनमें से एक भी यहाँ पे फ्रैंक को हिट कर जाता है तो वो तुरंत ही नॉकआउट हो जाएगा। उस टाइम के लिए फ्रैंक यहाँ पे दिखाई दे जाता है तो डायमंड उसे नोटिस कर लेता है और उसके ऊपर यहाँ पे प्लाज्मा रेन से अटैक करता है। हालांकि वो तुरंत ही वहां से हटता है और उसे डॉज करके तुरंत ही यहाँ पे स्टेल्थ मोड के अंदर चला जाता है और दोबारा एक डार्ट को बाहर निकाल के डायमंड के सर के ऊपर दे मारता है, जिससे यहाँ पे उसे क्रिटिकल हिट लगता है। जिसके बाद उसी तरीके से 5 सेकंड के लिए डैमेज लगते रहते हैं और डायमंड की एचपी जैसे ही यहाँ पे एकदम नियरली खत्म होने वाली होती है तो वो जान बचा के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन फ्रैंक के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तुरंत यहाँ पे बैक स्टैब स्किल का इस्तेमाल करता है और पीछे से डायमंड के ऊपर हमला करके उसे यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे उसे लूटता है तो फिर उसे अच्छे खासे यहाँ पे एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाते हैं और साथ ही में लूट ही में। इसके बाद वो यहाँ पे ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे यहाँ पे और भी ज्यादा लूट मिल जाती है और उसका बैक पैक आधे से ज्यादा फुल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा चीजें खींचूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहे थे। इसके बाद सिंसिप्टो के यहाँ पे उसी मैजिशियन के ऊपर आ जाता है जो कि वैंग की टीम में है। इन लोगों ने यहाँ पे लेवल 3 को अचीव कर लिया था, इसलिए अब ये लोग रियलिटी के अंदर वापस जा सकते थे और सो की दोबारा गेम के अंदर वापस आ सकते थे। हालांकि ये जो मैजिशियन थी वो यहाँ पे फ्रैंक को यानी कि शैडो को इनवाइट करना चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पाए, जिसपे वो लोग कहते हैं कि हम लोग कीचड़ में नहा रहे थे उस टाइम पे, तुम्हें लगता है कि कोई हमें ज्वाइन करता वहाँ पे। अब उसी टाइम पे यहाँ पे जो रैंकिंग लिस्ट थी वो चेंज होती है, शैडो यहाँ पे लेवल 5 पे आ जाता है और बाकी सभी लेवल 3 पे थे। इसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने क्या
खाया है भाई कि सीधा लेवल 3 से लेवल 5 पे चला गया। 4 इसने गायब ही कर दिया। कुछ लोग आगे से कहते हैं कि अभी 10 मिनट पहले तो ये साला यहाँ पे बाजार लगा के सामान बेच रहा था, ये अचानक से कहाँ चला गया भाई। और सभी लोग अब यहाँ पे शैडो के बारे में ही बात करे जा रहे थे। हम लोग वैंग को देखते हैं और हमें पता है कि वैंग एक सरकारी नौकर है, तो वो सबसे पहले अपनी टीम से कहता है कि हमें इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, सबसे पहले वापस लौटते हैं, सबसे पहले फैमिली और फ्रेंड्स को इस गेम के बारे में बताते हैं कि ये झोला क्या है। और फिर वैंग को पहले अंदाजा लग चुका था कि ये बहुत जल्द ही दुनिया केओस के अंदर जाने वाली है, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी ताकि कोई भी प्रियजन यानी इनके फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को ज्यादा कुछ भी ना हो। फिर इसके बाद हम लोग वैंग को रियलिटी के अंदर देखते हैं और वैंग एक पुलिस ऑफिसर है शायद से। वो सभी लोग वैंग को लेटा के उससे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम तो सो गए थे ना अचानक से। वहाँ के जितने भी ऑफिसर थे वो सभी वैंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो चुका, तो तुम 2 दिनों से सो ही जा रहे हो। लेकिन वैंग उन लोगों को अभी कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि सबसे पहले हर किसी को यहाँ पे इकट्ठा करो, बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है। फिर इसके बाद वैंग अपने डिपार्टमेंट के अंदर हर किसी को इस गेम के बारे में बताता है और उसने गेम के अंदर जो कुछ भी किया था, जैसे कि हिडन प्रोफेशनल्स की पार्टी बनाई, और साथ ही में वो उन लोगों को यहाँ पे शैडो दी फैंग के बारे में भी बताता है कि उसने यहाँ पे उन लोगों की एक बार जान बचाई थी, और साथ ही में वो लेवल 3 पे था और अचानक से लेवल 5 के अंदर चला गया। यहाँ पे फैंग के ऊपर जो पोस्ट पे था वो यहाँ पे फैंग की बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा था, इसलिए वो यहाँ पे वैंग से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये शैडो कौन है और इसने ये सब कुछ कैसे किया। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इन लोगों ने वैंग की बात इतनी ज्यादा सीरियस कैसे ले ली, तो बाय द वे दुनिया के अंदर हर कोई इतने टाइम पे बेहोश हो रहा है और हर कोई गेम के बारे में ही बोल रहा है। इंडिया के तरीके थोड़े नहीं कि गांजा फूक के आया है बोल देंगे। इस पे वैंग आगे से बताता है कि वो अचानक से लेवल अप इसी वजह से कर पाया होगा, शायद से उसने किसी पावरफुल बॉस को हराया होगा। इस पे कुछ लोग आगे से पूछते हैं कि वो पिछले कई घंटों से गेम ही के अंदर है, क्या वो अभी तक रियलिटी के अंदर वापस नहीं आया, क्या उसे अपनी फैमिली को इस बारे में नहीं बताना है। इस पे वैंग आगे से कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, शायद से उसके पास फैमिली ही ना हो। वहीं पे इन लोगों के बीच में फीमेल कैरेक्टर थी जो कि आगे से एकदम सही गैस करती है, ये कहते हुए कि ये शैडो असल में एक टाइम ट्रैवलर भी हो सकता है। ऐसा होता नहीं कि यहाँ पे जो टाइम ट्रैवलर्स होते हैं वो अनाथ होते हैं और एकदम जल्दी जल्दी लेवल अप कर लेते हैं। इस पे सभी लोग इसे एकदम डिसअपॉइंट नजरों से देखते हैं, तो वो आगे से कहती है कैसी तो कर रहे हो यार, तुम लोग कुछ बोल ही कहाँ रहे हो। जिस पे यहाँ पे उसका चीफ कहता है कि किताबें थोड़ा कम पढ़ो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, एनीमे वैमने देखने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ का जो चीफ था वो इन सभी चीजों को एकदम सीरियसली लेता है, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे अबैंडन गॉड्स गेम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और यहाँ पे जो लोग ज्यादा बूढ़े लोग हैं वो लोग यहाँ पे सो तो गए लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आए, यानी कि बेसिकली जीवन त्याग दिया उन लोगों ने, ठीक है। लेकिन जो जवान लोग हैं वो रियलिटी में वापस आ रहे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। लेकिन कई सारे हैं जो गेम पे वापस ही नहीं आए, यानी कि उनका लाइफ स्पैन गेम के अंदर ही खत्म हो गया, तो वो हमेशा के लिए गेम के अंदर ही रह गए, यानी कि निपट गए। गेम के अंदर अगर तुम्हारा लाइफ स्पैन 0 हुआ तो रियलिटी के अंदर तुम निपट जाओगे। इसलिए ये लोग गेम को एकदम सीरियसली ले रहे हैं और आगे से कहते हैं कि जो लोग गेम खेल रहे हैं वो लोग गेम खेलते रहे और वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाते रहे और सबको बताते रहे। और साथ में ये लोग यहाँ पे एक प्रोफेशनल आर्मी भी बना लेते हैं जो कि यहाँ पे गेम के अंदर जाएगी और सारे काम धाम करेगी, क्योंकि इन्हें पता है कि बहुत जल्दी ये सभी चीजें रियल वर्ल्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फैलने वाली है और हर तरफ केओस मचता रहेगा। वहीं जिस लड़की ने यहाँ पे टाइम ट्रैवलर वाली बात की थी चीफ उसे यहाँ पे इस टीम का लीडर बना देते हैं जिसका नाम अनयू था। वहीं वैंग को यहाँ पे सब लीडर कह दिया जाता है जो कि यहाँ पे टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा। साथ में ये लोग यहाँ पे शैडो के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, अगर हम लोग कोशिश करें तो शायद से उसे यहाँ पे अपने बीच में रिक्रूट कर सकते हैं और इसलिए यहाँ पे उसने अनयू को चूज किया है क्योंकि वो यहाँ पे इन्वाइट करने या फिर रिक्रूट करने के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया है। वहीं चीफ उन लोगों को ये भी ऑर्डर देता है अगर हो सके तो फिर शैडो के रियल लाइफ आइडेंटिटी के बारे में भी पता लगाओ और जितना हो सके उतना ज्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। और सबसे जरूरी काम हम लोगों के लिए यही है कि हम लोग यहाँ पे सोशल स्टेबिलिटी बना के रखें, यानी कि वर्ल्ड के अंदर केओस न होने पाए। अब ये गेम यहाँ पे कई सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा था। बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो कि इस बारे में बात कर रहे थे कि जो भी लोग सो रहे हैं वो गेम के अंदर ही पहुंचे जा रहे हैं और सेम टाउन के अंदर उनकी शुरुआत हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे अपने पेरेंट्स को पबजी खिला रहे थे कि हाँ ऐसे गोली मारो, आप गाली तो साले को लूट लेके मारा, किल चोरी कर रहा है ये साला। उन लोगों ने आज तक गेम नहीं खोला, उन्हें ये सब चीजें सिखानी पड़ेंगी, नहीं तो वो लोग कभी भी इन चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। मीनवाइल हम लोग सहयोग को देखते हैं और अभी तक यहाँ पे फैंग ने इसे कोई मैसेज नहीं दिया, तो वो गेम से नहीं पा रहा है तो मैसेज क्या देगा। ऐसे उसको यहाँ पे चिंता तो नहीं, बस थोड़ी सी हैरानी हो रही थी क्योंकि जब भी वो अक्सर यहाँ पे उसके साथ लड़ाई कर लेती थी तो फैंग भागते हुए आता था उसे मनाने के लिए कि बाबू मान जाओ यार, ऐसी लड़ाई होती रहती है भाई बहनों के बीच में, पैर पैर नोच लेते हैं हम एक दूसरे का, हाथ पैर टूटना एक नॉर्मल सी बात है, WWE भी खेलते हैं हम लोग। लेकिन इस बार फैंग उसे यहाँ पे मनाने के लिए आया ही नहीं था, उसे कस के झापड़ मारने के बाद में। इसलिए सायू काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि यहाँ पे फैंग इसलिए इतना ज्यादा नाराज हो गया क्योंकि उसने यहाँ पे क्लासेस को बंक मार के सॉन्ग फी का कॉन्सर्ट अटेंड कर लिया। कर ये फैसला कर लेती है कि जब तक फैंग इसे 1000 बार माफी नहीं मांगेगा तब तक ये उसे माफ नहीं करेगी। इसके बाद यहाँ पे ठर की आंखों से ये सोचने लगती है कि ये दोबारा यहाँ पे फैंगी के कॉन्सर्ट के अंदर जा सकते हैं उसे देखने के लिए, और अगर किस्मत रही तो फिर ये दोनों यहाँ पे अबैंडन बाय गॉड्स गेम के अंदर भी मिल सकते हैं। पता नहीं यार, मैं जब भी यहाँ पे सॉन्ग फी को देखता हूँ मुझे कुछ कैरेक्टर्स याद आने लगते हैं रियल लाइफ के। वही पे सायू जब कॉन्सर्ट में गई हुई थी तो ये इस तरीके से टसुए बहा रही थी। तुम लोगों को दिल्ली दुसार वाला वो कॉन्सर्ट नहीं याद जिसमें वो फीमेल लड़की रो रही थी, वैसा ही सीन चल रहा है इस मानवा के अंदर। उसी टाइम पे सायू को याद आता है कि सॉन्ग भी तो सोता होगा ना यार अपनी स्किन का रूटीन रखने के लिए, वो भी शायद से गेम के अंदर गया हो, इसलिए सायू भी प्लान बनाती है कि आज वो सोएगी और गेम के अंदर जाएगी और गेम के अंदर यहाँ पे सॉन्ग फी से मुलाकात करेगी। लेकिन उससे पहले इसको यहाँ पे करना था लेवल अप ताकि ये सॉन्ग फी के सामने अपना रौबा बना सके। इसलिए एक लड़की को पकड़ती है अपनी क्लास का जो कि एक गेमर था और उसने यहाँ पे गेम के अंदर लेवल 3 को इजीली यहाँ पे अचीव कर लिया था। इसलिए वो यहाँ पे जैंगवी के पास मैसेज करती है और उससे पूछती है कि तुम कुछ एडवाइस देना चाहोगे गेम के लिए। हम लोग जैंगवी को देखते हैं जो कि एक ऑर्डिनरी बच्चा था, वो यहाँ पे यही सोचता है कि वो इस मौके का चौका उठा के यहाँ पे सायू को पटा सकता है। इसलिए वो यहाँ पे सायू को सारी जानकारी दे देता है कि सारे जितने भी पॉइंट तुम्हें मिले फ्री वाले वो सभी को एजिलिटी के अंदर डाल देना जिससे तुम यहाँ पे मास्टर के अटैक्स को डॉज कर पाओगे। वो पूछती है अगर मैं मेज क्लास के अंदर गई तब भी, तो जैंगवी आगे से कहता है ऑफ कोर्स चाहे तुम मेज में जाओ या फिर गरीब प्रोफेशन में तुम्हें यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स को एजिलिटी के अंदर ऐड करना ही पड़ेगा। तो सायू यहाँ पे फ्यूचर का देखती थी, वो आगे से पूछती है कि एजिलिटी के अंदर पॉइंट ऐड करने के बावजूद भी अगर मैं कुछ ना कर पाई तो जैंगवी आगे से कहता है कि चिंता ना करो, यहाँ पे जो भी लोग लेवल 5 के अंदर पहुंच पाएंगे या फिर जब टाउन यहाँ पे लेवल 5 के अंदर पहुंच जाएगा तो फिर यहाँ पे टाउन के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो जाएंगे, फिर तुम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगी और उनके साथ जाके लेवल अप कर पाओगी। अगर हो सके तो फिर मैं भी तुम्हें यहाँ पे पिकअप कर लूंगा। जैसे सायू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तकिया पकड़ के सो जाती है और साथ ही वो यहाँ पे किंग फैंग को गाली देते हुए कहती है कि तू अपने आप को सोच, इतना हीरो समझना है सोच, अपना एरोगेंट एटीट्यूड अपने पास रख। जब तू गेम के अंदर आएगा और मेरे को देखेगा कि मैं कितने ज्यादा लेवल अप आगे है तब तेरे को पता चलेगा कि तू कितना ज्यादा कमजोर और यूजलेस है। मीनवाइल हम लोग फैंग को देखते हैं जिसने एक और बॉस की फील्डिंग सेट कर दी थी और उसे यहाँ पे कई सारे पावरफुल आइटम्स मिले थे और उसे यहाँ पे एक डायमंड रिंग मिली थी जो कि गोल्ड था, जिसके जरिए वो यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं चाहे जो भी क्लास हो उसके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को बढ़ा सकता था। और ये काफी ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट है क्योंकि वो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। 28 फ्री एट्रीब्यूट्स हैं। साथ में फैंग को यहाँ पे एक और नई एबिलिटी मिलती है जिसका नाम यो डैश था। नाम ही नहीं दिया भाई, यही लिखा हुआ सीधा डिस्क्रिप्शन ही पेल दिया। खैर इस डैश एबिलिटी के चलते वो यहाँ पे एक झटके के अंदर ही टेलीपोर्ट कर सकता था कुछ मीटर्स के अंदर में, 15 मीटर्स के
अंदर में वो, जहाँ पे वो उसका इस्तेमाल करके कई सारे एनिमीज के ऊपर स्लाइसेस भी मार सकता है, जो उसके रास्ते के बीच में आएंगे। इसका कूल डाउन यहाँ पे 12 सेकंड है। इसके बाद फैंग यहाँ पे ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है, तो फिर वो यहाँ पे एवोल्यूशन पॉइंट्स को थोड़ा बहुत और बढ़ा लेता है, और साथ में एवोल्यूशन पॉइंट के इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ग्रीडी हैंड के लेवल को और ज्यादा बढ़ा देता है और उसे यहाँ पे डायमंड लेवल पे लेके चला जाता है। जैसे ग्रीडी हैंड जो यहाँ पे लूट को पहले 160% से बढ़ाता था, अब वो 220% से बढ़ा देगा। साथ में यहाँ पे लूट के अंदर जो ग्रेड्स अपग्रेड करने के चांसेस रहते हैं, यानी कि कोई इक्विपमेंट अगर ए ग्रेड पे है तो कभी ग्रीडी हैंड की मदद से वो बी पे चला जाता था, तो उसके चांसेस अब यहाँ पे 20 से 40% के हो जाते हैं। अब यहाँ पे फैंग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट भी ज्यादा मिल रहे थे और साथ ही में लूट भी सिर्फ ग्रीडी हैंड की मदद से, यानी कि अगर वो एक बॉस को हराता तो वो 3 के बराबर का था, इसलिए वो इतने जल्दी यहाँ पे लेवल अप कर पा रहा था। इसके बाद फैंग यहाँ पे अपनी डेसेबिलिटी को भी बढ़ा लेता है, जिसका नाम इंस्टेंट कट स्किल था, जिसको वो यहाँ पे प्लैटिनम लेवल पे लेके चला जाता है। स्किल के बारे में पहले से ही बताया, बस लिमिट बढ़ चुकी है बस। इसके बाद फैंग जब इन सभी चीजों को सेटल ये कर रहा था, तब उसके ऊपर यहाँ पे 3 प्रेडेटर एक साथ हमला कर देते हैं। सॉरी, ये चारों यहाँ पे क्रॉलर थे और इन सभी का लेवल यहाँ पे 4 था, जिनको देख के यहाँ पे फैंग थोड़ा सा हैरान तो होता है, लेकिन ये सब सही टाइम पे आए थे। यहाँ पे इंस्टेंट कट का इस्तेमाल करते हुए एक झटके के अंदर इन सभी क्रॉलर के ऊपर लगातार स्लाइसेस मारता है और वो इजीली यहाँ पे इन चारों को डिफीट कर देता है। फैंग यहाँ पे हम लोगों को अपने कॉम्बैट स्टाइल के बारे में बताता है कि वो लॉन्ग रेंज के लिए यहाँ पे वेनम डार्ट्स का इस्तेमाल करता है और शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ पे इंस्टेंट कट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद वो हमें यहाँ पे अपने टेबल लाइफ वगैरह वगैरह ब्ला 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 के बारे में बताता है, जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। इसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं, जो कि यहाँ से जब गुजर रहा था तो फिर उसे यहाँ पे जियांग दिखाई देती है, जो कि यहाँ पे माओ के साथ बात कर रही थी और जियांग ने सक्सेसफुली यहाँ पे लेवल 3 को अचीव कर लिया था। वहाँ पे माओ से कहता है कि पैसे वाले वादे को ना भूलना। फैंग यहाँ पे स्टेल्थ का इस्तेमाल करता है और थोड़ी देर के लिए इनकी बातें सुनता है। जियांग यहाँ पे माओ से कहती है कि तुम चिंता ना करो, हमारी जियांग इंडस्ट्री इतना पैसा तो यहाँ पे थोक में बहा देती है, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो, मैं जैसे यहाँ पे रिलेटिव के अंदर पहुंचूंगी तुम्हें सारे पैसे भिजवा दूंगी। आसान शब्दों में ये यहाँ पे माओ को उसके घर से उठवा लेगी, जैसा कि फैंग ने बताया था। खैर माओ यहाँ पे शैडो को थोड़ा सा बेवकूफ कह रहा था, ये कहते हुए कि तो वो अंधा पागल है, उसने यहाँ पे इतना बड़ा ऑफर यहाँ पे यूं ठुकरा दिया। वो मन के अंदर सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर तुम गेम के अंदर अपने लाइफ स्पैम को बेच देते हो। लाइफ स्पैम तो मैं जब चाहे तब यहाँ पे कमा सकता हूँ। आई एम द जीनियस, जो कि यहाँ पे गेमिंग स्किल्स को महीने के अंदर चेंज करने वाला है। इसके बाद से शिफ्ट होकर यहाँ पे फैंग के ऊपर आता है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि फैंग ने इसे पहली बार एक्टिवेट किया था, तो फिर उसे यहाँ पे एक रेपुटेशन पॉइंट मिलता है। फैंग को बताया जाता है कि वो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल दिन में एक बार फ्रीली कर सकता है, बाकी बार में उसे यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, बेसिकली टेबल लाइफ देनी पड़ेगी। साथ ही में उसे ये पता चलता है कि अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हुआ है, अभी तक दूसरा यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है। फैंग ने टेलीपोर्टेशन गेट यहाँ पे जानबूझ के किया था ओपन, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 टाउन है, एक तो अपना सेल टाउन है जहाँ पे इस समय फैंग है, और दूसरा कोई दूसरा टाउन है। वहाँ से कोई दूसरा बंदा जब टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करेगा तो फिर यहाँ पे फैंग को पता चल जाएगा कि वहाँ का गेट ओपन हो चुका है, वो दोनों टाउन के अंदर इजीली यहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पे जंगलों से होकर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक गेम के फास्ट ट्रैवल के तरीके। लेकिन जानते हो फैंग ने ये पोर्टल पहले क्यों एक्टिवेट किया? ये तो कोई भी कर सकता था, फैंग ने ये जानबूझ के किया है क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा बंदा होगा जो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करेगा दूसरे टाउन में, वो सॉन्ग फी होगा पुरानी लाइफ के मुताबिक, और ये जैसे ही यहाँ पे टेलीपोर्टेशन ऑन हुआ, फैंग तुरंत वहाँ पे टेलीपोर्ट करेगा और सॉन्ग फी की कह के लेना शुरू कर देगा। बस ये बता रहा हूँ, उस पूरी सीरीज के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट वही था, मैं दिल खोल के हंसा था। ये तो बस छोटी मोटी बात है। फैंग यहाँ पे लेवल 10 को अचीव करना चाहता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे गॉड्स अबंडेंट रियल्म के लिए निकल जाएगा, जहाँ से ये असली गेम शुरू होगा। गॉड फॉरसैकन गेम वहीं से ही शुरू होगा। फिर इसके बाद फैंग दोबारा नीचे बैठ जाता है और अपनी बाजार लगा देता है सामान वामान बेचने के लिए। इसमें कई सारे लोग फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो एक एक करके यहाँ पे फैंग से उसके सभी इक्विपमेंट और सामानों को खरीदने लगते हैं अपने ट्रेडेबल लाइफ स्पैम को बेचते हुए, और कुछ ही मिनट्स के अंदर ही वो यहाँ पे सारा सामान बेच देता है और फैंग को यहाँ पे 660 ट्रेडेबल लाइफ मिल जाती है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन फैंग के लिए इतना भी काफी नहीं था। अगर वो यहाँ पे अपनी सभी एट्रिब्यूट्स को वो भी फुल लेवल पे रियलिटी के अंदर लेके जाना चाहता है, तो फिर उसे यहाँ पे और भी ज्यादा ट्रेडेबल लाइफ स्पैम की जरूरत पड़ेगी। अब उसी टाइम पे फैंग के पास यहाँ पे वैंग की तरफ से, यानी कि वैंग की टीम की तरफ से वो मैजिशियन आते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, और वो यहाँ पे शैडो से कहती है कि उसके लिए यहाँ पे शैडो के लिए एक स्पेशल ट्रेजर है जो यहाँ पे शैडो के लिए जरूरी होगा। वो मैजिशियन यहाँ पे फैंग को अपनी इक्विपमेंट दिखाती है, तो वो दरअसल स्पेस रिंग थी, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ 12 स्लॉट्स है इन्वेंटरी के, यानी कि वो और भी ज्यादा लूट को यहाँ पे इकट्ठा कर सकता है। उसे बार बार टाउन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे शैडो तुरंत उस लड़के से यहाँ पे रिंग को खरीद लेता है, उससे पूछता है कितने की है। फिर हम लोगों को बताता है कि उसके पिछले लेवल में ये रिंग कम से कम यहाँ पे 3600 दिनों के लिए बिकी थी, यानी कि मुझे नहीं पता भाई, तगड़ा भाग नहीं आता। फिर वो मैजिशियन यहाँ पे फैंग से कहती है कि उसे यहाँ पे फैंग की कोई रेडेबल लाइफ स्पैम नहीं चाहिए, बल्कि वो यहाँ पे उसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई है। वो यहाँ पे फैंग से कहती है कि यहाँ पे वो उसके साथ पार्टी करना चाहती है, ताकि वो लोग एक साथ मिलकर एक बॉस को मार सके। इसके लिए फैंग तुरंत मान जाता है और वो यहाँ पे इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, सिर्फ उस बॉस को खत्म करने के लिए। फैंग उस मैजिशियन से पूछता है कि वो बॉस कौन से टाइप का है, तो वो मैजिशियन फैंग को बताती है कि वो बॉस यहाँ पे गोल्डन टायर का बॉस है। फैंग उससे नाम पूछता है, तो मैजिशियन को नाम नहीं पता था, उसे सिर्फ इतना पता था कि वो बॉस यहाँ पे उस दलदल के अंदर आता है बोर्ड के ऊपर, जो दिखने में एक तरीके से यहाँ पे नौ चालक की तरीके लगता है, जिससे फैंग को समझ में आ जाता है कि ये वाला बॉस यहाँ पे गोल्डन घोस्ट शिप बॉस है, जो एक रेयर और स्पेशल बॉस है, जो किसी भी लेवल पे अपीयर हो सकता है, लेवल 1 पे भी और लेवल 10 पे भी और लेवल 100 पे भी। लेकिन ये बॉस काफी ज्यादा रेयर है और बहुत मुश्किल से ही मिलता है, इसलिए जो ड्रॉप आइटम देता है वो काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं। जब यहाँ पे गोल्डन घोस्ट शिप अपीयर होती है तो फिर कई सारे गिल्ड एक साथ इसके लिए फाइट करते हैं, लेकिन गोल्डन घोस्ट शिप यहाँ पे जो इक्विपमेंट देता है वो काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। हालांकि गोल्डन घोस्ट शिप ज्यादातर यहाँ पे लेवल 5 वाले टाउन हॉल के वो आती है, लेकिन घोस्ट शिप का इस तरीके से यहाँ पे बिगिनर विलेज पे आना काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए कई सारे लोगों को यहाँ पे पार्टी बंधानी पड़ती है। लेकिन फैंग यहाँ पे ये सोच रहा था कि इतनी ज्यादा खतरनाक इन्फॉर्मेशन और साथ में इतनी ज्यादा रेयर स्टोरेज रिंग यहाँ पे मैजिशियन के पास ही क्यों है, और ऊपर से ये मैजिशियन यहाँ पे वैंग की पार्टी मेंबर भी है। तो फिर फैंग हम लोगों को एक और बात बताता है कि उसकी पास लाइफ में कोई फिश नाम की एक बहुत ही ज्यादा फेमस मैजिशियन हुआ करती थी, बहुत ही ज्यादा लकी थी वो, मतलब इसका लक भाई आसमान फाड़ था। इसको इक्विपमेंट चीज रेयर चीजें आपस में ही मिलती रहती है, चाहे वो गंजन गेट हो स्पेशल बॉस हो, इसको पता चल जाती है पहले ही। इसलिए फैंग उस मैजिशियन से पूछता है कि तुम्हें ये गोल्ड टायर का बॉस मिला कैसे। इस पे वो लड़की आगे से बताती है कि वो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे लेवल अप करना चाहती थी अपनी पार्टी के साथ में, लेकिन किसे पता था कि वो लोग कितना भी तेज चल रहे उनका लेवल अप यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो हो रहा था। खैर उसके बाद जब यहाँ पे करने को कुछ भी नहीं था तो वो थोड़ा सा घूमने के लिए चली गई, और तभी उसको यहाँ पे एक क्लिप से यानी कि खाई से गोल्डन टायर का बॉस दिखाई दे गया। फैंग ने अपनी पास लाइफ में यहाँ पे कोई फिश के बारे में सुना हुआ था कि वो यहाँ पे मैंग की पार्टी के अंदर थी, जो कि यहाँ पे उन लोगों के लिए हमेशा अजीब गरीब तरीके के बॉस लाके ही रहती थी, चाहे वो अंडरग्राउंड ट्रेजर्स हो, चीट्स हो, अंडरग्राउंड प्लेसेस हो या फिर टेंपल्स हो। हालांकि फैंग को शुरुआत में लगा था कि ये सिर्फ एक बहाना है सभी लोगों को अट्रैक्ट करने का और उनका सी काटने का, लेकिन फैंग ने सोचा भी नहीं था कि कोई फिश यहाँ पे रियल लाइफ में होगी। वो फैंग उसको घूरे ही जा रहा था, तो वो मैजिशियन उससे पूछती है कि ऐसे क्या घूर रहे हो भाई, सी लिखा हुआ है क्या माथे के ऊपर। तो फैंग
उससे कहता है कुछ भी नहीं। वहाँ पे एक लड़का इन लोगों को दिखे ही जा रहा था, बेसिकली नॉर्मल था ये एनपीसी। इसके बाद वो भागते हुए यहाँ पे अपने बॉस को इस बारे में बताता है कि शैडो ने एक लड़की फंसा ली और वो दोनों यहाँ पे टाउन से बाहर जा रहे हैं। जिस पे इनका बॉस आगे से कहता है ऑफ कोर्स जवान खुद है भाई, लड़की को कैसे रजिस्टर कर सकता है। इसके बाद अपने चेले चापड़ों को कहता है कि एक साथ चलो, वो दोनों अपनी जिंदगी को खुश करेंगे, हम उनको पैसे को लूट के हम अपने आप को खुश करेंगे। इसके बाद फेंग यहाँ पे उस मैजिशियन से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस बॉस को हराने में, लेकिन अगर बॉस यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट या फिर स्किल ड्रॉप करता है जो तुम लोगों के काम में आती है तो फिर मैं तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन बाकी जो बचा हुआ माल होगा मैं उसे अपने पास रख लूंगा। वो मैजिशियन आगे से पूछती है कि वैंग और बाकी लोगों के बारे में क्या, तो मैं उसे समझाता है कि उसकी पार्टी के अंदर हर एक तरीके के क्लासेस हैं, यानी कि मेज है, असैसिन है, प्रीस्ट है। अगर लूट में से यहाँ पे असैसिन टाइप का कुछ भी नहीं निकलता है तो फेंग के पास कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए वो यहाँ पे सारी लूट लेने वाला है इन लोगों का इनका हिस्सा देने के बाद में। जिसके लिए वो मैजिशियन मान जाते हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। फेंग उसे कहता है बकरो भाई और क्या क्या लोगे मुझसे। तो वो मैजिशियन यहाँ पे फेंग से इतना ही कहती है अगर उसके पास यहाँ पे कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जिसको यहाँ पे वैंग या फिर उसकी टीम में या फिर कोई पार्टी मेंबर चाहता हो तो फिर फेंग उन्हें डिस्काउंट पे देगा। जिसके लिए फेंग यहाँ पे मान जाता है, दे दूंगा भाई छोटा मोटा डिस्काउंट 1-2% का दे दूंगा, नॉर्मल बिग बिलियन डील्स थिंग्स। इसके बाद वो मैजिशियन यहाँ पे सभी लोगों को बुलाना चाहती थी ताकि वो लोग यहाँ पे रेडी हो सके उस बॉस से फाइट करने के लिए, लेकिन फेंग उसे बताता है किसको बुला रहे हो भाई, हम लोग डायरेक्ट फाइट करने के लिए जा रहे हैं। इस पे वो मैजिशियन पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में शैडो से कहती है कोई बात नहीं है, वो एक असैसिन है, वो एक मेज है, वो दोनों यहाँ पे इनविजिबल है, लेकिन वो लोग यहाँ पे किसी भी अटैक को टैंक नहीं कर सकते हैं। तो फेंग उसे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगी, सारा काम मैं ही करूंगा, तुम बस दूर से खड़े रह के देखोगी। इस पे वो मैजिशियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि शैडो स्ट्रांग है, लेकिन अकेले है यहाँ पे गोल्ड टायर के बॉस को हराना ये काफी ज्यादा अजीब हो जाता है भाई। लेकिन तभी शैडो को कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पे वो लड़की उसे पूछती रहती है कि तुम कहाँ चले गए। जिसके बाद हम लोगों को देखते हैं जो इनका पीछा कर रहे थे। ये लोग कहते हैं कि शैडो तो गायब हो चुका है, तो इनका बॉस आगे से कहता है कि उसने पक्का इस लड़की को यहाँ पे धोखा दिया होगा और यहाँ पे छोड़ दिया उसे मरने के लिए। इसके बाद वो लोग यहाँ पे मैजिशियन का पीछा करने लगते हैं, ये कहते हैं कि देखा मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे साथ रहोगे तो अच्छे दिन आएंगे, औरतें पहले ही लाइन में आ रही हैं, देखते जाओ तुम लोग इसी तरीके से बॉस को भी हराने लगेंगे। लेकिन तभी शैडो इनके पीछे से निकलता है, सॉरी सामने से निकलता है और इंस्टेंट कट का इस्तेमाल करते हुए एक झटके के अंदर इन सभी की जीवन रेखा मिटा देता है। फेंग ने टोटल यहाँ पे 5 प्लेयर्स को निपटाया था, लेकिन इसके बावजूद उसे यहाँ पे सिर्फ 12 दिनों का क्रिटिकल लाइफ स्पैन मिला था, जो कि काफी ज्यादा कम था। यहाँ तक कि फेंग भी आगे से कहता है छी इनको मारने से अच्छा मैं इनको ऐसे ही गिरा देता खाई से। इसके बाद शैडो उस मैजिशियन के पीछे से बाहर निकलता है, तो वो उसे पूछती है कि कहाँ चले गए थे। तो फेंग उसे बता देता है कि कुछ लोग हमारे पीछे आ रहे थे, तो फिर उसने यहाँ पे बड़े प्यार से उन्हें टाउन में वापस भेज दिया। जिसमें मैजिशियन आगे से कहती है अच्छा मुझे लगा तो कि तुम सुसु करने के लिए गए हुए हो। इसके बाद वो इसी तरीके से उछलते हुए फालतू की बातें करती रहती है, मुझे लगा कि तुम गायब हो गए, तुम्हारी इनविजिबिलिटी स्किल काफी ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद उल्टा सीधा सवाल पूछ रही थी, ये कहती है कि तुम हकते हो तुम्हारा जो टट्टी रहता है वो इनविजिबल रहता है कि दिखाई देता है। इस पे फेंग यहाँ पे 2 सेकंड के लिए साइलेंट वाला गैप लेता है, जिसके बाद उस मैजिशियन से कहता है चुप रहो नहीं थप्पड़ मार दूंगा। बाय द वे जेन्युइन सवाल है ये, बंद करो भाई बंद करो, खुले में हगना बंद करो। लो भाई बंद कर दिया, भाई गायब ही हो गया। इसके बाद हम लोग सायो को देखते हैं जो कि यहाँ पे गेम के अंदर आ जाती है और इसने यहाँ पे अपना क्लास मैजिशियन चूज किया था। इस पे सभी लोग उसे देख के तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो न्यू कमर है भाई, नया बकरा आया है। साथ में सायो को भी यहाँ पे हिडन क्लास मिला हुआ था और ये आगे से कह रही थी कि ये सच में पावरफुल होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे सॉन्ग फी को सपोर्ट कर सकती है। और इसे अभी तक पता भी नहीं कि सॉन्ग फी गेम के अंदर आया भी है या फिर नहीं आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे किनफेंग को भी याद करती है, कहते हुए कि पता नहीं हरामी कहाँ पे चला गया, जब भी इसकी जरूरत रहती है हमेशा गायब रहता है, इसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे कोई फर्क भी कहाँ पड़ता है, अब इसके पास यहाँ पे हिडन क्लास आ ही चुका है, साथ में जैंग भी है ही है इसकी मदद करने के लिए। इसके बाद जल्दी जल्दी लेवल अप करेगी और सॉन्ग फी के पास चली जाएगी उसे सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे जब वो रैंकिंग लिस्ट की तरफ देखती है तो ऑफ कोर्स शैडो यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे ही था। इसके बाद जैंग यहाँ पे नंबर 3 पे था और यहाँ पे सायो को समझ में आ जाता है कि असली एक्सपर्ट यहाँ पे शैडो है और कोई नहीं। इसके बाद अपनी बुद्धि चलाते हुए कहती है अगर वो यहाँ पे शैडो के साथ टीम अप कर ले तो फिर वहाँ पे और भी जल्दी जल्दी लेवल अप कर पाएगी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैंग की टीम को देखते हैं। अब ये लोग यहाँ पे एक नया मिशन चूज किए थे, वहाँ पे जाना चाहते थे, लेकिन ऑफ कोर्स इनके पास मैजिशियन नहीं थे क्योंकि वो उस समय यहाँ पे फैंग के साथ में थी। अब बिना मैजिशियन के ये लोग यहाँ पे अपने मिशन को कंटिन्यू भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक हीलर की तरीके इन लोगों को हील करती रहती है। उसी टाइम पे एक लड़की की नजर यहाँ पे सायो के ऊपर पड़ जाती है, तो वो इनसे पूछी रहती है कि क्या तुम लोगों को हीलर की जरूरत है। उसके पास में यहाँ पे हिडन क्लास है जिसका लाइफ सेक्रीफाइस है, लाइफ सेक्रीफाइस हिडन क्लास, और ये नाम सूट करता है सायो के ऊपर। अच्छा तुम लोग गेस करो कि ये कितना ज्यादा बढ़िया होगी अपने काम में, गेस करो कितने परसेंट गेस कर लिया, अब इसे याद रखना आगे पता चलेगा। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे फैंग और उस मैजिशियन को देखते हैं जो कि उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे गोल्डन घोस्ट शिप आने वाली है। फैंग उसे देखता है और वो वेरीफाई कर लेता है कि ये सच में यहाँ पे गोल्डन घोस्ट शिप ही है। इसके बाद फैंग यहाँ पे गोल्डन शिप की तरफ निकल जाता है और वो यहाँ पे मैजिशियन से कहता है कि छुप जाओ कहीं पे और एम्बो से थोड़ा सा सावधान रहना, वो कभी भी आ सकते हैं, तो तक मैं बॉस से निपट के लिए आया। फैंग जैसे यहाँ पे गोल्डन घोस्ट शिप की डोमेन के अंदर एंटर होता है तो फिर उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि घोस्ट शिप की वजह से ये पूरा एरिया एकदम वायलेंट डोमेन के अंदर बदल चुका है। इसलिए अगर फैंग यहाँ पे मिलेगा तो फिर उसका जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पे पूरा 100% रहेगा। तो मैं समझ में नहीं आया तो फिर फैंग हमें अच्छे से समझाता है कि यहाँ के 15 मिनट एक दिन के बराबर है। जब तक वो इस एरिया के अंदर रुकेगा 15 मिनट के अंदर उसके हर एक दिन यहाँ पे खत्म होते जाएंगे एक एक करके। इसलिए फैंग को जल्दी से यहाँ पे इस घोस्ट को खत्म करके वापस लौटना पड़ेगा, नहीं तो वो काफी ज्यादा ट्रेडेबल लाइफ स्पैन को खो सकता है। इसके बाद हमें यहाँ पे गोल्डन घोस्ट शिप के लेवल के बारे में बताया जाता है जो कि 5 था और ये गोल्ड टायर का था और ये स्पेशल था। वहाँ पे इस बॉस को हराने के लिए फैंग को यहाँ पे 45 मिनट दिए जाते हैं। अगर वो 45 मिनट के अंदर बॉस को हरा देता है तो सब कुछ कुशल मंगल, नहीं तो वो हारा जाएगा और उसके ट्रेडेबल लाइफ ले लिए जाएंगे। फैंग तुरंत यहाँ पे इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करता है और वो तुरंत यहाँ पे घोस्ट के ऊपर स्लैशेस मारना शुरू कर देता है और साथ ही में वेनम डार्ट का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसने वेनम डार्ट का इस्तेमाल यहाँ पे घोस्ट के ऊपर नहीं बल्कि उस नौ के ऊपर लगे हुए 2 घंटियों के ऊपर किया था और वहाँ पे क्रिटिकल हिट लगता है। अब जैसे कि कई सारे गेम्स के अंदर होता है कि बॉस तो एकदम बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, मतलब हाईवे के माफिक, लेकिन उसका जो वीक पॉइंट होता है वो एकदम छोटा सा रहता है, एकदम छेद बराबर। और ऐसा इस गोल्डन घोस्ट शिप के साथ में था। इसके यहाँ पे जो घोस्ट वाली बॉडी है वो सिर्फ एक बाहरी बॉडी है, ये बहुत ज्यादा डिफेंस पुलिस के ऊपर मारोगे तो फिर तुम्हारा डैमेज बहुत ही कम लगेगा, लेकिन अगर तुम 2 घंटियों के ऊपर निशाना लगाओगे डैमेज एकदम हाई रहेगा, हर एक हिट यहाँ पे क्रिटिकल हिट के बराबर रहेगा। और इसी वजह से कई सारे प्लेयर्स यहाँ पे धोखा खा जाते हैं और वो घंटियों को इग्नोर करते हुए सीधा घोस्ट के ऊपर हमला करते रहते हैं और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और इसी चक्कर में वो यहाँ पे निपट भी जाते हैं क्योंकि टाइम लिमिट भी है। लेकिन फैंग के पास पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था तो फिर उसे अच्छे से पता था कि घंटियों के ऊपर निशाना लगाने से ही प्रसाद मिलेगा। साथ में यहाँ पे इस गोल्डन घोस्ट शिप का एक दूसरा इफेक्ट भी था कि यहाँ पे जब भी तुम घंटियों के ऊपर हिट मारोगे तो ये कमजोर हो जाएगा, तब ये यहाँ पे अपने जो आसपास के वाटर है उसको कंट्रोल करते हुए एक स्पेशल अटैक करेगा जो एक तरीके से डेडली अटैक है। हम देखते हैं कि वो घोस्ट बिल्कुल ऐसा ही करता है और आसपास के वाटर को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे कई सारे जाइंट वाटर टॉर्नेडो बना देता है जो एकदम तेज तर्रार एकदम रेजर शार्प ब्लेड के छू जाए तो हाथ ही कट जाए। ये अटैक कुछ टाइम के लिए चलता है, वहीं
पे शैडो तुरंत ही स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करते हुए वहां से दूर कर लेता है ताकि उसे ज्यादा डैमेज वैमेज ना हो। इसके बाद ये तीसरे अटैक पैटर्न में यहाँ पे 12 वाटर घोस्ट को समन कर लेता है अपने बचाव के लिए। इनमें से हर एक घोस्ट यहाँ पे कम से कम सिल्वर टायर के बॉस के बराबर है। जब ये 12 घोस्ट यहाँ पे एक साथ किसी पार्टी के ऊपर अटैक करेंगे तो पार्टी एकदम हिल सी जाएगी और वो एकदम बौखला जाएगी और वो इन सभी घोस्टों के ऊपर हमला करने लगेगी और एकदम बौखलाती ही जाएगी और वो अपने आधे से ज्यादा टाइम यहाँ पे इन 12 घोस्टों को मारने के लिए निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक घोस्ट को मारने में कम से कम 3 मिनट लगते ही हैं, यानी कि पूरे 36 मिनट ऐसे ही कट जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट बचेंगे उस घोस्ट शिप को हराने के लिए, इसलिए यहाँ पे 45 मिनट की टाइम लिमिट दी गई थी। हालांकि लिए फैंक की कौन सी बड़ी बात थी, वो आगे से यहाँ पे इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करता है और एक झटके के अंदर ही यहाँ पे एक झटके के अंदर ही वो उन सभी 12 के 12 घोस्टों को खत्म कर देता है। शैडो डार्ट बाकी सभी जो भी था वो उन सभी चीजों का इस्तेमाल करे जा रहा था। मैं जैसे ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी वो एकदम हैरानी थी। वो आगे से कहती है कि ये सच में शैडो है भाई, नंबर 1 एक्सपर्ट, कुछ ज्यादा ही पावरफुल, पूरी तरीके से जानकार। फिर उसे ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे बहुत सक्सेसफुली हरा ही जाएगा। और जब उस मैजिशियन को लग रहा था कि यहाँ पे शैडो जीत ही जाएगा, तभी शैडो उसे बताता है कि वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे मरने वाला है, जिसको सुन के वो हैरानी हो जाती है कि तुम तो जीत रहे हो ऐसा कैसे। तो फिर शैडो उसे बताता है कि कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। मैं अभी यहाँ पे निपटने वाला हूँ और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी रिवाइव होने का इंतजार करना। मैं उस मैजिशियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसे पूछ रही थी कि तुम अभी तो जीतने वाले हो यार, अभी तुम पूरी तरीके से एडवांटेज में हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मैं फैंग से लिटिल ब्लैक बुला रहा था तो इसे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये किसी प्यारे से डॉग के तरीके लग रहा था। बाय द वे इस मैजिशियन का यहाँ पे मतलब रियल नेम तो नहीं, लेकिन गेम का नेम जानते हो, ब्लैक प्लम बिग प्लम। वाओ। अब इसके बाद हम लोग इन लोगों को दोबारा देखते हैं। टाउन से मार खाने के बाद दोबारा यहाँ पे आ गए, पता नहीं कितनी बार मार खाएंगे। ये लोग यहाँ पे पूरा एकदम जत्था लेके आए थे ताकि वो लोग शैडो को यहाँ पे ढेर कर सके, लेकिन ये लोग यहाँ पे छाप खा चुके थे कि शैडो ने खत्म कर दिया है। यहाँ पे इनका जो चिल्ला था वो आगे इन्फॉर्मेशन देता है कि वो लड़की अभी भी वहाँ पे खड़ी हुई है और शैडो यहाँ पे उस बॉस के साथ नीचे फाइट कर रहा है। वहीं ये पूरा जत्था इसलिए लेके आए थे क्योंकि इन्हें लगता था कि ये लोग यहाँ पे फैंग को हरा सकते हैं। इसके बाद फैंग यहाँ पे घंटी के ऊपर से दोबारा हिट मारा था तो फिर यहाँ पे घोस्ट अपने नंबर 4 अटैक को चालू कर देता है, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। फैंग हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे ये जो गोल्डन घोस्ट शिप है वो आगे से यहाँ पे एक मैसिव सोल अटैक करेगी, जो बहुत ही ज्यादा हाई होगा, जिसको यहाँ पे सर्वाइव करवाना ना के बराबर है। अगर तुम इस सोल अटैक के अंदर आ गए तो फिर 5 सेकंड के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाओगे और डॉज करना तो भूल ही जाओ। इसके बाद होता भी है फैंग अपनी जगह से हिल नहीं पाता, तभी उसके नीचे से वाटर टर्नेडो बाहर निकलता है, जिससे यहाँ पे 1050 का डैमेज मारता है और फैंग यहाँ पे सक्सेसफुली इस बार यहाँ पे मारा जाता है। इसके चलते वो यहाँ पे 326 साल का लाइफ स्पैन खो देता है, जो नॉन ट्रेडेबल था, और जो ट्रेडेबल था वो यहाँ पे उस 1087 के आसपास खोता है। इसके बाद हम लोग इन चोर लुडोरो को देखते हैं, जो कि आगे से हंसते हुए कहते हैं, देखा साले शैडो को तुमने कैसे परछाई की तरह गायब हो गया, बॉस के साथ तो हारा गया। क्योंकि शैडो वहाँ पे मारा गया तो फिर उसके लाइफ स्पैन और वहीं पे ही पड़े हुए थे, जो कि कुछ ज्यादा ही बड़े थे। इस पे सभी उनकी तरफ भागते हुए कहता है कि देखो यार उसने कितना बड़ा माल गिराया है, अगर हम उसे डायरेक्टली नहीं मार सकते तो क्या हुआ, उसका मारा हुआ माल तो लूट सकते हैं। एक तरीके से लूटना माल लूटना एक ही बराबर हुआ। खैर जब ये लोग लालच में उस तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे तभी इन लोगों के ऊपर एकदम अचानक से रोशनी आके गिरती है। ये सभी लोग आगे से कहते हैं ये कैसी रोशनी है भाई, दिस इज द लाइट ऑफ विजडम, जो तुम्हारे ऊपर गिर के तुम्हारा दिमाग का दही कर देगी। जिसके अगले सीन में ये लोग बिना बताए सीधा टाउन हॉल के अंदर यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता इनके साथ क्या हुआ। ये लोग आधे घंटे तक एनालाइज करते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि बॉस इनसे ज्यादा पावरफुल था, इसने बस पलक झपकाई और एक झटके के अंदर ही वहाँ पे एलिमिनेट हो गया और डायरेक्ट टाउन हॉल के अंदर ट्रांसफर हो गए। फिर इनका जो लीडर था वो आगे से कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि हम लोग इतना ज्यादा लॉस झेलें और वो शैडो वहाँ पे मौज काटे। इसके बाद लोग दोबारा यहाँ पे उस घोस्ट शिप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं मौज काटने के लिए। जिसके बाद हम लोग शैडो को देखते हैं, जो कि दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाता है और वो यहाँ पे उन लोगों के लाइफ स्पैन की तरफ देख रहा था, जो वो सभी लोग मारे गए थे, तो उनका सारा लूट यहीं पे ही छोड़ चुका था। मैजिशियन उसे बताती है कि तुम वापस आ गए, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, जो कि यहाँ पे उस वाटर अटैक के चक्कर में फंस गए, जिसके बाद वो मारे गए और डायरेक्ट यहाँ पे टाउन हॉल वापस भेज दिए गए। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे खुद की स्ट्रेंथ को ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। फिर आगे से बताता है ऑफ कोर्स वो लोग यहाँ पे सब कुछ झेलेंगे ही। मैं अपनी पास्ट लाइफ में खुद इतनी बार यहाँ पे हारा गया था कि मैं भूल गया था कि मैं जिंदा भी हूँ। इतना सब झेलने के बाद यहाँ पे घोस्ट शिप को हराना कुछ भी टफ नहीं था। अब वो इजीली यहाँ पे आधा डैमेज मार के ही घोस्ट शिप को हरा सकता है। लेकिन घोस्ट शिप ऐसे ही घोस्ट शिप नहीं है। जब इसकी हेल्थ यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाती है और जब भी यहाँ पे अटैक करता है तो फिर अटैक करने के बाद में अपनी पोजीशन यहाँ पे बदलते रहता है। बेसिकली प्लेयर से ये काफी ज्यादा दूर चला जाता है, इसलिए इसको खत्म कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर तुम इस हद तक इस चैलेंज को यहाँ पे खींच लाए, क्योंकि टाइम लिमिट भी है। लेकिन फैंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे वेनम डार्ट का इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट यहाँ पे घंटियों के ऊपर उसे दे मारता है। तो फिर घोस्ट दोबारा यहाँ पे वो सोलो अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन फैंग ने इस बार यहाँ पे पैटर्न देख लिया था, तो वो इजीली यहाँ पे स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करके उन सभी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए इसे डॉज कर सकता था। फैंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो इजीली यहाँ पे सोलो अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ता रहता है। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं और ये लोग दोबारा यहाँ पे फैंग को घोस्ट शिप के साथ में फाइट करता हुआ देख लेते हैं और उनकी बुद्धि अभी भी ठिकाने नहीं आई थी। ये अभी भी सोच रहे थे कि यहाँ पे घोस्ट शिप और शैडो दोनों को एक साथ टेक डाउन कर सकते हैं। मैं जैसे उनकी तरफ देखती हूँ और मन के अंदर सोचती है कि इन्हें चैन नहीं है क्या, ये लोग किसी काम धंधा नहीं किया, जाओ खाओ पियो जाके। और उसे समझ में आ जाता है कि ये परेशानी खड़ी करते ही रहेंगे, इसलिए वो आगे से यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और एक लाइटनिंग अटैक इन लोगों के ऊपर दे मारती है और उनमें से 2 लोगों की यहाँ पे फील्डिंग सेट कर देती है। इस पे ये लोग अपने सामने देखते हैं तो फिर वो मैजिशियन दिखा देती है, तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं कि इसे पकड़ो सबसे पहले तुम, यही सारी फसाद की जड़। तो वो तुरंत यहाँ से भागने लगती है एकदम उल्टे पैर कि भागो रे, एकदम गिलहरी की तरीके भागते एकदम सर सर। वहीं पे इन लोगों के अलावा भी यहाँ पे एक तीसरा ग्रुप भी था, एकदम अंधेरे में छुपा हुआ था। तुम जग्गा जासूस इन्हीं को ही मानो, एकदम शांत एकदम साइलेंट मोड पे एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे। इधर हम लोग फैंग को देखते हैं जो भी यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पे कई बार डार्ट्स मार चुका था, लेकिन इसके बावजूद घोस्ट शिप डूबने का नाम नहीं ले रही थी, वो भी जिंदा थी, चली जा रही थी। तो यहाँ पे भले ही घोस्ट शिप के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन उसे अपने एरिया का पूरा अंदाजा था कि यहाँ पे एक ग्रुप है जो कि यहाँ पे लिटिल ब्लैक के पीछे भागे पड़ा हुआ है। साथ में यहाँ पे एक और ग्रुप है जो कि उसके यहाँ पे मरने का इंतजार कर रहा है कि वो जैसे ही मरेगा या फिर बॉस को टेक डाउन करेगा तो वो लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसकी सारी लूट लेके भाग जाएंगे। फिर इसके बाद फैंग एक और यहाँ पे वेनम डार्ट का इस्तेमाल करता है और उस घंटे के ऊपर मार के सक्सेसफुली यहाँ पे गोल्डन से घोस्ट शिप को हरा देता है। एवोल्यूशन के बारे में क्या ही जरूर जाएंगे, बस हरा देता इतना ही काफी है। और फैंग यहाँ पे उन सभी ग्रुप मेंबर से कहता है कि तुमने अच्छा सपना देखा है, बस तुमने चीजों को यहाँ पे मिस कैलकुलेट कर लिया है। खैर इसके बाद फैंग यहाँ पे गोल्डन घोस्ट शिप को जैसे ही हराता है तो फिर यहाँ पे ये सब कुछ अनाउंस कर दिया जाता है कि उसने यहाँ पे पहली बार सर्वर के अंदर एक गोल्डन ग्रेड के बॉस को हराया है और उसे यहाँ पे 3 रेपुटेशन पॉइंट मिलते हैं। फिर ये अनाउंसमेंट यहाँ पे टाउन के अंदर भी की जाती है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये शैडो कितना आगे जाएगा भाई, नाम शैडो है लेकिन काम भगवान वाले कर रहा है। ये फैंग का ग्रुप भी आगे से यही कहता है कि यार ये भी तो इसने यहाँ पे ब्रोंज बॉस को हराया था अकेले ही, अब इसने यहाँ पे गोल्डन बॉस को भी अकेले हरा दिया, किस मिट्टी का बना है भाई, हमें थोड़ा तो आराम दो कम से कम। वही पे सायो के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, ये बस कैसे ना कैसे शैडो के साथ टीम अप करना चाहती है ताकि सॉन्ग
लफी को सपोर्ट कर सके। इसके बाद हमें माल पानी दिखाया जाता है जो कि गोल्डन घोस्ट शिप ने यहाँ पे ड्रॉप किया था। दूसरा ग्रुप यहाँ पे जैसे उस माल को देखता है तो आगे से कहता है कि उसने यहाँ पे काफी ज्यादा लूट को ड्रॉप किया हुआ है। साथ ही में फैंग ने यहाँ पे शैडो एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए खुद को छुपा लिया है क्योंकि उसे पता है कि ये लोग यहीं पे ही हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पे शैडो के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ में आए थे। इनके साथ एक बंदा था जो कि यहाँ पे इनविजिबिलिटी वाली चीजों को हटा सकता था, यानी कि स्टेल्थ मोड को यहाँ पे हटा सकता था। इसके बाद वो अपने पास एक एरो बाहर निकालता है। इसका नाम यहाँ पे फैंटम हॉर्न ईगल था जो कि यहाँ पे उड़ते हुए जाती है और अपने पंखों को पूरी तरफ गिराते रहती है। अब ये पंख जहाँ पे गिरेंगे अगर इनके बीच में कोई इनविजिबिलिटी या फिर स्टेल्थ वाला बंदा होगा यानी कि असैसिन क्लास में, तो फिर वो यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाएगा। उसके बारे में सभी को पता लग जाएगा। फैंग को भी इस एबिलिटी के बारे में पता था क्योंकि भाई वो पहले से ही खेल रहा है और वो कहता है कि इसीलिए इन लोगों को यहाँ पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये मुझे यहाँ पे हटा के जो भी लूट है उसे मुझसे छीन सकते हैं। लेकिन फैंग ने इसकी पहले ही जुगाड़ कर ली थी। उसका जो असैसिन क्लास था उसने यहाँ पे इनविजिबिलिटी लेवल को साथ में एंटी इनविजिबिलिटी लेवल को भी बढ़ा लिया था, यानी कि उसके ऊपर यहाँ पे ये सभी स्किल्स बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। लेकिन इन लोगों को इस बारे में नहीं पता था। इन्हें ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे शैडो सच में चला गया है ज्यादा घायल होने की वजह से। इसलिए ये लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ताकि वो लोग लूट को चुरा सके। लेकिन ये लोग जैसे ही यहाँ पे दलदल के अंदर पैर रखते हैं तो शैडो तुरंत यहाँ पे इंस्टेंट कट का इस्तेमाल करते हुए एक झटके के अंदर यहाँ पे इन लोगों को एलिमिनेट कर देता है और भाई को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा लूट मिल जाती है। इसके बाद वो यहाँ पे लिटिल ब्लैक के बारे में सोचता है कि वो कहाँ भागे, मुझे उसे जाके ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वो यहाँ पे ग्रेडी हैंड को बाहर निकालता है और इन सभी लूट को यहाँ पे 220% से लेकर सीधा 300% तक बढ़ा देता है एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करके। भाई जैसे ये लूट नहीं भाई, पूरा खजाना लूट रहा था ये। अब इसको यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें मिलती है, मतलब लाइफ स्पैन तो बढ़ते ही जा रहा था, मैं इतना बता नहीं सकता। हालांकि फैंग को यहाँ पे स्पेशल आइटम मिलता है जो कि घोस्ट फायर बेल थी। ये वही बेल थी जिनके ऊपर फैंग अभी तक निशाना लगा रहा था। हमें इन घंटियों के बारे में बताया जाता है तो ये खास तरीके के इक्विपमेंट है। इनको यूज करने के बाद में प्लेयर जो है वो यहाँ पे अपने लाइफ स्पैन को नहीं खोएगा मरने के बाद में। साथ ही में ये सभी स्किल्स के कूल डाउन को भी कुछ % तक कम कर देगा और साथ ही में इसका पैसिव इफेक्ट भी है कि यहाँ पे ये सोल्स को एब्जॉर्ब करेगा जो भी मॉन्स्टर को यहाँ पे फैंग खत्म करेगा। और साथ ही में यहाँ पे जो लाइफ स्पैम होगा जो मॉन्स्टर से मिलेगा ये उनको भी डबल कर देगा। इसके बाद यहाँ पे एक एक्टिव अटैक भी था जिसका नाम सोल शॉक था। ये 100 मीटर के एरिया के अंदर जितने भी एनिमीज होंगे कुछ सेकंड के लिए उन्हें यहाँ पे स्टन कर देगा, यानी कि खड़ा कर देगा ज्यादा ज्यादा 3-4 सेकंड के लिए। लेकिन इसका कूल डाउन यहाँ पे कुछ 521 सेकंड है। फिर हम लोगों को ये भी बताता है कि घोस्ट फायरबल कोई इक्विपमेंट नहीं है जो कि यहाँ पे स्लॉट्स को घेरती है, ये आइटम है, यानी कि ये ज्यादा स्लॉट्स नहीं लेती है, इसलिए ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। इनको यूज करना काफी ज्यादा इजी है। उसी टाइम पे फैंग को सुनाई देता है कि लिटिल ब्लैक उसको हेल्प के लिए बुला रही है। तो वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं भी आता हूँ। लेकिन हम लोग लिटिल ब्लैक वाली साइड को देखते हैं जहाँ पे सभी लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और पीछे से खाई खत्म हो चुकी थी। तो उसके पास कहीं भी जाने का रास्ता नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेती है और नीचे ही गिर जाती है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, गेम ही तो है, वो दोबारा रिस्पॉन हो जाएगी। अब बस उसका जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये काफी ज्यादा अच्छा मूव था। नहीं तो इसमें भी बचाने के लिए चिल्लाना पड़ता, बचाओ बचाओ। इसके बाद लिटिल ब्लैक यहाँ पे फैंग से कहती है कि उसे आने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे खाई से कूद गई है। इसके बाद वो टाउन के अंदर दोबारा रिस्पॉन हो जाएगी। ये काफी ज्यादा खतरनाक था लेकिन मुसीबत बच गई। इसके बाद वो फैंग से कहती है कि वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैंग के साथ ही मिलेंगे और तब फैंग वहाँ पे उन लोगों को अपना सामान दे देगा जो उसने यहाँ पे कमाया है। इसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं जिसने ग्रेडी हैंड को यहाँ पे एपिक लेवल तक पहुंचा दिया था। अब अगर उसको यहाँ पे ग्रेडी हैंड को और भी ज्यादा इवॉल्व करवाना है तो फिर उसे यहाँ पे 210 एक्सपीरियंस और एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा है। इसलिए वो ग्रेडी हैंड को अभी के लिए छोड़ देता है और अपनी बाकी स्किल्स के ऊपर ध्यान देता है और उन्हें अपग्रेड कर लेता है, जिससे उसका यहाँ पे अटैक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही में फैंग को यहाँ पे उस घोस्ट शिप को हराने के बदले में एक नया वेपन मिला था जिसका नाम यहाँ पे घोस्ट शिप डुअल ब्लेड्स था और ये प्लैटिनम रैंक के थे। और इन ब्लेड के ऊपर बस एक ही इफेक्ट था कि जो भी नॉर्मल अटैक होंगे उनका डैमेज यहाँ पे डबल होगा। ये इफेक्ट फैंग के किसी काम का नहीं था क्योंकि वो हमेशा यहाँ पे स्किल्स का इस्तेमाल करता था एनिमीज को डैमेज देने के लिए। लेकिन इसके अटैक पावर काफी ज्यादा हाई थी, इसलिए वो यहाँ पे इस वेपन को चूज कर लेता है अपने वेपन को इस्तेमाल करने के रूप में। उसके बाद वो अपनी सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर लेता है और यहाँ से टाउन के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो इसी तरीके से टाउन के लिए निकल रहा था तभी उसका मुलाकात उन्हीं ग्रुप से हो जाती है जिन्होंने लिटिल ब्लैक को पीछा किया था। ये लोग जैसे यहाँ पे फैंग को देखते हैं तो तुरंत अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन फैंग बड़े आराम से ही इंस्टेंट कट का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को एक झटके के अंदर ही खत्म कर देता है। इसके बाद इनके लीडर की बारी आती है तो वो शैडो को देख के आगे से कहता है कि उसे ना मारा जाए और वो फैंग को यहाँ तक कि डैडी भी कहने लगता है। वो उसे कहता है कि डैडी। अब उसके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस बचा हुआ है, अगर वो उसे कुछ करेगा तो फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। तो फैंग उसे कहता है कि जब तुम इस तरीके अटैक करते हो तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। जिसके बाद उसके ऊपर डार्ट का इस्तेमाल करता है और वहां से निकल जाता है। वह फैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास यहाँ पे घोस्ट फायर बेल जो है अब उसका लाइफ स्पैम कहां से जाएगा। जिसके बाद वो टाउन के अंदर दोबारा अपीयर हो जाता है। अब अगर तुम लोगों को याद हो कि घोस्ट वाली शिप की जगह पे यहाँ पे 2-3 लोग भी थे जो एक अलग ग्रुप से आया था और वो लोग यहाँ पे माल लूटना चाहते थे। तो फिर उनका जो लीडर था वो यहाँ पे शैडो को रोकता है और अपनी तरफ से यहाँ पे शैडो को एक असैसिन बुक देते हुए कहता है कि ये हमारी तरफ से रख लो, ये हम लोगों का इंश्योरेंस है, जो हम लोगों ने तुम्हें परेशान किया था गलती की माफी के लिए। फैंग उस स्किल बुक को अपने पास रख लेता है। बाय द वे ये अटैक पॉइंट्स को बढ़ा देगी और साथ ही में 2-3 सेकंड के लिए एनिमी को स्टन भी कर देगी, यानी कि एक जगह पे खड़ा कर देगी, वो बेचारा हिल नहीं पाएगा। और वो लोगों से बुक को एक्सेप्ट करके वहां से चला जाता है। वहीं पे उस बंदे के जितने भी मेंबर थे वो सभी आगे से कहते हैं कि हम लोग उसके द्वारा मारे गए हैं, कि हम लोग इस तरीके से उसे यहाँ पे स्किल बुक देते रहेंगे क्या, ये पूरी तरीके से हमें लॉस में डाल देगा। तो फिर इनका लीडर पीछे मुड़कर उन लोगों को बताता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, शैडो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही जल्दी ग्रो कर रहा है, उसके पास बहुत ही ज्यादा बड़ा सीक्रेट होगा। जब तक हम लोग उसे रियल लाइफ के अंदर ढूंढ लेते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं और अगर हमें उसके सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है तो फिर हमें सिर्फ उसके सीक्रेट के ही नहीं बल्कि हम उसे स्लेव की तरीके इस्तेमाल भी कर सकते हैं खुद के लिए लाइफ स्पैम इकट्ठा करवाने के लिए। इस पे वो लोग उसे कहते हैं यू आर वेरी चालाक ब्रो। तो उनका लीडर उनसे कहता है कि जल्दी से एक लड़के का इंतजाम करो और उसके पास भेजो ताकि वो उसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। जहाँ तक मैंने उसकी आवाज सुनी है वो पक्का कोई फॉरेन सी लगती है, इसे कोई फॉरेन लड़की भेजना, हमें इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। जिसपे वो लोग उसे कहते हैं कि हमारे पास एकदम प्रोफेशनल ब्यूटी है, तो मानो या ना मानो ये हमारे जाल के अंदर पक्का फंसेगा। इसके बाद फैंग यहाँ पे लिटिल ब्लैक से मिलता है और उसे कुछ सामान देता है। तो लिटिल ब्लैक आगे से कहती है कि उसका नाम बिग प्लम है और कुछ भी नहीं। हालांकि फैंग ने उसे यहाँ पे जो दिया था वो एक स्पेशल स्किल बुक थी और साथ ही में एक नेकलेस भी जो कि उसके यहाँ पे मल्टीपल डैमेज रेंज को बढ़ा सकता है और साथ ही में उसके माना रीजनरेशन को भी डबल कर देगा। और लिटिल ब्लैक यहाँ पे फैंग को काफी ज्यादा शुक्रिया कहती है। तो फैंग उसे कहता है कि मेरे एग्रीमेंट के हिसाब से जरा मुझे वो स्पेस रिंग दे देना। तो वो तुरंत ही फैंग को यहाँ पे स्पेस रिंग दे देती है और साथ ही में वो फैंग को यहाँ पे भी बता देती है कि जब वो यहाँ पे जंगल से अपनी जान बचा के भाग रही थी तब उसकी नजर यहाँ पे एक अंडरग्राउंड केव के ऊपर पड़ी थी। वो पक्का एक रियोन की एंट्रेंस होगी, इसलिए फैंग को वहाँ पे चले जाना चाहिए। इसमें फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि पहले इसने मुझे यहाँ पे गोल्डन घोस्ट शिप के बारे में बताया, अभी मुझे यहाँ पे एक रियोन के बारे में बता रही है, इसके साथ दोस्ती करने में फायदा है। वहाँ पे फैंग ने पूरी तरीके से यहाँ पे अपनी सिंसियरिटी दिखाई थी, यानी कि जिम्मेदारी। उसने यहाँ पे पक्का जो गोल्ड रैंक के इक्विपमेंट दिए थे लिटिल ब्लैक को, तभी उसने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बाद फैंग यहाँ पे लिटिल ब्लैक से पूछता है कि वैंग
फैंग कहाँ पे है, मुझे उसे कुछ सामान बेचना है ताकि मैं रोयन को जाके देख सकूं। इसी लिटिल ब्लैक आगे से बताती है कि उसे भी नहीं पता है कि वो लोग कहाँ पे गए हुए हैं। उन लोगों को एक नई प्रिस्ट मिली थी तो वो उनके साथ चले गए, किसी भी टाइम आते ही होंगे वो लोग। इसके बाद वो फैंग के लिए यहाँ पे लोकेशन को भी मार्क कर देती है ताकि फैंग को लोकेशन बड़ी जल्दी मिल जाए, उसे ढूंढना न पड़े। इसलिए फैंग तुरंत वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि वो सबसे पहले यहाँ पे रोयन को देख आता है, जिसके बाद वो वैंग से मिलकर उसे सारा सामान बेच देगा। हम लोग फैंग को देखते हैं और वो हमें बताता है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को घिस के लेवल अप करना चाहता था ताकि वो लेवल 10 पे पहुंच सके, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे रोयन आ चुकी है। बिगनर टाउन के अंदर ज्यादातर 3 तरीके की यहाँ पे रोयन्स मिलती हैं। पहले तो टॉम होती है यानी कि कवर है, दूसरे यहाँ पे कस्ड रोयन्स होती है और तीसरी जो सबसे पावरफुल होती है उन्हें टेंपल्स ऑफ फेथ कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रोयन कितनी बड़ी हो या फिर वो ब्रोंज रैंक की हो, हर एक रोयन के अंदर यहाँ पे सिल्वर टायर का एक मॉन्स्टर होता ही होता है। और फैंग के लिए वो बॉस इतनी समय यहाँ पे लाइफ स्पैम के समुद्र की तरीके हैं। इसके बाद फैंग को यहाँ पे वो रोयन मिल जाती है जिसके बारे में यहाँ पे लिटिल ब्लैक ने बताया था, और वो अंदर जाते हुए हम लोगों को बताता है कि टॉम्ब ऐसे रोयन्स को कहते हैं जिनके अंदर ज्यादातर मॉन्स्टर रहते हैं और उन्हें वहाँ पे कब्जा कर रखा होता है और उन सभी को एक साथ मारना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और हाँ, उनके बीच में एक गोल्ड रैंक का बॉस भी होता है। इसके बाद कस्ड रोयन्स में यहाँ पे ज्यादातर एशियन गॉड होते हैं जिनको यहाँ पे कर्ज किया जाता है। इस बात के चांसेस रहते हैं कि वो कस्ड गॉस्ट एक टाइम पे ह्यूमन भी हुआ करते थे, जिनमें कुछ तो बौखला के और कुछ यहाँ पे निपटने के बाद में भूत बन गए। इसके बाद यहाँ फेथ ऑफ टेंपल के अंदर जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं वो एक टाइम पे एशियन गॉड या फिर इवल गॉड्स के बिलीवर्स हुआ करते थे, जो पूरी तरीके से यहाँ पे खतरनाक टेंपल होती है। अगर तुम इनमें से एक दो को भी पार कर लेते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे स्पेशल आइटम, स्पेशल बुक या फिर कुछ भी खतरनाक मिल सकता है। इसके बाद फैंग यहाँ पे टेंपल ऑफ फेथ के अंदर आ चुका था क्योंकि यहाँ पे सब दीवारों के ऊपर वही चित्र बने हुए थे जो कि टेंपल्स के लिए बने रहते हैं। इसके बाद फैंग को पता चलता है कि ये रोन यहाँ पे फेथ टेंपल ऑफ द एशियन गॉड ऑफ जजमेंट है, जो कि उसकी आई ऑफ जजमेंट की ओरिजिन से एकदम सेम है। इसके बाद यहाँ पे सिंसिफो के वैंग की टीम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वो लोग यहाँ पे अभी भी प्रेडेटर्स के साथ में फाइट कर रहे थे। वहीं पे वैंग को प्रेडेटर काफी तगड़ी मार मारता है तो वो दूर जाके गिरता है। वहीं पे वो सभी लोग यहाँ पे सायू से कह रहे थे खड़ी क्या हो, जल्दी से हील करो। तो सायू की फटी पड़ी थी, इसे बुरी तरीके से बुखार हो रखा था डर के मारे, इसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे हीलिंग मैजिक कैसे यूज करते हैं। इसके बाद प्रेडेटर इनकी तरफ आगे बढ़ता है तो ये अपना डंडा ही छोड़ देती है और आंसू बहाने लगती है। इसके बाद होना क्या था, प्रेडेटर एक एक करके सबकी फील्डिंग सेट कर देता है और ये लोग यहाँ पे दोबारा टाउन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं मरने के बाद में। लिटिल ब्लैक इन लोगों के पास आती है और उन्हें बताती है कि तुम लोग वापस आ गए, शैडो अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए तुम लोग कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते हो। लेकिन वैंग की टीम के जितने मेंबर थे वो सभी अब यहाँ पे सायू के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, ये कहते हुए कि हमने आज तक तुम्हारे इतना मंद बुद्धि नहीं देखा। तुम्हें मॉन्स्टर से डॉज करना नहीं आता, ना ही अटैक करना आता और ना ही ये पता है कि तुम अपनी स्किल्स का कैसे इस्तेमाल करती हो। तुम्हें पता क्या है फिर। सिर्फ लिटिल ब्लैक यहाँ पे सायू को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि तुम लोग इतना गुस्से में क्यों हो, ये बिगिनर है भाई, पहली बार है, एक दो बार मरना चलता है। जिस पे वो लोग लिटिल ब्लैक से कहते हैं हट जाओ तुम, नहीं तुम्हें अपना सर दीवार में दे मारूंगा, हट जाओ तुम तुरंत। तो फिर एक वॉरियर आगे बढ़ता है और वहाँ पे लिटिल ब्लैक को बताता है कि हम लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पिछले 2 घंटों से मर ही रहे हैं, कम से कम 20 से 30 बार। इस पे लिटिल ब्लैक भी आगे से कहते हैं ओ तो फिर चलता है इतना डांटना तो। फिर इसके बाद वो यहाँ पे उन लोगों को अपने आइटम्स को दिखाने लगती है जो कि यहाँ पे उसे शैडो ने दिए थे, और वो लोगों से कहती है कि वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है तो वो उन लोगों को अब मरने नहीं देगी। इस पे वैंग आगे से कहता है ठीक है भाई तुम हमारे साथ चलो तो फिर शायद से हमारा प्लान थोड़ा सा और ज्यादा बढ़िया जाए। जब वो लोग वापस आएंगे तब वो लोग शैडो से मिलकर यहाँ पे इक्विपमेंट खरीद लेंगे। वहीं पे सायू बाहर से कह रही थी कि वो और ज्यादा मेहनत करेगी, माफी भी मांगती है, अंदर से इन्हें गाली भी दे रही थी। तो कहते हुए कि हराम के पिल्लो, अगर तुम्हारा शैडो के साथ कनेक्शन ना होता तो फिर मैं तुम्हारे साथ भटकती तक नहीं। बड़े आए खुद को गेमर कहने वाले 2 गौड़ी के नूब। मीनवाइल हम लोग शैडो को देखते हैं जो कि यहाँ पे हॉल के अंदर आ जाते हैं, जिसकी मुलाकात यहाँ पे 2 डिवोटी से होती है। डिवोटी मतलब भक्त, जो यहाँ पे एशियन गॉड के फॉलोवर थे। दी जज, ये इनका नाम है डिवोटीज का, इनका नाम है जज लेवल 10 और ये है सिल्वर टायर के। तो फैंग जैसे इनको देखता है तो वो तुरंत इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर कट मारते हुए आगे निकल आता है, लेकिन इनके सिर्फ यहाँ पे 30% ही एचपी जाती है। उसको देख के फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे सारी स्किल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बावजूद इनके एचपी में से सिर्फ 30% ही माइनस हुई और उसे यकीन हो जाता है कि ये सभी लेवल 10 के सिल्वर बॉस है, तब इनकी हेल्थ इतनी ज्यादा हाई और इनका डिफेंस इतना ज्यादा तगड़ा है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो डिवोटी यहाँ पे फैंग के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करते हैं, बल्कि उसके सामने जो कि उसे यहाँ पे सलामी देते हैं, जय हो मालिक जय हो। फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मेरी तरफ आकर्षित क्यों नहीं है, ये मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं भाई, मैंने तो इनके ऊपर भी चाटे मारे हैं धड़ाधड़। तो फिर फैंग को समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने शायद से यहाँ पे आई ऑफ जजमेंट को सेंस कर लिया है और इसलिए वो लोग उसके ऊपर यहाँ पे हमला नहीं कर रहे हैं। फैंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें से किसी को रास्ता पता है तो फिर मुझे गाइड करो, लेकिन वो लोग आगे से बस यही कह रहे थे सालो डसेड़ी की मराठी में बोलो, हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन वो भी उसी भाषा में बात कर रहे थे। तो फिर फैंग को समझ में आ जाता है कि ये लोग पूरी तरीके से यहाँ पे करप्ट हो चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं और बौखला चुके हैं। अभी एक तरीके से बेस्ट बन चुके हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ इंसानों से लाइफ स्पैम चुराना जानते हैं बस। तभी उन दोनों को अचानक से कुछ होता है, जिसके बाद वो भागते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वहाँ से कुछ लोग आ रहे थे। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो सिल्वर बॉस है, हम इसे लड़ नहीं सकते। तुरंत वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं और पलक झपकते ही वो दोनों यहाँ पे इजीली उन लोगों को यहाँ पे हरा देते हैं। और इनमें से एक वही मैजिशियन थे जिसने यहाँ पे फैंग से स्किल बुक खरीदी थी। फैंग ने उन लोगों को पहचान जाता है कि ये तो वही लोग हैं जिन लोगों ने स्किल बुक खरीदी थी और इनके ग्रुप को यहाँ पे ग्रे रोज बोला जाता है। फैंग हैरान तो होता है कि इन लोगों को भी रेयन के बारे में पता चल गया, लेकिन वो चिल भी था क्योंकि यहाँ पे ये जो सीरू और मीरू हैं ये लोग कभी भी इन्हें अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि उन लोगों का लेवल काफी ज्यादा लो है। इसके बाद फैंग आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे उनके जब ड्रॉप्स को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे कम से कम 1-2 लाख ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है। तो फैंग तुरंत उसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि फायदा अपना पहले जरूरी है। फिर इसके बाद फैंग यहाँ पे हॉल को पूरी तरीके से चेक करता है तो फिर उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं सिवाय इन चंगू मंगू के। तो वो जल्दी से यहाँ पे डार्ट्स को बाहर निकालता है और उनके सर के ऊपर मार के इनकी फील्डिंग सेट कर देता है क्योंकि ये किसी काम के नहीं थे ना। और उसे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस पॉइंट, एवोल्यूशन पॉइंट, लाइफ स्पैम मिलेगा वो जरूरी था। जिसके बाद वो यहाँ पे ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है तो फिर उसकी लोड और भी कई ज्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली 1500 का ट्रेडेबल लाइफ स्पैम और साथ ही में 32 एवोल्यूशन पॉइंट, वहीं पे 4 गोल्ड टायर का आइटम्स, वहीं पे 10 सिल्वर टायर के आइटम्स। याद रखिए एक गोल्ड टायर का इक्विपमेंट भी था जो कि खास असैसिन्स के लिए ही था। इसका नाम पेंडेंट ऑफ द फेथफुल था। अब ये एजिलिटी और कूल डाउन तो यहाँ पे देता ही है, लेकिन साथ ही में जानते हो ये इस यूनिक इफेक्ट के साथ में भी आता है जिसकी मदद से फैंग यहाँ पे एक सिल्वर टायर का डिवोटी यहाँ पे समन कर सकता है जो उसके लिए फाइट करेगा। इसका कूल डाउन यहाँ पे 600 सेकंड था, यानी करीब 10 मिनट। और ऑफ कोर्स फैंग यहाँ पे इस पेंडेंट को देख के बौखला ही जाता है क्योंकि एक छोटा काम चोर भाई किसे नहीं चाहिए जो तुम्हारे पैर से लेकर सर सब कुछ दबा दे और तुम्हारे सारे काम करे। खैर फैंग ने यहाँ पे जैसे उन 2 सिल्वर भाइयों को यहाँ पे निपटाया था तो फिर साइड से एक पोल बाहर निकलता है जिसके ऊपर किसी टाइप की बटन थे। इससे फैंग को समझ में आ जाता है कि मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद यहाँ का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका है। फैंग उस पोल के पास जाके खड़ा हो जाता है तो दोबारा वो एक्टिवेट होता है, जिसके बाद वो नीचे आ
आने लगता है एक लिफ्ट की तरीके, और ये कम से कम 4 से 500 मीटर नीचे आ चुका था। अब नीचे एक और जगह थी जो कि एक फ्लोर के तरीके था, जिसको यहाँ पे मेज ऑफ द हिडन टेंपल बोला गया है। फेंग ने से कई सारे मेजेस को यहाँ पे अपनी पिछले लाइफ के अंदर एक्सप्लोर किया था, और यहाँ पे काउंटलेस ट्रैप होते हैं। अगर तुम सांस भी लो तो भी तुम्हारी फील्डिंग सेट हो जाएगी, इसलिए तुम्हें चाहिए यहाँ पे भले का बकरा जो तुम्हारे लिए यहाँ पे सभी ट्रैप्स को एक्सप्लोर करे और तुम्हें बताए कि कौन सी जगह पे कौन सा खतरा है। इसके लिए फेंग अपने पास यहाँ पे पेंडेंट को बाहर निकालता है और यहाँ पे अपने चेले को समन करता है ये कहते हुए कैसे हो, और उसे आर्डर देता है जाओ और जाके हर एक जगह को एक्सप्लोर करो और बताओ कि ट्रैप्स कहाँ पे है। साथ में फेंग यहाँ पे अपने एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए समन किए भाई कोई भी लेवल को बढ़ा लगता है, जिससे वो गोल्ड टायर का हो जाता है, गोल्ड से एपिक टायर में आ जाता है। जैसे यहाँ पे इसके डॉज रेट, अटैक डैमेज बढ़ जाता है और इम्यूनिटी भी। बस इसके जो नॉर्मल स्टैट थे वही बढ़ रहे थे और कुछ भी नहीं। लेकिन फेंग के यहाँ पे जितने भी एवोल्यूशन पॉइंट थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं, और फेंग हम लोगों को ये भी बता देता है अगर उसे अब यहाँ पे एपिक से लेजेंडरी टायर पे इसे अपग्रेड करना है तो फिर उसके लिए 10 गुना पॉइंट लगेंगे, जो कि फेंग के पास नहीं है। फेंग लोगों को इसी तरीके से सब कुछ गुड़ा भाग समझा रहा था, जिसको मैं इग्नोर करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत समझाते हैं। मीनवाइल हम लोग भाई को देखते हैं जो कि गलती से एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देते हैं तो नीचे से एक पत्थर की बॉल आती है और उन्हें कुचल देती है, लेकिन फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो इसे यहाँ पे दोबारा समन कर सकता है बस 10 मिनट के बाद में। लेकिन फेंग के लिए अब वो यहाँ पे सभी ट्रैप्स को इजीली एक्सप्लोर कर सकता था। इसके बाद हम लोग टेंपल के अपर एरिया को देखते हैं जहाँ पे ये लोग दोबारा आते हैं दोनों भाइयों से निपटने के बाद में। हालांकि जब ये लोग दोबारा आते हैं तो फिर यहाँ पे वो दोनों भाइयों नहीं दिखाई देते हैं कि फेंग ने उन्हें पहले निपटा दिया है। हालांकि ये लोग जब यहाँ पे अपने लाइफ स्पैम ऑर्ब को लेने के लिए आए थे तो वो पहले से ही गायब था। ऑफ कोर्स इन्हें पता था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है जो कि यहाँ पे इन बॉस को हरा सकता है और वो है शैडो। वहीं पे ये मैजिशियन अपने मन के अंदर सोच रही थी कि इन लोगों ने यहाँ पे एक बंदे को भी देखा था और वो पक्का शैडो ही होगा। तो ये लड़की अपनी बुद्धि चला रही थी यही सोचते हुए कि शैडो यहाँ पे क्या लोगों के साथ मोस्टर्स के साथ भी यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है, क्या उसके पास कोई ऐसी स्किल है जिसके साथ वो यहाँ पे बॉसेस के साथ भी बातचीत कर सकता है। और ये सब कुछ यही सोचते हुए ये कह रही थी कि शैडो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। मीनवाइल हम लोग भाई को देखते हैं जैसे यहाँ पे दर्द सहना पड़ रहा था, ये बेफालतू में ही पीला जा रहा है फेंग के हाथों। फिर एक के बाद एक यहाँ पे फेंग उसे समन करते ही रहता है और ये बार बार यहाँ पे ट्रैप्स का शिकार बनते रहता है, जिसके बाद आखिर जाके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है जिसको ये ओपन नहीं कर पा रहा था। तो फेंग को खुद ही आके बढ़ के उस दरवाजे को टच करना पड़ता है और वो जैसे ही दरवाजे को टच करता है तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तो फिर सामने एक चेस्ट बॉक्स रखा हुआ था जिसके ऊपर पूरी तरीके से कांटे लपेटे गए थे, और उसी के बगल में एक एनपीसी खड़ी थी जिसकी लैंग्वेज कुछ नहीं पता भाई, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। फेंग भी आगे से कहता है इन्फॉर्मेशन कुछ तो दो भाई, ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है? अरे फारसी में ही लिख देते। फिर इसके बाद वो मिस्टीरियस एनपीसी यहाँ पे बात करना शुरू करती है और इसकी बातें जानते हो क्या थी? निहाओ इकादाकिमास होरुसेन दायो शिने। हाँ यही था भाई, कुछ लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें भी नहीं आएगा। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैं यहाँ पे जब थर्ड क्लास में हुआ करता था तब करता था दोस्तों के साथ में। फिर अपनी लाइनें बोलने के बाद मैं यहाँ से गायब हो जाती है और फेंग के साथ हम भी हैरानी थी कि इसने क्या बोला और गई क्या और क्या कहा कहाँ गई। लेकिन जो भी हो फेंग को यहाँ पे बस चेस्ट से मतलब था क्योंकि वहाँ से कांटे हट चुके थे। बस फेंग को इतना अंदाजा था कि ये एनपीसी यहाँ पे पक्का आई ऑफ जजमेंट के साथ ही रिलेटेड होगी। फेंग इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए यहाँ पे भाई से कहता है जाओ जाके चेस्ट ओपन करो यार, कुछ भी खतरा हो सकता है। तो फिर भाई जाके यहाँ पे चेस्ट को ओपन करता है तो कोई भी खतरा नहीं था और उसके अंदर से एकदम खतरनाक स्किल बुक बाहर निकलती है, जो कि एक स्किल बुक थी जो कि यहाँ पे असैसिन्स के लिए ही थी, जिसको गॉडली बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे पैसिव और एक्टिव दोनों इफेक्ट हैं। फिर स्किल बुक का नाम यहाँ पे बिस्टोल ऑफ मर्सी था, एपिक टायर की थी ये। इसके पैसिव इफेक्ट में यहाँ पे जो वीक पॉइंट के ऊपर हिट किया जाएगा उसका डैमेज यहाँ पे दुगुना तिगुना चुगुना हो सकता है। वहीं जो एक्टिव स्किल थी वो यहाँ पे प्रॉपर्ली गले के ऊपर ही काम करती है, वहाँ पे ही तुम्हें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा तभी यहाँ पे इसका एक्टिव इफेक्ट एक्टिवेट होगा, जो कि यहाँ पे डैमेज को 3 सेकंड के लिए कई गुना बढ़ा देगा। फेंग इस स्किल के बारे में भी याद करता है, एकदम गहराई से बताता है जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। फेंग बस इतना ही कहता है कि उसे यहाँ पे कई सारे एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तभी वो जाके इसे यहाँ पे लेजेंडरी टायर का बना सकता है, और तब कहीं जाके ये स्किल और भी ज्यादा कमाल की हो जाएगी। फेंग को जो भी माल चाहिए था वो उसे मिल चुका था तो वो तुरंत यहाँ से कट लेता है और फेंग से कहता है कि मैं आने वाला हूँ, रोकड़ा रेडी रखो, अभी सारा सामान बेचूंगा और पैसा लेके जाऊंगा। फिर इसके बाद फेंग जैसे ही टाउन में पहुंचता है तो सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कहते हैं शैडो भैया हमको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लो ना, नॉर्मल फ्री फायर प्लेयर्स सेइंग देयर यूट्यूबर्स टू ऐड देम देयर फ्रेंड लिस्ट, नो फॉर डायमंड्स। खैर फेंग इन लोगों को बिल्कुल यूट्यूबर्स की तरीके ही इग्नोर कर रहा था, ये कहते हुए कि छोड़ो यार ये साले किसी काम के नहीं है। हालांकि तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो दूसरी साइड का टेलीपोर्टेशन गेट है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो फेंग सोचता है कि चलो जरा सॉन्गफी को हेलो बोल ही आया जाए। इसके बाद वो स्टेल्थ का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को इग्नोर करता है और जाके ब्लैक लिटिल से मिलता है। इसके बाद जब ये दोनों जब यहाँ पे फेंग से मिलते हैं तो फेंग की नजर यहाँ पे सॉयो के ऊपर पड़ती है। इसको देख के फेंग जानते अपने मन के अंदर क्या सोचता है, वो सोचता है कि ये कीड़ा इन लोगों की टीम में क्या कर रहा है। हाँ भाई इसको कीड़ा ही बोलता है, और उसे पता था कि उसकी बहन यहाँ पे 1 नंबर की पनौती है, तो वो मन के अंदर यही सोचता है अगर ये इनके साथ रही तो भले इसे कुछ ना हो लेकिन फेंग की टीम वो पक्का डिस्ट्रॉय हो जाएगी। साथ में फेंग यहाँ पे पूरी तरीके से केयरफुल था कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी को यहाँ पे एक्सपोज न करे, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे अपनी पावर्स को रियल लाइफ में लेके नहीं चला जाता तब तक कई सारे लोगों की आंखें उसी के ऊपर है और कोई भी उसका पैर पकड़ के उसे खाई में खींच सकता है, तो उसे सावधान रहने की जरूरत है। वहीं पे सॉयो अपने मन के अंदर सोचती है अगर शैडो उसे कैरी करेगा और अपने साथ लेके जाएगा तो फिर वो कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे लेवल 3 या फिर 5 के अंदर पहुंच जाएगी और कुछ ही दिनों के अंदर ही वो यहाँ पे सॉन्गफी के साथ रियूनाइट भी हो जाएगी, यानी कि मिल पाएगी। फिर इसके बाद फेंग आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे वेंग से कहता है कि उसके पास यहाँ पे उसकी पार्टी के लिए सभी मेंबर्स के लिए स्किल बुक है जिनकी टोटल कीमत यहाँ पे पूरे 2200 का लाइफ स्पैम है। वेंग आगे से कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा यार, हम सभी लोग अभी यहाँ पे सिल्वर पे हैं और हमें गोल्ड टायर की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फेंग उसे कहता है कोई बात नहीं, तो मुझे बाद में पैसे दे देना, अभी के लिए ये रख लो। तो वेंग यहाँ पे इन सभी चीजों के लिए खरीद लेता है और डील फिक्स कर देता है। और वो शैडो से ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता है कि हम तुम्हें रीपे कैसे करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर मुझसे कह देना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वहीं पे फेंग ने यहाँ पे सभी लोगों को गोल्ड टायर के इक्विपमेंट्स दिए थे बस सायो को छोड़ के। इस पे वेंग हैरान होते हुए पूछता है कि यहाँ पे सायो के लिए कुछ भी क्यों नहीं है। इस पे उसका मेंबर आगे से कहता है कि ये हमारे साथ चिपकी हुई है, इसको फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने हैं, इसे और क्या चाहिए। तो फिर सायो यहाँ पे शैडो के पास आगे बढ़ती है और उसे पूछती है कि मैं यहाँ पे वेंग की पार्टी में से एक हूँ, मेरे लिए कोई भी इक्विपमेंट है नहीं क्या। वहीं पे मैं सायो का जो प्लेन नेम था वो बताया जाता है जिसका नाम लिटिल ग्रेसफुल था, और ये शैडो को फ्रेंड रिक्वेस्ट के अंदर भी ऐड करना चाहती थी। बट सायो का नाम जो लिटिल ग्रेसफुल है ये अपने नाम के ऊपर ही पाबंदी है, ये लाती दवाई है लेकिन इसका नाम ग्रेसफुल है। कर यहाँ पे फेंग उसे बिल्कुल भी ऐड नहीं करता और उसे यो बोल के जाता है कि तुम उससे दूरी रहे, वो भी 3 गज की दूरी पे। इसके बाद शैडो यहाँ पे चला जाता है और पीछे से सभी लोग आगे से बात करने लगते हैं कि शायद से शैडो उसके लिए अगली बार कोई इक्विपमेंट लेके आएगा, जिसपे जो बंदा भी यहाँ पे सायो को डांट रहा था वो आगे से कहता है ये पक्का इसे इग्नोर करा, मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ। इसके बाद हम लोग शैडो को देखते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन गेट के पास शायद से आता है और वो हम लोगों को बताता है कि उसके पास यहाँ पे दो गोल्ड टायर के इक्विपमेंट है जो कि यहाँ पे प्रीस्ट के लिए ही है। एक गोल्ड टायर का प्रीस्ट स्टफ है यानी कि डंडा, और साथ ही में एक गोल्ड टायर की प्रीस्ट स्किल बुक भी है। लेकिन वो ऐसी बेहतरीन और खास चीज यहाँ पे सायो को क्यों दे भाई,
भाई क्यों दे, उसके पास यहाँ पे कई सारी चीजें पड़ी हुई हैं जिनको बेच के वो पे पैसा इकट्ठा कर सकता है। वो ऐसे फालतू लोगों के ऊपर ये चीजें देके अपना टाइम और पैसा क्यों वेस्ट करे। हालांकि उसने बैंक की टीम को यहाँ पे ये सब कुछ इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी उन्हें पैक करती है और वो लोग अथॉरिटी की तरफ से काम करते हैं जो कि शैडो को फ्यूचर में यहाँ पे पे बैक कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से। लेकिन सायो उनके साथ यहाँ पे लीज की तरीके चिपक चुकी है जो कि यहाँ पे शैडो के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए फैंग यहाँ पे प्लानिंग कर रहा था कि वो यहाँ पे सायो को किसी से रिप्लेस कर देगा जिसके लिए लिटिल जुए यहाँ पे एकदम परफेक्ट रहेगी। जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लिटिल जुए के बारे में बताता है कि उसका नाम यहाँ पे गोई जुए है जो उसकी पास्ट लाइफ में गॉड स्लेयर गिल्ड की उसकी फॉर्मर मेंबर हुआ करती थी। उसके पास भी यहाँ पे हिडन प्रीस्ट क्लास है द व्हाइट एवन प्रीस्टेस जो कि यहाँ पे सफेद पंजे के साथ में आती है जो यहाँ पे हीलिंग बफ डालते रहता है, यानी कि उड़ता है तो ये हीलिंग बफ डालता है। और फैंग ने यहाँ पे लिटिल जुए के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और उसे अच्छे से पता है कि लिटिल जुए इतनी ज्यादा कैपेबल है कि वो यहाँ पे एक एपिक टायर के बॉस को अकेले ही हैंडल कर सकती है और वो उसकी पावरफुल एलाई में से एक थी। वो लिटिल जुए के मुकाबले में सायो पूरी तरीके से कचड़ा है कचड़ा। इसके बाद फैंग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करता है और फायर फ्लाई टाउन की तरफ निकल जाता है जहाँ पे सॉन्ग भी और लिटिल जुए दोनों वहीं पे ही है। एक तीसरे दो शिकार वो यहाँ पे लिटिल फैंग से लिटिल जुए से भी मिलेगा और साथ ही में सॉन्ग फी से भी निपट लेगा। इसके बाद फैंग यहाँ पे जैसे ही फायर फ्लाई टाउन के अंदर आता है तो यहाँ पे जितने भी मेल ऑडियंस थे यानी कि मेल प्लेयर्स थे वो भाई बौखला चुके थे, वो एकदम बौखला हुए थे। वो आगे से कहता है इन सालों ने यहाँ पे आतंक मचा के रखा है। वो साला हरामी सॉन्ग फी अपने साथ कई सारी फैन बल से लेके घूमता है जो उसके लिए मरने तक राजी है। अगर वो कहती तो वो उसके लिए यहाँ पे किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। पता नहीं उसने यहाँ पे कितनी सारी माइनर लड़कियों को ब्रेन वॉश करके अपना फैन बनाया हुआ है। वो पे शैडो यहाँ पे स्टेल्थ मोड के अंदर था तो फिर उसे यहाँ पे क्लू मिल जाता है सॉन्ग फी को ढूंढने का। इसके बाद फैंग उन लोगों का पीछा करते हुए यहाँ पे एक वेलिंग वैली तक आ जाता है जहाँ पे टोटल 5 लेवल के मॉन्स्टर रहते हैं, ज्यादा पावरफुल जगह नहीं है ये। वहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे प्रेडेटर के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, जो वो यहाँ पे ट्विन हेडेड एमबी फ्रेंड था जो कि सिल्वर टायर का बॉस है। हालांकि यहाँ पे मॉन्स्टर से ज्यादा तो साले प्लेयर्स आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में फाइट कर रहे थे कि कौन जीतेगा कौन जीता है कहके। जिसके बाद यहाँ पे सॉन्ग फी और उसकी फैन गर्ल्स आ जाती हैं और आगे के कुछ 10 मिनट तुम लोगों के लिए सबसे खुशी भरे दिन बीतेंगे। और सॉन्ग फी के लिए मेरे पास बस एक ही लाइन है, सुख भरे दिन बीतो रे भैयो अब दुख आयो रे। खैर यहाँ पे जो पहले ही सॉन्ग फी से पके हुए थे एकदम गुस्से में थे, वो यहाँ पे सॉन्ग फी के ऊपर हमला कर देते हैं कि इसको तो छोड़ना नहीं, जो भी सामने मुझे डंडा मार देना, जो देखा जाएगा इसको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो उनमें से जो एक मोटी वाली फैन गर्ल थी वो भाई अपना स्टाफ एक बंदे के सर के ऊपर घड़ाम से दे मारती है ये कहते हुए कि मेरे ओपा को हर्ट ना करना। बाय द वे ओपा कोरियन वर्ड है जो बॉयफ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आई हेट दिस वर्ड। हम लोगों को बताता है कि सॉन्ग फी के पास यहाँ पे टाइटल है हेवनली डिफाइंग मेज गॉड का और उसके पास यहाँ पे मेज क्लास है। वो हम लोगों को यहाँ पे सॉन्ग फी के ट्रैक के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने यहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ में कई सारी लड़कियों को अपनी फैन गर्ल बना लिया था और वो उनका इस्तेमाल यहाँ पे टूल के तरीके करता था, उनके इक्विपमेंट ले लेता था, उनकी स्किल्स ले लेता था और उनकी मदद से खुद को यहाँ पे पावर अप करता था, ना कि उन्हें। लेकिन एक टीम यहाँ पे सब मेजर से थोड़ी ना बन सकती है। बेसिकली एक नॉर्मल टीम के अंदर एक टैंक होता है, अटैकर होता है, असैसिन होते हैं, मेज होते हैं, हीलर्स होते हैं। लेकिन सॉन्ग फी की जो पूरी टीम है वो सिर्फ मेजर से बनी हुई यानी कि मैजिशियन थे। इसलिए उसकी फैन गर्ल्स यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ में आए कि अगर हम विवाद देंगे तो अनुवाद भी देंगे। इसलिए कुछ फैन गर्ल्स यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स को इंटेलिजेंस में डाल देते हैं जो कि बुद्धि वाला काम करते हैं और उनका मेज क्लास किसी काम का नहीं रह जाता सिवाय के टीचर या फिर बुद्धि प्रदान करने की स्ट्रेटेजी बनाने के। कुछ फैन गर्ल्स यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स को एजिलिटी के अंदर डाल देते हैं जैसे ये मेज के नाम पे कलंक बन जाते हैं और कुछ फैन गर्ल्स यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स को हेल्थ के अंदर डाल देते हैं ताकि वो यहाँ पे मीट शील्ड बन सके, बेसिकली ढाल। और कुछ फैन गर्ल्स यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट को स्ट्रेंथ के अंदर डाल देती हैं जो यहाँ पे मेटल बेस बन जाती हैं और वो अपने डंडे का इस्तेमाल यहाँ पे हमला करने के लिए करती हैं। शुरुआत में इनकी टीम को ज्यादा ही डोमिनेंट थी और लगातार यहाँ पे लोगों से और प्लेयर से उनके लाइफ स्पैम चोरी कर रहे थे और उन्हें कोई भी रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। देखिए रहे दो भाई, खोपड़ा फोड़े जा रहा था एक एक का। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे गेम यहाँ पे प्रोग्रेस करता जा रहा था इनमें से कई सारी फैन गर्ल्स यहाँ पे बहुत जल्दी ही निपट गई। ऑफ कोर्स अगर तुम मेज हो तो फिर मेज के हिसाब से काम करो ना, कहाँ अटैकर बन के घूम रहे हो भाई तुम। बहुत जल्दी निपट जाओगे, किसी अपोनेंट के साथ टिपट गए जो तुमसे ज्यादा पावर रखता होगा या फिर किसी ऐसे क्लास के साथ में जो तुमसे ज्यादा एडवांटेज में हो। इसके बाद कॉमिक्स की परंपरा के हिसाब से हमें सॉन्ग फी का गेम प्ले दिखाया जाता है या फिर उसका नाटक। हम देखते हैं कि सॉन्ग फी आगे से चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा कड़ा काम किया है, इससे मेरा दिल भर आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बॉस बहुत जल्द ही हारा जाए और तुम्हें से कोई भी यहाँ पे अपनी जान ना गवाए, जिसके बाद सभी लोग आराम करेंगे और मेरा दिल यहाँ पे प्यार से भर आया है। वायलेंस का इस्तेमाल ना करो। इस पे मोटी वाली फैन आगे से कहती है, पता सॉन्ग फी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम सब एक साथ मिलकर यहाँ पे इस गंदी चीज को खत्म कर देंगे, तुम्हें कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। ये मॉन्स्टर हारा जाएगा और सॉन्ग फी यहाँ पे अमर रहेगा। उसी टाइम पे प्रेडेटर यहाँ पे सॉन्ग फी की तरफ देखता है और आगे से कहता है कि सारा चिकना कैसे है, मैं इतना गंदा कैसे। जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक मीट सील आती है जो यहाँ पे सॉन्ग फी के लिए ढाल बन के उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और उसके लिए यहाँ पे अपने पॉइंट्स को घटा लेती है। सॉन्ग फी उससे कहता है, माय गुड सिस्टर थैंक यू, जिस पे वो मरते हुए कहती है कि वी आर क्रेजी फॉर यू। इसके बाद मोटी वाली फैन गर्ल दोबारा कहती है कि वो लोग जैसे इस बॉस को यहाँ पे हरा देंगे वैसे ही यहाँ पे सॉन्ग फी लीडर बोर्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सो कॉल्ड शैडो को यहाँ पे सरपास कर देंगे, जिसके बाद वो सभी यही नारा लगाते हुए सॉन्ग फी अमर रहे, सॉन्ग फी अमर रहे। वहाँ पे एक बिजली का झटका लाती है और सीधा प्रेडेटर के ऊपर दे मारती है। वहीं पे सॉन्ग फी अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे ही ये प्रेडेटर खत्म हो जाएगा तो वो यहाँ पे सिल्वर टायर के बॉस को हरा देगा। वहीं पे वो शैडो के बारे में कहते हुए कहता है कि वो बंदा पक्का यहाँ पे एक बग का इस्तेमाल कर रहा होगा, नहीं तो वो इतने जल्दी यहाँ पे लेवल अप कैसे कर पाता। उसके पास यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ लेवल 7 पे है। पता नहीं शैडो इतनी जल्दी कैसे लेवल अप कर रहा है। खैर उसके मन के अंदर लड्डू फूटी रहती कि वो जैसे यहाँ पे सिल्वर बॉस को हरा देगा तो वो लेवल 10 पे आ जाएगा, सॉरी लेवल 7 पे आ जाएगा और धीरे धीरे करके वो शैडो को पीछे छोड़ देगा और 4 सेकंड गेट का नंबर 1 प्लेयर बन जाएगा। लेकिन तभी शैडो यहाँ पे आता है और वो उसकी मुंडी पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है उड़ा के। मतलब इतना ज्यादा फास्ट किल था कि यहाँ पे सॉन्ग फी को पता ही नहीं चलता कि उसकी मुंडी कब उड़ा दी गई। और यही से ये पूरी कॉमिक मेरी फेवरेट बन चुकी थी। खैर इसकी जो फैन गर्ल थी वो पीछे से कहती है ओप्पा, लेकिन तभी शैडो यहाँ पे स्टंट स्लैश का इस्तेमाल करते हुए इनकी भी फील्डिंग सेट कर देता है और पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा नाच मचा देता है। इधर उधर जैसे तैसे स्लैशेस मारते जा रहा था, जहाँ देखो वहाँ पे फ्री किल मिलते जा रहे थे खटाखट खटाखट। इसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि इसने वन शॉट किया है, एक झटके के अंदर इसने बॉस को यहाँ पे हरा दिया और साथ ही में इसने यहाँ पे कई सारे लोगों को भी तो निपटाया है, खासकर उस हरामी सॉन्ग फी की टीम को। इसके बाद इन सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये पक्का शैडो ही होगा और कौन हो सकता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वहीं पे सभी लोग यहाँ पे शैडो को शुक्रिया ही कह रहे थे क्योंकि उसने यहाँ पे सभी लोगों का बदला जो लिया है। वहीं पे फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इन सभी की फटी पड़ी हुई है और मैंने बस इन्हें यहाँ पे हल्का फुल्का गुस्सा दिला दिया है। अगर ये पास्ट लाइफ होती तो अब तक मेरे ऊपर यहाँ पे हावी हो चुके होते सिर्फ मेरा सामान चुराने के लिए। जिसके बाद हम लोग सॉन्ग फी को देखते हैं जो कि यहाँ पे टाउन के अंदर दोबारा रिस्पॉन होता है और इसने यहाँ पे पूरे
1200 का लाइफ स्पैम खोया था जो कि ट्रेडेबल था, और 18 साल और 113 दिनों का लाइफ स्पैम जो कि नॉन ट्रेडेबल था, जो जीने वाला होगा शायद से। वहीं पे सॉन्गफी को समझ में नहीं आ रहा था कि शैडो यहाँ पे फायरली टाउन के अंदर क्यों आया था, जो कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं, इसके बावजूद वो यहाँ पे सिर्फ उसी के बॉस को चुराने के लिए क्यों आया। वहीं पे लड़कियां भी मरी हुई थी, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि शैडो सिर्फ उन्हीं के पीछे क्यों आया था और उन्हें उनके भाई को क्यों मारा। इस पे सॉन्गफी आगे से कहता है सिंपल सी बात है, वो हमारे सिल्वर बॉस को चुराने के लिए इसलिए आया था क्योंकि वो हमारी रैंकिंग को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। अब उसी टाइम में इनके पास एक नई लड़की आती है जो कि उन लोगों से पूछती है कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हूँ। ये बताती है कि ये एक आर्चर है और इसके पास ईगल आई नाम की एक स्किल है जो कि यहाँ पे स्टेल्थ को डिटेक्ट कर सकती है। वो सभी फैन उसे मना करते हुए कहती है खुद को देख, यहाँ पे सॉन्ग सिर्फ मेजेस को लेता है, तो एक आर्चर है और ऊपर से तेरा डीपीएस डैमेज पर सेकंड वो काफी ज्यादा कम है, तो सिर्फ हम लोगों की रैंकिंग के ऊपर इफेक्ट डालेगी। लेकिन उस टाइम पे सॉन्ग आगे बढ़ता है और तुम यहाँ के पैनल का रंग देख रहे हो कैसे गुलाबी गुलाबी से हो गया। ये लड़कियों का पर्सपेक्टिव है कि कैसे सॉन्ग को वो देखती है। सॉन्ग आगे से कहता है कि मेरी फैमिली यहाँ पे सिर्फ प्यार के ऊपर यकीन रखती है और वो प्यार से ही हर एक चीज को हासिल कर सकती है। जिसके बाद उस आर्चर का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पैशन फील कर सकता हूँ, तुम भले एक आर्चर हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हो, चलो एक साथ ताकतवर बनते हैं। और बस इतने से ही इस लड़की को यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ जाता है। हाँ मुझे पता है मैंने गलत शब्द नहीं बोला, बस यूट्यूब की वजह से सेंसरशिप करना पड़ता है। बाद में ये एबिलिटी मुझे भी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारे लोग थे जो कि यहाँ पे सॉन्ग के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते थे। एक तो असैसिन थे जो कि यहाँ पे स्टेल्थ को पूरी तरीके से देख सकती है, यहाँ तक कि वो मेडिसिन भी बना सकती है। बेसिकली शैडो को उसी की दवा का स्वाद चखाएगी। यहाँ पे कुछ वॉरियर भी थे और सॉन्ग खुले दिल से इन लोगों का वेलकम कर रहा था, ये कहते हुए कि प्यार से ये दुनिया जीती जा सकती है, जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। जिसपे जो पहले फैन गर्ल थी वो आगे से खुशी की आसे रोने लगती है कि हमें सॉन्ग को फॉलो करने में कोई भी रिग्रेट नहीं है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे रिवेंज ग्रुप के अंदर बदल जाते हैं और शैडो के ऊपर रखा लगते हैं, ये कहते हुए कि ये जहाँ दिख गया इसकी परछाई हम लोग छीन लेंगे इसे। वहाँ पे कुछ लोग थे आगे से कहते हैं कि कैसा शोर मच रहा है भाई, इतनी सारी लड़कियां यहाँ पे कर क्या रही हैं। इस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है कि उसने शैडो के साथ पंगा ले लिया है, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन लोगों को हैरानी भी हो रही थी कि शैडो इन लोगों के साथ भिड़ गया, ये पागल है साले आधे एक नंबर के, वो इनके साथ पंगा क्यों ही लेगा। वहाँ पे सॉन्ग भी अपने मन के अंदर सोच रहा था कि वो जैसे यहाँ पे शैडो को एक बार खत्म कर देगा, इसके बाद दुनिया के अंदर कोई भी उसे जितना पावरफुल नहीं रहेगा। वो जैसे एक 2 कोड़ी का असैसिन उसके सामने टिक कैसे पाएगा, जो कि यहाँ पे एक नोबल मीज है। मीनवाइल हम लोग शैडो को देखते हैं जो कि ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है और वो कई सारे लेवल्स को यहाँ पे बढ़ा लेता है। बाकी लूट के बारे में तुम्हें सब कुछ पता ही है। साथ में यहाँ पे अपनी जो स्किल थी बेस्ट ऑफ मर्सी उसे यहाँ पे लेजेंडरी लेवल का कर लेता है, जैसे यहाँ पे जो अटैक डैमेज था वो यहाँ पे 200 गुना हो जाता है। वहीं पे उसका एक्टिव इफेक्ट भी बढ़ जाता है और ये जो तुम्हें ऊपर की शरीर के मतलब छाती से ऊपर का शरीर दिखाई दे रहा है, यही पे ही इस डैगर की स्किल्स काम इस स्किल की एबिलिटीज काम करती हैं। इसके बाद शैडो इसी तरीके की और भी जानकारी दे रहा था जो कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। बस वो अपनी सेटिंग और बाकी सभी चीजों को यहाँ पे जब चेक कर रहा था उसी टाइम पे वो असैसिन जिसने यहाँ पे अभी ही सॉन्ग के ग्रुप को ज्वाइन किया है वो उसके ऊपर स्टेल्थ का इस्तेमाल करते हुए हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन शैडो असैसिन का गॉड है और वो इजीली यहाँ पे उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसको देख के तो वो असैसिन हैरानी हो जाती है कि इसने स्किल को डॉज कैसे कर लिया, पूरे टाइम तो मैं स्टेल्थ में थी। अब उसी टाइम पे शैडो ऊपर देखता है तो और भी कई सारी फैन गर्ल्स आ जाती है जो उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे कहती है कि तू तो मरेगा, तू चारों तरफ से घिर चुका है। जिसके बाद वो सभी यहाँ पे थैंक यू पर निशाना, फायरबॉल, स्पेल, रिचुअल, काला जादू, टोटका, टोना सब कुछ लगा देती हैं। शैडो उनकी सबकी नौटंकी को देख के आगे से कहता है स्टेल्थ मोड और वो वहां से गायब भी हो जाता है और उनसे कहता है ढूंढो, तुम ढूंढ के दिखाओ, भूतों के तरीके हूँ, सिर्फ यादों में रहता हूँ, दिलों में नहीं। फिर उसके बाद वो आचरण यहाँ पे अपनी ईगल आई का इस्तेमाल करते हैं और तीर छोड़ती है जिससे एक पंछी उड़ते हुए जाता है और इसके पंख यहाँ पे जहाँ पे गिरे थे अगर उनके बीच में कोई भी स्ट्रेंथ या फिर स्टेल्थ या फिर असैसिन आ जाए तो वो यहाँ पे तुरंत बाहर दिखाई दे जाता था। वहीं पे ये सभी फैन गर्ल्स इतना ज्यादा अंधा हो चुकी थी बदला और प्यार के चक्कर में कि इन्हें दिखाई नहीं देता कि वो उन्हीं की टीम मेंबर है। ये लोग उसी के ऊपर जो जादू टोटका ताने हुए थे उसके ऊपर छोड़ देते और गड़ाम से धमाका होता है और ये हवा में ही गायब हो जाती है। बाद में इन लोगों को जब पता चलता है कि इन लोगों ने शैडो की जगह पे अपनी ही टीम मेंबर को उड़ा दिया है तो ये मोटी वाली आगे से कहती है कि वो वैसे भी एक मेज नहीं थी, उसने कभी भी यहाँ पे सॉन्ग को अच्छे से प्यार किया ही नहीं, ये उसके लिए डिवाइन रिट्रीब्यूशन है। इसके बाद वो आर्चर से कहती है कि तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से एक इस्तेमाल करो, अगला रिट्रीब्यूशन तुम्हारा ही होगा। लेकिन उस टाइम पे शैडो आगे से यहाँ पे घोस्ट फायरबॉल का इस्तेमाल करता है जो कि यहाँ पे सभी एनिमीज को जो कि 100 मीटर के एरिया के अंदर रहते हैं कुछ सेकंड्स के लिए स्टन कर देता है। इसलिए सभी फैन अपनी जगह से हिले नहीं पा रहे थे और उसी टाइम पे शैडो इंस्टेंट कट का इस्तेमाल करते हुए इन सभी की मुंडी अपने साथ ले जाता है कहते हुए कि चोटी चुड़ैल नहीं मुंडी चुड़ैल हूं मैं। पता नहीं चोटी चुड़ैल कब की बात है, मैं फटके रहती थी हमारी, मेरी बहन को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, चोटी कट जाके तेरे घर में। खैर फैंग अभी भी यहाँ पे स्टेल्थ मोड के अंदर ही था तो आराम से बड़े आराम से चलते हुए सॉन्ग के पास जाता है। वहीं पे सॉन्ग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये अचानक से मर कैसे गए भाई, कहीं शैडो तो नहीं था, अगर उसने अटैक किया होता तो वो सामने आता। तो शैडो उसके कान के पास जाता है और उसके कान में कहता है ओ माय वाज सिंदेरू मींस तेरी पहले ही कवर खुद चुकी है लाला। तो सॉन्ग की एकदम F1 कार के तरीके फटती है तो वो तुरंत यहाँ पे मैजिक शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन फैंग आगे से वेनम डार्ट का इस्तेमाल करता है और उसके सर के ऊपर दे मारता है। इसे सॉन्ग पहले तो तड़पता है, बाद में इसकी फील्डिंग सेट होती है। फिर इसके बाद सॉन्ग का गेम बच जाता है तो शैडो को पता चलता है कि यार इसके पास तो यार बहुत ज्यादा लाइफ स्पैम है, एकदम भारी पड़ा है यार, 2000 दिनों का लाइफ स्पैम वो भी ट्रेडेबल, कुछ ज्यादा नहीं है ये। फिर जब पीछे मुड़ के यहाँ पे फैन गर्ल के ट्रेडेबल लाइफ की तरफ देखता है तो बहुत ही ज्यादा कम था, वो एकदम ना के बराबर था। इससे शैडो को समझ में आ जाता है कि ये महंगी लड़कियां हमेशा अपना ट्रेडेबल लाइफ इसको देती रही होंगी, खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये उसे देंगी उससे मुझे मिलेगा। वो मन के अंदर सोचता है कि वैसे भी इन्हें क्या ही फर्क पड़ता है ना, यही लग रहा होगा कि ये फॉरसेकन गॉड गेम बस एक नॉर्मल सा गेम ही तो है। इनकी आंखें तो तब बाहर जाके गिर जाएंगी जब इन्हें पता चलेगा कि ये गेम कोई गेम नहीं है। वहीं पे फैंग को नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, वो उसे यहीं पे ही छोड़ देता है ताकि यहाँ के मास्टर इसे खा सके और अपने आप को लेवल अप कर सके ताकि सॉन्ग पे जब दोबारा आए तो उसकी और ज्यादा फील्डिंग सेट हो। बाय द वे नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम एक तरीके से जिंदगी के जीवन की रेखा है, यानी कि अगर तुम्हारे पास 1 लाख नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है तो फिर तुम 1 लाख साल तक जियोगे बड़े आराम से। इसके बाद हम लोग सॉन्ग को दोबारा देखते हैं और ये दोबारा टेलीपोर्ट होता है तो आगे से कहता है कि इसके पास यहाँ पे सिर्फ 500 दिनों का ही ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बचा हुआ है। इसके बाद ये शैडो को गाली देने लगता है कि तुम में से किसी की भी स्किल यहाँ पे उसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई। इस पे आचरण आगे से कहती है कि उसने किया था, यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे अपनी असैसिन सिस्टर को भी देख लिया था। इस पे मोटी वाली आगे से ये कहती है कि शायद उसका स्टेल्थ लेवल हम लोगों से ज्यादा होगा इसलिए उसकी कोई भी स्किल यहाँ पे उसे डिटेक्ट नहीं कर पाई। इस पे मोटी वाली समझाते हुए कहती है कि यहाँ पे एक अलाई का स्किल लेवल यहाँ पे सिर्फ एंटी स्टेल्थ लेवल 1 पे है, यानी कि वो सिर्फ यहाँ पे लेवल 1 के ही स्टेल्थ टारगेट्स को स्कैन कर सकती है और उन्हें बाहर ला सकती है। अगर एनिमी का स्टेल्थ लेवल यहाँ पे 2 या फिर उससे हायर हुआ तो ये स्किल यहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस पे सॉन्ग की दोबारा फटी क्योंकि ना ही ये पता रहेगा कि शैडो कब आएगा कब जाएगा, ये लोग बस उसे यहाँ हवा में ढूंढते रहेंगे कि कहाँ है दिख जाए, ना ही वो लोग उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं और ना ही उसके खिलाफ अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन सॉन्ग को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ना ही अभी तक शैडो को कोई उंगली पुंगली की है, ना ही उन लोगों ने इसके खिलाफ कुछ किया है, तो वो उसके पीछे
नीचे क्यों पड़ा हुआ है, वो भी नहा धो के। शैडो ने उसके बॉस को पहले ही ले लिया है और दूसरी बार तो वो खुद ही गए थे, तो फिर सॉन्गफी को ऐसा लग रहा था कि शैडो अब उसके पीछे नहीं आएगा। नाइस ड्रीम ब्रदर। इसके बाद सॉन्गफी आगे से कहता है कि वो मेरे पीछे यहाँ पे मेरी खूबसूरती की वजह से तो नहीं है, साला मुझसे जलता है वो। फिर इसके बाद सभी फैन गर्ल यहाँ पे डिफेंड मोड में आ जाती है और आगे से कहती है कि हम लोगों को यहाँ पे ब्रदर की सेफ्टी के लिए सब कुछ करना है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेवल को बढ़ाओ और हमें ब्रदर को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद अगला सीन कुछ समय के बाद का होता है जहाँ पे शैडो दोबारा इस जगह पे आता है जहाँ पे लोग रिस्पॉन होते हैं। शैडो की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है तो वो उसे पूछता है कि सॉन्गफी कहाँ गया है और उसका ग्रुप भेजना बताना, कहीं वो लोग दूसरे टाउन के अंदर तो नहीं चले गए या फिर लॉग ऑफ हो गए, यानी कि गेम छोड़ के ही चले गए। खैर उस बंदे को सुना नहीं दे रहा तो शैडो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि सॉन्गफी लोग कहाँ पे चले गए। वो बंदा आगे से कहता है कि तुम तो यार फाड़ी दोगे क्या। इसके बाद वो यहाँ पे उसे बताता है कि सॉन्गफी लोग उस तरफ गए और जाओ जाके उसे मार दो साले को, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ देना। उसका नाम फीबिया किटी है, बिल्ली वाली किटी किटी। वो एक फीमेल हंटर है, प्लीज उसे छोड़ देना भाई। अगर वो तुझे छोड़ के उसके ग्रुप को ज्वाइन की है तो वो तेरी गर्लफ्रेंड कैसे हुई। कहा कि शैडो इसे एडवाइस देते हुए कहता है कि नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो भाई, और वो मन के अंदर सोचता है कि इसकी गर्लफ्रेंड पक्का वही हंटर होगी जिसको मैंने अभी यहाँ पे बुद्धि लाल की थी और कोई हो ही नहीं सकती है, स्टेल्थ डिटेक्टर। फिर इसके बाद शैडो यहाँ से चला जाता है और वो बंदा उससे कहता है ब्रदर प्लीज उसे छोड़ देना, बहुत ज्यादा मेहनत की थी भाई गर्लफ्रेंड ढूंढने के मामले में, दोबारा कर लो यार, वो नहीं बचने वाली। शैडो इसी बारे में सोच रहा था कि उसे पता हो कि वो लोग किस तरफ गए हैं, लेकिन उसे यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है और ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम जाएगा, तब तक वो यहाँ पे और भी चीजें कर सकता है, जैसे कि लिटिल जुए को ढूंढना। लेकिन तभी फैंग की नजर यहाँ पे लिटिल जुए के ऊपर पड़ जाती है जो आराम से ही जा रही थी। तो फैंग उसके सामने आता है और उससे पूछता है ब्यूटीफुल लेडी मेरी एक मदद करोगी। तो लिटिल को उसे देख के हैरानी हो जाती है। फैंग यहाँ पे अपना वो स्टाफ बाहर निकालता है जिसके बारे में हमें उसने पहले ही बताया था, और यहाँ पे लिटिल को से कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे एक टारगेट को ढूंढने में तो फिर मैं ये तुम्हें दे दूंगा चीप प्राइस में। भाई तो मेरा टारगेट सॉन्गफी है। लिटिल जुए आगे से कहती है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे सर्च वगैरह वाला काम भी कर सकती हूँ, मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं बताया और ना ही किसी को बताया। खैर तुम चिंता ना करो, तुमने ये जो माल दिया है इसके लिए तुम्हें ऊपर वाले को भी ढूंढ दूं, ये सॉन्गफी क्या चीज है। इसके बाद फैंग यहाँ पे स्टाफ को 500 ट्रेडेबल डेज के लिए बेच देता है लिटिल जुए को। लिटिल जुए के पास इतने भी नहीं तो फैंग उसे कहता है कि जब है वो तब दे देना। इसके बाद ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे लिटिल जुए स्टाफ को देख के बौखला चुकी थी, एकदम पानी की लार बह जा रही थी। फैंग उसको खौफों से बाहर लेके आता है और उसे बताता है कि काम करो भाई, सर्च ऑपरेशन शुरू करो। इसके बाद लिटिल जुए अपना सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और उसे यहाँ पे फील हो रहा था कि वो शैडो को कहीं पहले से ही जानती है, जबकि वो दोनों पहली बार मिल रहे थे। वह लिटिल जुए उसे कहती है अगर मैं ये स्टाफ लेके भागी और तुम्हें कभी वापस ही ना मिले तो फिर तुम क्या करोगे। फैंग उससे कहता है व्हाट, तुम क्या सॉन्गफी से नफरत नहीं करती हो क्या। इस पे लिटिल जुए और भी ज्यादा हैरान होती है और शैडो से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है कि मैं उसको पूरी तरीके से नफरत करती हूँ, कहे तुम रियल लाइफ के अंदर मेरे फ्रेंड तो नहीं हो, तुमसे कुछ जानी पहचानी सी वाइब आ रही है। इस पे शैडो उससे कहता है कि गेस करो और अपना काम करो बस। खैर इसके बाद लिटिल जुए अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है जिसके लिए वो अपना व्हाइट बर्ड यानी कि उल्लू को भेजती है, और उल्लू की आंखें इस समय यहाँ पे लिटिल जू की आंखें बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि सॉन्गफी की करंट लोकेशन क्या है। जिसके बाद लिटिल जू यहाँ पे फैंग को एकदम करेक्ट कोऑर्डिनेट्स यानी कि जगह के बारे में बताती है, और वो उसे कहती है कि थोड़ा सा वो लोग मूव कर सकते हैं इसलिए थोड़ा सा आसपास के एरिया में ही रहेंगे, लेकिन उसे एक्जैक्ट लोकेशन नहीं पता रहेगी क्योंकि जब वो पंछी को बुलाएगी तब तक ये लोग वापस भी तो इधर उधर जा सकते हैं। फैंग उन लोगों के पीछे जाते हुए लिटिल जू से कहता है कि मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर लो और यहाँ पे मुझे उनकी करंट लोकेशन बताते रहना। इस पे लिटिल जू आगे से पूछती है कि उसे कितना टाइम लगेगा, कब तक उन लोगों के पर इसी तरीके से नजर बना के रखी होगी। इस पे फैंग उसे बताता है कि ज्यादा टाइम लगेगा, बस 2-3 मिनट। फिर इसके बाद फैंग जब भागते हुए जा रहा था तभी उसकी नजर यहाँ पे एक पेड़ के ऊपर पड़ती है। लिटिल जू उससे पूछती है कि रुक क्यों गए, तो फैंग उसे कहता है कि जरा आसपास देखना और मुझे बताओ क्या इस तरीके के पेड़ और हैं क्या। दरअसल उस पेड़ के ऊपर कुछ निशान बना हुआ था और शैडो को शायद से पास्ट लाइफ के जरिए इसके बारे में कुछ पता था। फिर इसके बाद लिटिल जू पंछी की मदद से एरिया को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि 100 मीटर के एरिया के अंदर ही इस तरीके के टोटल 3 पेड़ और हैं। तो फैंग एक एक करके हर एक पेड़ के पास जाता है और उन सभी सिंबल्स को एक्टिवेट कर देता है। लिटिल जू फैंग से पूछती है कि ये सिंबल किस लिए हैं, तो फैंग उसे दोबारा कहता है कि गेस करो। खैर वो सिंबल जब यहाँ पे एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनके बीच में यहाँ पे एक जेड टायर की चेस्ट ओपन होती है। ज्यादा कि फैंग ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे कोई एशियंट गॉड्स ब्लेसिंग होगी जो कि स्टार्टर विलेज के अंदर मिल जाएगी। फैंग हम लोगों को यहाँ पे एशियन गॉड्स सिंबल के बारे में बताता है कि ये गॉड्स फॉरसेकन गेम के अंदर कहीं भी आ सकते हैं, ज्यादातर कुछ खास एरियाज के अंदर आते हैं जहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सिंबल रहते हैं और उनको एक्टिवेट करने के बाद में तुम ब्लेसिंग को अनलॉक कर सकते हो। कुछ में ये मॉन्स्टर बॉसेस को समन कर लेगी, कुछ में ये कई सारे मॉन्स्टर्स को समन कर लेगी जो कि यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर रहेंगे, कुछ में ये ट्रेजर्स को समन करके देगी और कुछ में ये यूनिक रिवॉर्ड्स को भी दे सकती है। लिटिल जू इसकी तारीफ करी जा रही थी कि तुमने ये जो चेस्ट ढूंढी है इसके अंदर काफी सारा माल हो सकता है। वह लिटिल जू अपने मन के अंदर सोचती है कि जरा मैं इन सिंबल्स को मेमोरी के अंदर बैठा लेती हूँ, अपनी एबिलिटी के जरिए थोड़ा इधर उधर घूमूंगी, क्या पता मेरी भी किस्मत चमक जाए और मुझे इस तरीके की चेस्ट वेस्ट मिल जाए। फिर इसके बाद फैंग उसे जब बॉक्स को ओपन करता है तो फिर उसे यहाँ पे उसके अंदर से जेड टायर की स्किल बुक मिलती है जिसका नाम ब्लॉसमिंग कर्स था, बेसिकली खिलने वाला श्राप। इसके बाद हमें इस कर्स के बारे में बताया भी जाता है जो कि एक जेड टायर का यूनिवर्सल स्किल बुक है। हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि जब भी इसका इस्तेमाल कोई प्लेयर करेगा किसी की बॉडी के ऊपर, खत्म हुई बॉडी के ऊपर जो 15 सेकंड से कम के अंदर मरी हो, तो फिर उसके ऊपर यहाँ पे इसका के जरिए फूल खिलाएंगे और ये जो फूल होंगे ये श्रापित होंगे जो कि लगातार यहाँ पे प्लेयर की टेबल लाइफ स्पैन को खींचते रहेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाते, या फिर जो प्लेयर है वो खटाक से लॉग आउट ना कर ले गेम से। यानी कि ये जो श्रापित फूल है यहाँ पे अगर किसी बॉडी के ऊपर लग गए तो वो लगातार उस प्लेयर के टेबल लाइफ स्पैन को खींचते ही रहेंगे जब तक वो 0 नहीं हो जाती या फिर वो बंदा यहाँ पे लॉग ऑफ नहीं कर लेता। फिर आगे से समझ आता है कि ये ब्रोकन स्किल है, बहुत ज्यादा काम आएगी। उसने अपनी पास्ट लाइफ में इस स्किल के बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। इस स्किल के साथ में फैंग यहाँ पे जब भी किसी प्लेयर को निपटा देगा तो फिर उसे यहाँ पे बस उसकी बॉडी को गार्ड करना है जब तक कि फ्लावर उसकी पूरी टेबल लाइफ स्पैन को खत्म नहीं कर देते। इसलिए फैंग आगे से कहता है सॉन्ग मेरे दोस्त तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हुए, अब तो मैं तुम्हारा तब तक पीछा करूंगा जब तक तुम पूरी तरीके से लॉग ऑफ नहीं कर लेते और तुम्हें कभी भी इस गेम के अंदर दोबारा आने नहीं दूंगा। इसके बाद मैं लेवल 10 पे पहुंचूंगा और खटाक से अपनी एबिलिटीज को रियलिटी के अंदर एक्सट्रैक्ट करूंगा और तुमसे रियल लाइफ के अंदर आके मिलूंगा और तुम्हारी वहां पे भी गुद्दी बजाऊंगा, वो भी जब तक लाल नहीं हो जाती तब तक। इसके बाद हम लोग सॉन्गफी के ग्रुप की तरफ दोबारा आ जाते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर यहाँ पे लाइफ स्पैम को टेडेबल कर रहे थे, सॉरी फार्म कर रहे थे। वहीं सॉन्गफी को ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ पे शैडो से पीछा छुड़ा लिया। वो मन के अंदर सोचता है कि हरामी ने पहले ही मेरे सिल्वर टायर के बॉस को चुरा लिया, मुझे 2 बार मार दिया, मुझे भिखारी बना दिया टेडेबल लाइफ स्पैम के मामले में, लेकिन अब वो मुझे पकड़ तक नहीं पाएगा। अब मैं उसकी पकड़ से पूरा चो हो चुका हूँ। जैसे ही मेरा लेवल उससे ज्यादा हो जाएगा तैसे मैं उससे मिलूंगा और उसकी गुद्दी लाल कर दूंगा। उस टाइम पे वो मोटी वाली फैन गर्ल यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखो तो कुछ लोग बॉस के साथ फाइट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जब इसके ग्रुप को देखता हूँ मुझे एक और ग्रुप याद आता है जो रियल लाइफ के अंदर भी इतना ही टॉक्सिक है। यू नो दैट व्हाट आई मीन। सॉन्गफी आगे से आग को हवा देते हुए कहता है कि ये लोग तो जाने पहचाने लग रहे हैं, ये लोग जियाकी के फैन नहीं है ना। बेसिकली जियाकी यहाँ पे सॉन्गफी का राइवल होगा, बेसिकली उसके जितना एक आइडल होगा या फिर एक सिंगर होगा।
इसलिए फैन गर्ल्स का आगे से माथा घूम जाता है। वो आगे से कहती है जियाकी के फैन, इनकी हिम्मत कैसे हुई, ये लोग कैसे यहाँ पे टॉप पे पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, अभी बताते हैं हम इनको। फिर लोग जियाकी को देखते हैं जो कि आगे से एक अच्छी लीडर की तरीके अपनी फैन गर्ल्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, ना कि उनका यूज कर रहा था। ये उन लोगों से कहता है कि जैसे ये मसला खत्म हो जाएगा तब से हम लोग लॉग ऑफ कर लेंगे और सोने के लिए चले जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे सॉन्फी की फैन गर्ल्स आती है और उसके ऊपर गरम से अपना स्टफ दे मारती है और इसकी फील्डिंग यहीं पे सेट कर देती है। तुम इसके चेहरे से देख सकते हो कितना हेट रेट है, मतलब तुम देखो तो कितनी नफरत है तुम। जियाकी की जो फ्रेंड्स थी वो आगे से कहती है कि तुम लोग क्या करो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। इस पे ये लोग आगे से कहते हैं कि ये जियाकी के फैंस का भाग्य है। इस पे वो लोग आगे कहते हैं जियाकी कौन है रे, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं। ये लोग जियाकी के फैन नहीं थे, लेकिन तभी वो आर्चर राइड के ऊपर अपने एरो से शूट करती है और उनकी भी फील्डिंग सेट कर देती है। जिस पे ये और नाराज होती है, उनसे कहती है तुम कौन हो भाई, काहे तकत ले मचाए हो। इस पे ये लोग आगे से कहते हैं कि सॉन्ग पे हमारा रहेगा वही आगे बढ़ेगा, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। कहता कि ये लोग मोस्टर को भी लपेटे में ले लेते हैं। वो आगे से कहते हैं मेरी क्या गलती यार, मैं तो साला यहाँ रहता हूँ, किसी को जानता भी नहीं। इसके बाद ये लोग इसी तरीके से भाई जो सामने आ रहा था उसको बहाए दे रहे थे, उड़ाए दे रहे थे। वहीं पे सॉन्ग पे आगे से कहता है ओ माय गॉडस माय डियर फैमिली, हम लोगों के ऊपर हमला होने ही वाला था जियाकी की फैमिली की वजह से, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने ज्यादा प्यारे और वफादार होगे कि मेरे लिए कुछ भी कर दोगे। जिस पे ये लोग खुशी के आंसू रोने लगते हैं और इस प्यारे नन्हे मुन्ने से ग्रुप के ऊपर इन लोग फैंग को देखते हैं, जो मन के अंदर सोच ही रहा था सुख भरे दिन बीतो रे भैयो अब दुख आयो रे। इसके बाद शैडो वहां से टेलीपोर्ट मारता है और सॉन्ग के पास आगे से कहता है सॉन्ग पी कैसे हो, और पलक झपकते ही फैंग उसकी मुंडी दोबारा उड़ा देता है उसकी फैन गर्ल्स के सामने ही। इस पे फैन गर्ल्स की आगे से चीख निकल जाती है और ये खुशी के आंसू रोने लगती हैं और लगे आते हुए फैंग यहाँ पे तुरंत ही ब्लॉसमिंग कर्स को भी अप्लाई कर देता है और सॉन्ग की बॉडी से एकदम खतरनाक फूल बाहर निकलता है, जिससे उसकी फैन गर्ल्स की अब यहाँ पे तिगुनी फटी। वो आगे से कहती है ये क्या बगैती है भाई, फूल में कब बदल गए। जिसके बाद उन लोग सॉन्ग को दोबारा रिस्पॉन एरिया के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो चीखते हुए कहता है कि ये साइडो को है क्या, इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ क्यों है, ये मुझे बार बार क्यों हराना चाहता है, कहीं ये मुझे जलता तो नहीं क्योंकि मेरे पास और भी ज्यादा फैन गर्ल्स हैं जितनी इसके पास भी नहीं है। यही वजह होगी इसीलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कहीं कुछ लड़कियों में से इसका दिल तो नहीं आ गया जो मेरी फैन गर्ल्स है, इसलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर उसी टाइम पे यहाँ पे सॉन्ग के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसकी रीडेबल लाइफ स्पैन को लगातार खींचा जा रहा है। हालांकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा कोई मैकेनिज्म इसने अभी तक देखा ही नहीं था, ना ही सुना था। इसके बाद इसकी सारी फैन गर्ल्स भी यहाँ पे आ जाती हैं। शैडो इनको क्यों बक्सेगा भाई, ये भी तो फ्री एक्सपीरियंस पॉइंट ही है। जिसके बाद इसे की आगे से बताती है भाई कुछ तो गड़बड़ है, उस शैडो ने यहाँ पे कोई रेड कलर का फूल तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकाले, उसने कोई स्किल इस्तेमाल की होगी जो कि लगातार तुमसे कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था। इससे सॉन्ग को समझ में आ जाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जो यहाँ पे उगा हुआ है वो उसकी लाइफ स्पैन को लगातार खींचे जा रहा है। इस पे सॉन्ग की फटके चार वो आगे से कहता है कितना हरामी है ये। इसके बाद वो तुरंत यहाँ से लॉग ऑफ कर लेता है क्योंकि वो अपनी जान तो गंवाना चाहेगा नहीं। साथ ही में उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग लॉग ऑफ कर लो, हम लोग दोबारा वापस आएंगे ताकतवर बनके। इसके लिए वो सभी फैन गर्ल्स मान जाते हैं क्योंकि उन्हें सॉन्ग का ही तो कहना मानना है। वो सॉन्ग वहां से जाते हुए कहता है कि शैडो बस तू इंतजार कर, जैसे ही मैं यहाँ पे 2-3 सालों में ट्रेन कर लूंगा, खुद को पावरफुल बना लूंगा, तो उसे बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। मीनवाइल हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि फूलों के बागीचों में खड़ा हुआ था, जो यहाँ पे बॉडीज के ऊपर उगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे फैंग ने लगातार कई सारे प्लेयर्स को मारा था, तो फिर उसे यहाँ पे स्लेयर का टाइटल दे दिया गया था, वो भी 4 गुना। इस वजह से अगर फैंग यहाँ पे कभी भी मरता है तो फिर उसका जो यहाँ पे टेडेबल लाइफ स्पैम होगा वो यहाँ पे 96.857% होगा, यानी कि सिर्फ 4% उसके पास लाइफ स्पैम बचेगा, सारा का सारा खींच लिया जाएगा अगर वो गलती से भी मरता है तो। वो फैंग आगे से कहता है कितना लाइफ स्पैम है भाई, इन लोगों के पास भरे पड़ा है क्या। इसके बाद लाइफ स्पैम खींचना बंद हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग लॉग ऑफ कर लिए हैं। लिटिल जो ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी वो मन के अंदर सोचती है कि अच्छा ये ताकत होती है नंबर 1 रैंक प्लेयर की। इसके बाद यहाँ पे फैंग उसे पूछता है कि तुमने देखा कि सॉन्ग और उसका पूरा ग्रुप यहाँ पे लॉग ऑफ कर लिया। इस पे लिटिल जो आगे से बताती है वो सभी लोग यहाँ पे लॉग ऑफ कर लिए हैं। तो फैंग उसे कहता है कि ठीक है उनके ऊपर नजर बनाए रखो, वो जैसे ही गेम के अंदर वापस आता है सही है तो मुझे बता देना। इसके बाद लिटिल उसे पूछती है कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन फैंग उसे रोकता है और उसे बताता है कि उसके पास यहाँ पे गोल्ड अटायर की प्रीस्टेस स्किल भी है, होली जजमेंट सॉर्ड, और वो उसे पूछता है कि ये चाहिए क्या। इस पे लिटिल और भी ज्यादा बौखला जाती है और आगे से कहती है हाँ चाहिए। तो फैंग उसे कहता है टाउन में मेरा इंतजार करो अभी आता हूँ। इसके बाद टाउन के अंदर ये दोनों मिलते हैं और फैंग अपने पास से यहाँ पे स्किल बुक बाहर निकालते हुए उसे देते हुए कहता है कि इसकी भी कीमत 500 दिन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है, लेकिन मैं इसे तुम्हें आधे प्राइस में दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे। इस पे लिटिल आगे से कहती है देखो भाई मैं खुद को नहीं बेचूंगी। तो फैंग उसे कहता है दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक टीम को ज्वाइन करो, इसके पास यहाँ पे हीलर की कमी है और तुम्हें वहाँ पे लॉन्ग टर्म हीलर के तरीके काम करना है, यानी कि लंबे अरसे तक। लिटिल जुबे को कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन वो आगे से कहती है अगर वो लोग कुछ ज्यादा ही कमजोर हुए तो फिर मैं छोड़ दूंगी। लेकिन फैंग उसे बताता है नहीं वो लोग डिसेंट है, तुम उनके साथ आराम से यहाँ पे कॉपरेट कर पाओगी। वो उसे कहता है कि मैं उन्हें अभी कॉन्टैक्ट करता हूँ। इसके बाद सिंसेप्टो के वैंग की टीम पे आता है जहाँ पे इनकी हालत खराब थी, वैंग को भाई पॉइजन हो चुका था, तो वो यहाँ पे पीछे मुड़ के सयू से कहता है कि जल्दी से हीलिंग स्पेल इस्तेमाल करो, जल्दी से मुझे हील करो। वो ज्यादा देर तक यहाँ पे पॉइजन को रोक नहीं पाएगा और आखिरकार जाके यहाँ पे सयू अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर पाती है, लेकिन उसका निशाना अंधे से भी खराब था। वो यहाँ पे वैंग की जगह पे अपनी स्पेल का इस्तेमाल ट्री के ऊपर कर देती है, वो साला पॉइजन फ्री हो जाता है, लेकिन वैंग को कुछ भी नहीं होता। ये देख के भाई मजे से इनकी आंखें बाहर आ जाती है, कितना गंदा निशाना। मैं भी सयू आगे से क्यूट बनते हुए कहती उप्स मिस हो गया, लेकिन उसके चक्कर में यहाँ पे वैंग अपनी जिंदगी मिस कर देता है। ये हो जाता है ढेर खत्म टाटा बाय बाय। इसके बाद होना क्या था, बिना उसकी पूरी टीम वाइप आउट हो जाती है और ये लोग दोबारा यहाँ पे टाउन के अंदर रिस्पॉन होते हैं। और इस बार वैंग अपना सर पकड़ लेता है। वो मन के अंदर सोचता है कि हमें किसी भी कीमत पे इसे हीलर को रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि ये लोग यहाँ पे कैसे हिडन ग्लास के हीलर को ढूंढेंगे। वहाँ पे जो अच्छे हीलर है वो यहाँ पे पहले दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पे सयू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मन के अंदर सोचते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे करके उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा है और ये पहले यहाँ पे लेवल 4 पे आ चुकी है। वो मन के अंदर सोच रही थी कि अगर मैं इन्हीं के साथ रहूं तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे लेवल अप करती रहूंगी और सॉन्ग पीसी भी मिल जाऊंगी। अब उस टाइम में फैंग यहाँ पे वैंग के पास मैसेज करता है और उसे बताता है कि उसे यहाँ पे एक हिडन क्लास की वाइट विवियाना प्रिस्टेस मिल चुकी है जो कि यहाँ पे उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहेगी। वैंग आगे से कहता है कि अगर तुम कह रहे हो कि वो स्ट्रांग है तो वो पक्का होगी, और अगर तुम उसे रिकमेंड कर रहे हो तो फिर हम लोग उसे पक्का टीम के अंदर ले लेंगे। तो फैंग उसे कहता है बढ़िया जल्दी से टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करो, दूसरे वाले टाउन के अंदर आ जाओ, यहीं से तुम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हो और लेवल अप कर सकते हो। इस पे फैंग को भी कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे भी वो लोग यहाँ पे लोकेशन स्विच करने वाले थे क्योंकि अब ये बिगनर टाउन को ज्यादा ही भरा भरा सा लग रहा है, यानी कि कई सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद वैंग आगे बढ़ता है और वो सयू से कहता है कि हम लोग हाई लेवल के जोन में जा रहे हैं और वो जगह तुम्हारे लेवल के हिसाब से कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकते। सायू लोगों से कहती है कि वो हैंडल कर सकती है, लेकिन ये लोग तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं, कहते हैं कि कौन से कुछ कह रहा है क्या, हम बह रहे हैं हमें कुछ सुनाई नहीं देता। इस पे सायू लोगों से कहती है हरामी साले सिर्फ फायदा देखते हैं अपना, देख रहे हो कह कौन रहा है। ये आगे से कहती है कि वैसे मैं इन लोगों से परेशान हो चुकी थी, अब मैं जाऊंगी यहाँ पे शैडो को ढूंढूंगी, वो मेरी मदद करेगा लेवल अप करने में। इसके बाद वैंग यहाँ पे सीधा जाके टाउन के अंदर टेलीपोर्ट मारता है और यहाँ पे शैडो और लिटिल जुबे से मिलता है।
फिर इसके बाद वैंग जैसे यहाँ पे फैंग से मिलता है तो वो उसे यहाँ पे पेमेंट कर देता है। अभी भी 500 दिन बाकी थे, लेकिन वो बताता है कि जैसे यहाँ पे कैप्टन आनियो आ जाएंगी वो तुरंत यहाँ पे तुम्हें बाकी पैसे दे देंगी। तो फैंग को कैप्टन आनियो के बारे में भी पहले से पता था, वही लड़की जिसने बोला था कि शैडो एक टाइम ट्रैवलर हो सकता है। थोड़े टाइम में यहाँ पे वैंग आ जाती है जिसका नाम यहाँ पे जस्टिस एजुकेशन रखा हुआ गया था। आनियो रियल नेम है और गेम के अंदर इसका नाम यहाँ पे एजुकेशन नहीं एग्जीक्यूशन। तो फैंग जैसे यहाँ पे आनियो को देखता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये पक्का यहाँ पे हिडन क्लास वाली ही होगी, जिसका हिडन क्लास यहाँ पे ड्रैगन नाइट है, जो कि फैंग की पास्ट लाइफ के अंदर गोल्बल यानी कि टॉप 20 गोल्बल पावर हाउस में से एक हुआ करती थी, जो कि जी ऑफिशियल फोर्स की एक ग्रेट पिलर भी हुआ करती थी। और वहीं पे ये वहीं पे जो फॉरेन फंक्शन थे यानी कि फायर इंसेक्ट या फिर उनके ग्रुप उनके लिए नाइटमेयर हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें भगा भगा के मारती थी। फिर इसके बाद वो दोनों हाथ पाथ मिलाते हैं और एक दूसरे के बारे में बताते हैं। वह फैंग किसी ऐसे से पहली बार मिल रहा था जो उससे ज्यादा पावरफुल हो पास्ट लाइफ के अंदर। अभी इस लाइफ के अंदर तो वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है।